अध्याय 31 व्यापक हमला 7 कसंद्रा की सहायता से एवी पूरी तरह से अपने सामने मौजूद दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित कर सका। उसने अपना सारा ध्यान केवल विमान उड़ाने और अपने हथियारों से फायरिंग करने पर लगाया। बाकी सब कुछ उसने अपने साथी पर छोड़ दिया। सौभाग्य से कसंद्रा स्वयं एक कुशल पायलट थी और उसने एवी द्वारा सौंपे गए कार्यों को बखूबी निभाया। वह अन्य भारत के सैनिकों के संपर्क में रही और उनके समन्वय को स्थिर करने में मदद की। साथ ही उन समुद्री लुटेरों को भी संभाला जिन्होंने शक्तिशाली स्ट्रैटेगन से निद्रेश को घेरने की कोशिश की। अराजक लड़ाई जल्दी ही धीमी पड़ गई क्योंकि लड़ने के इच्छुक समुद्री लुटेरों की संख्या कम होती जा रही थी। भारी संख्या में कम होने के बावजूद अधिक कुशल भारतीय सैनिकों ने अपने खोए हुए सहयोगियों की तुलना में कहीं अधिक दुश्मनों को मार गिराया था। इससे समुद्री लुटेरों का मनोबल गिर गया और यहाँ तक कि क्रोध से भरे लोगों को भी लड़ाई जारी रखने का औचित्य ढूंढना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनकी मृत्यु निश्चित थी। एक और बात ये थी कि अलायंस पुलिस ने फिर से संगठित होकर समुद्री लुटेरों के भागने में मदद के लिए 10 बड़े और 25 मध्यम आकार के जहाजों पर एक केंद्रित हमला शुरू कर दिया था। कुछ ही मिनटों में नाकाबंदी में आए दरार को भर दिया जाएगा और हथियारों से लैस परिवहन जहाजों को या तो भागने पर मजबूर होना पड़ेगा या उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ये लड़ाई शुरू करने के बाद तुम यूं ही भाग नहीं जाओगे। गुस्से में आकर एवी ने उन अपराधियों का पीछा किया जो मुड़कर अपने भागने के बंद रास्ते की ओर भागे। अपनी 3 भारी लेजर तोपों से उसने उनमें से कई को मार गिराया इससे पहले कि बाकी बचकर निकल पाते। उसका मन कर रहा था कि वह उनका और पीछा करे लेकिन अगर एक बड़ा समूह से लड़ने के लिए मुड़ जाता तो उसके दस्ते के अन्य भारतीय सैनिकों के समर्थन के बिना वह मुश्किल में पड़ जाता। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है तो क्या मैं आपको धन्यवाद दे सकता हूं? अपनी ओर मुड़कर एवी ने देखा कि कसांद्रा सिर झुकाए उसके सामने खड़ी है। वह उसके सच्चे आभार के भाव को देखकर थोड़ा अचंभित रह गया क्योंकि जब वह पहली बार उससे मिला था तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। खैर मैं तो बस वही कर रहा था जो मुझे सही लगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एवी ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। बेशक वह वास्तव में कसांद्रा के इतने करीब होने पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब जब वह उस पर मुस्कुरा रही थी तो वह उसकी सुंदरता को देखे बिना नहीं रह सका। खुद को कम मत समझो, मैं सिर्फ अपने भाई को जानता हूं जो तुम्हारे जैसे जोखिम उठा सकता है और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम परिवार हैं। तुमने मेरी जान बचाई और मैं सचमुच तुम्हारा आभारी हूं। हालांकि मेरा जहाज नष्ट हो गया है इसलिए मेरे पास अब ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि मेरे कॉकपिट को अपने कार्गो होल्ड में लाने के लिए आपको अपनी सारी लूट का बलिदान देना पड़ा। तुम्हारे भाई की बात हो रही है, एवी ने विषय बदलते हुए कहा। उसके संदेश में क्या था? जब वह पहली बार आया तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि लड़ाई भी चल रही थी। ओह वह तो हमेशा की तरह चिंता कर रहा था। मैंने उसे जवाब भेजकर बता दिया है कि मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ डॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम मेरे जहाज के बजाय उसके जहाज पर ज्यादा आराम से रहोगी। हालांकि जैसे ही एवी गाइडेन को संदेश भेजने वाला था कसांद्रा ने उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव था। दरअसल अगर ज्यादा परेशानी न हो तो क्या मैं यूसन 2 लौटने तक यहाँ रह सकती हूँ? मेरे भाई का जहाज उसके अलावा किसी और के लिए ठीक नहीं है। उसे जहाज साफ रखने की ज्यादा परवाह नहीं है। हम आमतौर पर अच्छे से रहते हैं लेकिन मैं वहां कुछ मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकती। कैसेंड्रा ने अपने भाई के बारे में यह तथ्य बताने पर थोड़ी शर्मिंदा होते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से एवी को गाइडेन के बारे में ये सुनकर आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा जिद्दी था लेकिन साथ ही एक सक्षम भारी का सैनिक भी था जो सिस्टम में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो जाओ। मेरा जहाज बहुत आरामदायक नहीं है लेकिन इसमें जरूरत की हर चीज है। मैं तुम्हें अभी से बता दूं कि दोनों क्रू में बिस्तर काफी छोटे हैं और बढ़िया खाने की उम्मीद मत रखना। मेरे पास जहाज पर केवल सस्ते फूड कैप्सूल और एक साधारण ऑटोशिप मॉडल है। ये ठीक रहेगा। वास्तव में यह मेरे जहाज से बेहतर है। हमने हाल ही में उन्हें अपग्रेड किया था और पोषक तत्वों के पैकेट का उपयोग करके पैसे बचा रहे थे। इसके मुकाबले कोई भी असली खाना तो विलासितापूर्ण ही लगेगा। कसांद्रा ने चकाचौंध भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद एवी को गाइडेन के गुस्से भरे संदेश मिलते रहे जिसमें वह अपनी बहन को वापस मांग रहा था जबकि गाइडेन उसे सब कुछ समझा चुकी थी। हालांकि भाई बहन की इस नोकझोंक के बीच एलायंस पुलिस से नए आदेश आए। क्या वे सच में गंभीर हैं? एवी ने कहा। उसकी आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंडी थी। संदेश में कहा गया था कि सभी सक्षम भारतीय सैनिकों को चंद्रमाओं के भूलभुलैया वाले क्षेत्र को छोड़कर समुद्री डाकुओं की अतिरिक्त सेना पर हमले में सहायता करनी है। जाहिर है उनके पास नाकाबंदी को और कमजोर किए बिना संशोधित परिवहन जहाजों को गिराने के लिए आवश्यक मारक क्षमता नहीं थी। और जब हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले अब हमें बड़े और मध्यम आकार के जहाजों के साथ पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर वापस युद्ध में जाना होगा जबकि हम चंद्रमाओं का इस्तेमाल के रूप में भी नहीं कर सकते। फिर भी एवी ने चाहे कितनी भी शिकायत की हो वह युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। एलायंस पुलिस अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय सैनिकों को पुरस्कृत करने के लिए जानी जाती थी। एवी को पूरा यकीन था कि समुद्री लुटेरों को मार गिराने पर मिलने वाले इनामों और पुरस्कारों से उसने अपने पिता के इलाज के लिए पर्याप्त धन कमा लिया था। लेकिन इसके बाद भी उसे और भी कई चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी। कैसेंड्रा क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद करोगी? जरूर। मुझे उन कमीनों से अपने जहाज के साथ जो किया है उसका बदला लेना ही होगा। तुम्हें जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी मैं करूंगी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एवी ने युद्ध के निर्देशांक दर्ज किए और डार्कलेस जहाज लड़ाई में शामिल होने के लिए रवाना हो गया। अध्याय 32 व्यापक हमला 8 जैसे ही एवी अपने रास्ते में अंतिम चंद्रमा के किनारे पहुंचा उसने देखा कि एलायंस पुलिस और समुद्री डाकू एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए हैं। दोनों ओर से लेजर और मिसाइलें दागी जा रही थी और नष्ट हुए जहाजों का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था। फिलहाल कोई भी पक्ष जीता हुआ नहीं दिख रहा था लेकिन लगभग 200 छोटे अंतरिक्ष यान जो भागने की कोशिश में युद्ध में शामिल हो गए थे उनकी बदौलत समुद्री डाकू धीरे धीरे बढ़त बना रहे थे। ये दृश्य देखकर एवी समझ गया कि एलायंस पुलिस भारत के सैनिकों से सहायता क्यों मांग रही थी। लगता है हमें फिर से इसमें कूदना होगा, एवी ने कहा और उस अराजक युद्ध में कूद पड़ा। समुद्री डाकुओं के हल्के लड़ाकू विमानों पर निशाना साधते हुए उसने अपने शक्तिशाली हथियारों से उनका पीछा किया। कुछ ही देर में अन्य भारत के सैनिक आने लगे और युद्ध का रूप बदल दिया। अब छोटे जहाजों के हमले की चिंता किए बिना एलायंस पुलिस के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और क्रूजर सिस्टम के बाहर से आए हथियारबंद परिवहन जहाजों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। इस समय ऐसा लग रहा था कि जीत निश्चित है। कुछ समुद्री डाकू नाकाबंदी टूटने के थोड़े समय के दौरान भागने में कामयाब हो गए थे लेकिन उनमें से अधिकांश मौजूदा लड़ाई में फंस गए थे। फिर भी एक हताश प्रयास में लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके एक बड़े परिवहन जहाज ने समुद्री डाकुओं को भागने से रोकने के लिए तैनात भारी क्रूजर की ओर रुख किया। अपने थ्रस्टर्स को पूरी ताकत से चलाते हुए जहाज क्रूजर से सीधे टकराने की ओर बढ़ रहा था। एलायंस पुलिस ने तुरंत आत्मघाती हमले को रोकने के लिए अपने सभी हथियारों का निशाना साधा। दुर्भाग्य से वे केवल आधे ही सफल रहे। वे टक्कर से पहले जहाज के अधिकांश हिस्से को नष्ट करने में सक्षम थे लेकिन उसकी गति के कारण मलबे के बड़े-बड़े टुकड़े आगे की ओर उड़ गए। धातु के कई आग के गोले भारी क्रूजर से टकराए जिससे उसे काफी नुकसान हुआ और वह अपनी जगह से हट गया। इससे बचे हुए सशस्त्र परिवहन पोतों और समुद्री लुटेरों को भागने का मौका मिल गया। वे तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ गए। छोटे और तेज लड़ाकू पोत सबसे आगे थे। फिर जब वे इतनी दूर पहुंच गए कि अपने लाइट स्पीड ड्राइव को सक्रिय कर सकें तो वे अंतरिक्ष की विशालता में गायब हो गए। एवी तुम क्या कर रहे हो? कसांद्रा चिल्लाई जब उसने देखा कि डार्कलेस पोत तेजी से पीछे हटते समुद्री लुटेरों के पीछे जा रहा है। मैं उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में आग थी। वह पास के मध्यम आकार के पोत की ओर झपटा और अपने दोनों प्लाज्मा लॉन्चरों से उस पर हमला कर दिया। हमलों को सहन न कर पाने के कारण परिवहन पोत की ढाल टूट गई और उसे इतना नुकसान हुआ कि वह निष्क्रिय हो गया। पहले हमले के बाद एवी दूसरे हमले की ओर बढ़ा लेकिन जब तक उसने उस पर गोली चलाई तब तक दूसरे समुद्री डाकुओं ने उसके अकेले हमले को देख लिया था। उस पर लेजरों की बौछार होने लगी और उसके जहाज की रक्षा करने वाली शक्तिशाली ढालें तेजी से पिघलने लगी। कसांद्रा ने जल्दी से डेंड्रेस के एक शील्ड सेल को सक्रिय किया लेकिन इतनी भारी गोलीबारी में वह केवल कुछ ही सेकंड तक टिकने वाला था। हमें पीछे हटना होगा। केवल एक ही शील्ड सेल बचा है। ठीक है मुझे उन्हें आखिरी विदाई का तोहफा देना ही होगा। सबसे नजदीकी बड़े जहाज पर निशाना साधते हुए एवी ने डेंड्रेस के अंतिम हथियार का ट्रिगर दबा दिया। जहाज के निचले हिस्से में मौजूद एकमात्र टॉर्पीडो ट्यूब पहली बार सक्रिय हुई। एवी के पास केवल 4 टॉर्पीडो थे और उसने अब तक कई कारणों से उनका इस्तेमाल नहीं किया था। वे बहुत महंगे थे। उसके पास जिस प्रकार का टॉर्पीडो था उसे बदलने में लगभग 8 लाख ट्रेनिंग खर्च होते। इसके अलावा उसे कम से कम 5 सितारा भारी का सैनिक होना चाहिए था जिस पर गठबंधन भरोसा करता हो तभी उसे और टॉर्पीडो खरीदने की अनुमति मिलती। ये टॉर्पीडो केवल बड़े जहाजों के खिलाफ ही कारगर थे जिनमें अच्छी ढाल और कवच लगे होते थे। अन्यथा ये अत्यधिक घातक थे और एवी के पास अन्य विकल्प भी मौजूद थे। हालांकि आखिरकार उसे एक टॉर्पीडो का इस्तेमाल करने का समय आ गया था। इसे दागने के बाद एवी ने ये देखने का इंतजार नहीं किया कि टॉर्पीडो लक्ष्य पर लगेगा या नहीं। इसके बजाय वह मुड़ा और अपने थ्रस्टर्स को पूरी ताकत से दबाकर जितना हो सके दूर चला गया। आते हुए प्रोजेक्टाइल को देखते ही जिस जहाज पर निशाना साधा गया था उसने टॉर्पीडो को रोकने के लिए उस पर अपनी गोलीबारी केंद्रित कर दी। चलो निशाना लगाओ, एवी ने कहा ये देखने के लिए अपने सेंसर को देखते हुए कि क्या उसका निशाना लगा है।
शक्तिशाली टॉर्पीडो के साथ एक और समस्या ये थी कि उन्हें कितनी आसानी से मार गिराया जा सकता था। हर कोई जानता था कि वे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जब तक उन्हें करीब से दागा न जाए, वे अक्सर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। लेकिन इस बार किस्मत एवी के साथ थी। उसके फिजिक टॉर्पीडो ने कई हल्के वारों को झेल लिया, जिन्हें उसके शील्ड जनरेटर ने आसानी से सहन कर लिया। दुश्मन की शील्ड तक पहुंचते ही एक पल के लिए टॉर्पीडो की गति धीमी होती दिखी, फिर वह उसे भेद गया। इसके निर्माण में प्रयुक्त तकनीक ने इसे सैन्य स्तर की शील्ड को भी भेदने में सक्षम बना दिया था। शक्तिशाली समुद्री डाकू परिवहन जहाज के पास बचने का कोई मौका नहीं था। फिजिक टॉर्पीडो के अंतर टकराते ही एक तेज रोशनी निकली और विशाल जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। शक्तिशाली विस्फोट के और अधिक फैलने से ये भागने की कोशिश कर रहे कुछ अन्य जहाजों तक भी पहुंच गया और उन्हें उनके मार्ग से भटका दिया। 2 और विशाल परिवहन जहाज और 5 मध्यम आकार के जहाज समुद्री डाकुओं के शेष रक्षक दल के साथ प्रकाश की गति से आगे नहीं बढ़ पाए। स्वाभाविक रूप से एलायंस पुलिस ने इन बचे हुए सैनिकों को घेर लिया और उन पर तीक्ष्ण गोलाबारी कर हमला कर दिया। अधिकांश सेना के भाग जाने के बाद बचे हुए कुछ जहाज जो पहले से ही क्षतिग्रस्त थे, बिना ज्यादा लड़ाई लड़े ही डूब गए। वाह, ये तो वाकई रोमांचक था, एवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके बगल में बैठी कैसेंड्रा अपनी सीट पर सीधी बैठी थी, उसके कान और पूंछ दोनों तनाव के कारण कड़े और जमे हुए थे। फिर भी उस समय भले ही उसने उसे पागल समझा हो, लेकिन बाद में उसे समझाया कि उसके कार्य वास्तव में वीरतापूर्ण थे। उसने अंत में समुद्री डाकुओं को करारा झटका दिया और उनकी सेना के एक बड़े हिस्से को भागने से रोक दिया, जिससे भविष्य में निश्चित रूप से तबाही मच सकती थी। अध्याय 33 अभियान का समापन। लेफ्टिनेंट हताहतों और क्षति की रिपोर्ट। एलायंस पुलिस के प्रमुख पोत के कप्तान की सीट पर बैठे उपप्रमुख ने कहा, सर 31 लोगों के मारे जाने की सूचना है। 2 भारी क्रूजर, 5 हल्के क्रूजर, 8 विध्वंसक और 11 फ्रिगेट को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि हमारा कोई भी पोत नष्ट नहीं हुआ है। एक गहरी सांस लेते हुए उपप्रमुख ने अपने सामने रखे कंसोल पर नजर डाली, जिस पर युद्ध का विस्तृत डेटा प्रदर्शित था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सिस्टम के बाहर से भारी संख्या में अतिरिक्त सैनिकों के आने से अभियान में अफरा-तफरी मच गई। स्वाभाविक रूप से वे नाकाबंदी में फंसे न रहने वाले समुद्री लुटेरों और उनके सहयोगियों के हस्तक्षेप करने को लेकर सतर्क थे, लेकिन उनके पास मौजूद बलहर अनुमान से कहीं अधिक थे। मैं सिर्फ इस सेक्टर का प्रभारी हूं। उनके भाग जाने के बाद अब मैं कुछ खास नहीं कर सकता। मैं बस जानकारी इकट्ठा करके उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकता हूं। उम्मीद है कोई पता लगा लेगा कि क्या हो रहा है। डिप्टी चीफ इला ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि उनके किसी भी अधीनस्थ को सुनाई नहीं दिया। उन्हें लगभग यह आभास हो रहा था कि समुद्री डाकुओं की गतिविधि से कहीं अधिक गंभीर कुछ चल रहा है। 35 पूरी तरह से हथियारों से लैस जहाज अचानक प्रकट नहीं हुए थे और उनकी रणनीति और क्षमताएं किसी भी सामान्य समुद्री डाकू की क्षमताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। फिर भी इस बारे में अभी सोचना उन्हें और परेशान कर रहा था, इसलिए इला ने अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित किया। स्थिति ऐसी थी कि एलायंस पुलिस को अपनी भारी की सेना पर उम्मीद से कहीं अधिक बोझ डालना पड़ा था और उनमें से एक सबसे अलग था। लेफ्टिनेंट, मुझे 2 सितारा भारी के सैनिक एवी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जो भी जानकारी दे सकते हैं वह चाहिए। लड़ाई अचानक समाप्त होने के साथ ही एवी एलायंस पुलिस के आदेशों की प्रतीक्षा में तैयार बैठा था। फिलहाल वह पायलट की कुर्सी पर बैठा कासेंड्रा के लौटने का इंतजार कर रहा था। लगभग 20 मिनट बाद उसने कॉकपिट के दरवाजे खुलने की आवाज सुनी और मुड़कर देखा तो उसके स्काई क्रू मेंबर एक कंधे पर छोटा सा बैग लटकाए खड़ी थी। ठीक है, मैंने अपना सामान कॉकपिट से ले लिया है, अब आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। क्या सच में? यही तो आपके जहाज का बचा हुआ हिस्सा है? एवी ने चिंता भरे भाव से कहा। हाँ, इसने आपके कार्गो होल्ड में सारी जगह घेर रखी है और मुझे यकीन है कि आपने जितने भी जहाज नष्ट किए हैं उनमें से कई कीमती हथियार और उपकरण आप इसमें रख सकते थे। अगर मेरी वजह से आपको कुछ ट्रेनिंग खोनी पड़े तो मुझे बुरा लगेगा। एवी को कासेंड्रा के चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखाई दी। अब जब युद्ध का उत्साह फीका पड़ चुका था तो उसकी हार की कड़वी सच्चाई धीरे-धीरे समझ में आने लगी थी। एक भाड़ी के सैनिक के लिए उसका जहाज ही उसकी जिंदगी थी। इसके बिना उसे मिलने वाले काम और कमाई में काफी कमी आ जाती। आमतौर पर उसे दूसरों के जहाजों पर काम करना पड़ता, जहां उसे पूरे हुए काम के मुनाफे का सिर्फ 3% ही मिलता, या फिर वह निवेशों में काम कर सकती थी। हालांकि उन कामों में अपने जहाजों वाले भाड़े के सैनिकों के मुकाबले काफी कम पैसे मिलते थे। सौभाग्य से उसके पास अभी भी उसका भाई था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। उसका जहाज याद से लगभग बिना किसी नुकसान के बच निकला था। खैर, उन्हें आपस में कुछ न कुछ हल निकालना ही होगा। एवी ने मन ही मन सोचा। उसे कासेंड्रा की काइडेन के जहाज पर चढ़ने की अनिच्छा याद आ गई। क्या तुमने कुछ कहा? कासेंड्रा के बिल्ली जैसे कान उसके सिर के ऊपर फड़फड़ाए और उसने उम्मीद भरी नजरों से एवी की ओर देखा। बस यही कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें आसपास घुमा दूं। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलता हूं जहां तुम ठहरोगी। जल्दी से उठकर एवी कासेंड्रा को पास के क्रू रूम में ले गया। हालांकि दरवाजा खोलने से ठीक पहले उसे याद आया कि यही उसने उन 7 शवों को रखा था जो उसे डांडिस मिलने पर जहाज पर सवार मिले थे। तब से वह वहां एक बार भी नहीं गया था और स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि उसकी सफाई नहीं हुई थी। वह अपने जहाज पर ठहरे मेहमान को ऐसी जगह सोने नहीं दे सकता था, खासकर कासेंड्रा को, क्योंकि वह न केवल एक युवती थी बल्कि एक फैलिस होने के नाते उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र थी और वह कमरे में मृत्यु की दुर्गंध को पहचान सकती थी। अरे माफ कीजिए, ये वाला नहीं, यहाँ मुझे लगता है कि आपको ये कमरा थोड़ा अधिक आरामदायक लगेगा। एवी ने गलियारे में कुछ मीटर आगे बढ़ते हुए और दूसरे क्रू क्वार्टर का दरवाजा खोलते हुए कहा। अंदर 6 छोटे पलंग थे और निजी सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह के अलावा और कुछ खास नहीं था। जब आपने कहा था कि यह तंग होगा तो आप मजाक नहीं कर रहे थे, कासेंड्रा ने कहा। उसके शब्द उसकी मंशा से थोड़े कठोर निकले। तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगते हुए एवी की ओर रुख किया। लगभग 1 मिनट तक उसने उसे यह समझाने की पूरी कोशिश की कि उसने जो मदद की है उसके लिए वह कृतज्ञ नहीं है। मैं समझती हूँ, इस बारे में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कमरा सचमुच छोटा है और ज्यादातर जगह 6 बिस्तरों ने घेर रखी है। मैं भविष्य में इसे ज्यादा उपयोगी बनाने की योजना बना रही हूँ, लेकिन यह मूल रूप से सैन्य अधिकारियों के लिए बनाया गया था। मुझे यकीन है कि वे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के रखना चाहते थे। जब एवी ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी टिप्पणी से नाराज नहीं है और न ही उसके बारे में बुरा सोचता है, तो कासेंड्रा शांत हो गई। फिर अपने बचे हुए सामान को उस कमरे में रखने के बाद जो कम से कम कुछ समय के लिए उसका होगा, एवी ने उसे जहाज के बाकी हिस्सों में ले गई। और ये रहा डाइनिंग हॉल कम किचन। ऑटो शेफ उस कैबिनेट पर है और खाने के कैप्सूल उस दराज में है। जब भी भूख लगे बेझिझक खा लेना। खाने की बात सुनकर कासेंड्रा के पेट से हल्की सी गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। अनायास ही उसने अपना हाथ पेट पर रखा जैसे कि वो आवाज को रोक सके और शर्म से हल्के गुलाबी गालों के साथ एवी की ओर देखा। मुझे लगता है कि हमें अभी खा लेना चाहिए। कौन जाने एलायंस पुलिस कब तक हमसे संपर्क करेगी। अध्याय 34 गश्ती ड्यूटी ऑटो शेफ से एवी ने 2 कटोरी भरकर एक गहरे भूरे रंग का स्टू निकाला जिसमें हल्का लाल रंग भी था। देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसमें मांस और सब्जियों के टुकड़े भरे हों, लेकिन असल में ये उगाए गए शैवाल और मशरूम से बने थे। इन्हें पोषण के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था और ऑटो शेफ द्वारा कुछ मसाले मिलाकर और असली चीज जैसी बनावट देने के लिए पकाने की वजह से ये काफी स्वादिष्ट था। कासेंड्रा ने खुशी-खुशी खाना अपने मुंह में ठूंस लिया क्योंकि वह एवी के कबाड़ बीनने के दौरान उसे थोड़ा बेहतर खाना ही खा रही थी। कैसा है? एवी ने खाते-खाते पूछा। फीका लेकिन स्वादिष्ट। हाल ही में जो मैंने खाया है उसकी तुलना में तो ये बढ़िया भोजन है। बस जब मैं छोटी थी मेरे परिवार के पास कोकेन इंडस्ट्रीज की सिल्वर सीरीज का एक ऑटो शेफ था। वह चीज तो सबसे सस्ते फूड कैप्सूल को भी कमाल की चीज में बदल देती थी। कासेंड्रा ने जवाब दिया। एवी को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि एक समय उसके पास इतना महंगा ऑटो शेफ था। जहां तक उसे पता था कोकेन इंडस्ट्रीज अमीरों के लिए लग्जरी उपकरण बनाती थी और उनकी सिल्वर सीरीज के उपकरणों की कीमत लगभग 50,000 क्रेडिट होती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम आदमी आसानी से खरीद सके। फिर भी हालांकि वह उसके बारे में और जानना चाहता था, एवी ने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। किसी भाड़े के सैनिक से उसके अतीत के बारे में पूछना वर्जित था। अगर वह और कुछ बताना चाहती तो बात अलग थी, लेकिन कासेंड्रा ने अपना ध्यान वापस अपने खाने पर लगा दिया और इस बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार जब वे लगभग खाना खत्म कर चुके थे, एवी को अपने टर्मिनल पर एक सूचना मिली। एलायंस पुलिस ने आखिरकार अपनी अगली चाल तय कर ली थी। लगता है हमें यहाँ कुछ और समय रुकना पड़ेगा। वे चाहते हैं कि हम अगले 5 दिनों तक चंद्रमा पर गश्त जारी रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी समुद्री डाकू चले गए हैं और जो भी वापस आने की कोशिश करे उसे पकड़ लें। एवी ने कासेंड्रा को संदेश का सार पढ़कर सुनाया। जाहिर है इसे छापे से अलग एक अनुरोध माना जा रहा था और जो भी भाड़े का सैनिक वहां रुकता उसे उसके पद के हिसाब से दोगुनी तनख्वाह मिलती। एवी के लिए यह 12,000 प्रतिदिन था क्योंकि अपने जहाज वाले 2 सितारा भाड़े के सैनिक को किराए पर लेने की कीमत आमतौर पर 6,000 क्रेडिट होती थी। क्यों ना आप मुझे अपने दल में शामिल कर लें? चूंकि मैं आपसे एक पद ऊपर हूं इसलिए मेरी दैनिक तनख्वाह ज्यादा है। इस तरह आप ज्यादा कमा पाएंगे, कासेंड्रा ने सुझाव दिया। क्या आप पक्का कह रही हैं? फिर तो आपसे काम करने की उम्मीद की जाएगी। अभी तो आप मेरी मेहमान हैं। अगर आप चाहें तो आप आराम कर सकती हैं या शायद यूसुन 2 वापस जाने के लिए उन जहाजों में से किसी एक पर सवार हो जाएं जो आगे जाने के लिए बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अगर मेरे पास करने को कुछ न होता तो मैं बहुत ऊब जाती। और चूंकि मेरा जहाज अभी डूबा है तो मुझे जो भी पैसा मिले मैं ले लूंगी। मुझे अपना 3% हिस्सा चाहिए।
कसंद्रा को ये कहते हुए एक लालची व्यापारी की तरह अपने हाथों को जोर-जोर से रगड़ते देख एवी अनजाने में हंस पड़ा। जानती हो, जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हें पूरी तरह गलत समझा था। मुझे लगा था कि तुम बहुत ठंडी और भावनाहीन हो, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मैं आमतौर पर ऐसी ही रहती हूं, लेकिन चूंकि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा खुलकर बात करनी चाहिए, जैसे मैं आमतौर पर अपने भाई के साथ करती हूं। साथ ही तुम्हारी धड़कन से मुझे पता चलता है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे किसी स्वार्थ के लिए नहीं बचाया, ये बस वही था जो तुम्हें सही लगा। कासंद्रा की तीव्र निगाहों ने एवी को एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया और जब एक नए संदेश की सूचना सुनाई दी तब उसे एहसास हुआ कि वह मानव संबंधों से घूर रहा था। हमें हमारा काम सौंप दिया गया है, अगर आप चाहें तो आप नहा सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। मैं कॉकपिट में रहूंगा, एवी ने ये कहकर जल्दी से अपना बर्तन डिशवॉशर में डाला और कमरे से निकल गया। पायलट की सीट पर वापस बैठते ही उसने नेविगेशनल कंप्यूटर में अपने गश्ती मार्ग की जानकारी दर्ज की। कुछ ही सेकंड बाद उसने कई जहाजों को प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में जाते और गायब होते देखा। एलायंस पुलिस के साथ जहाजों को छोड़कर बाकी सभी या तो मरम्मत के लिए या व्यापार मार्गों और स्टेशनों पर लौटने के लिए रवाना हो रहे थे, जिनकी वे आमतौर पर रक्षा करते थे। वे पूरी यूजन सिस्टम की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। कई भाड़े के सैनिक भी चले गए, या तो उन्हें मरम्मत की जरूरत थी या उनके पास आपूर्ति इतनी कम हो गई थी कि वे और नहीं रुक सकते थे। कभी एक विशाल सेना रही उनकी टुकड़ी अब घटकर लगभग एक चौथाई रह गई थी। लगता है गश्त के दौरान कुछ लूट का सामान भी इकट्ठा कर लूं। एवी को जिस रास्ते पर भेजा गया था वह समुद्री डाकुओं के पास से गुजरता था जिन्हें उसने मार गिराया था, इसलिए जब भी वह उनके पास आता वह थोड़ा धीमा हो जाता और सबसे कीमती सामान इकट्ठा करने के लिए अपने ड्रोन छोड़ देता। इसी दौरान उसने कॉकपिट के दरवाजे सरल से खुलते हुए सुने। शावक थोड़ा छोटा था लेकिन पानी का दबाव और तापमान एकदम सही था। आपका जहाज वाकई कमाल का है, कसंद्रा ने अंदर आते हुए कहा। उसके हाथों में तौलिया था और वह अपने हल्के गीले बालों को सुखा रही थी। जैसे ही एवी उसे नमस्कार करने के लिए मुड़ा, वह अचानक रुक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले उसने भाड़े के सैनिकों के आम कपड़े पहने हुए थे, एक मोटी नकली चमड़ी की जैकेट जो लेजर रोधी थी और ज्यादातर ब्लेड को रोक सकती थी, साथ ही एक मजबूत कमीज और पैंट। लेकिन नहाने के बाद उसके शरीर पर सिर्फ एक लंबी कमीज थी जो उसके घुटनों तक भी नहीं पहुंच रही थी। एवी ने उसे इस हालत में देखकर तुरंत पीछे मुड़ गया, शायद इसलिए ताकि वह अपनी शर्मिंदगी को छिपा सके। ओह, मुझे लगता है मैं यहाँ कुछ ज्यादा ही सहज हो गई थी। मुझे लगता है यह मेरा जहाज नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा और शालीन रहना चाहिए था, कसंद्रा ने मजाकिया अंदाज में कहा। फिर वह ज्यादा उपयुक्त कपड़े पहनने के लिए चली गई और वापस आई, लेकिन इतने कम कपड़ों में उसकी छवि एवी के दिमाग में बसी हुई थी। अध्याय 35 गश्ती ड्यूटी 4 नीरस दिन बीत चुके थे। एवी और कसांद्रा समुद्री डाकुओं के अड्डे वाले क्षेत्र की निगरानी करते रहे। अब तक उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला था, लेकिन अन्य भाड़े के सैनिकों ने 15 समुद्री डाकुओं का पता लगाकर उन्हें मार गिराया था जो अभी भी छिपे हुए थे। इस समय वे बाहरी चंद्रमाओं में से एक की परिक्रमा कर रहे थे, समुद्री डाकुओं की किसी भी गतिविधि पर नजर रख रहे थे। अब तुम्हारी बारी है, कसांद्रा ने कहा। घबराए हुए चेहरे के साथ एवी की आंखें अपने टर्मिनल पर प्रदर्शित गेमबोर्ड पर इधर-उधर दौड़ रही थी ताकि कसांद्रा द्वारा फंसाए गए जाल से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। समय बिताने के लिए वे तरह-तरह के खेल खेल रहे थे, रणनीति से लेकर सहयोगात्मक प्लेटफॉर्मिंग तक। 5 दिन बिताने के लिए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए यही उनके पास खुद को व्यस्त रखने का एकमात्र तरीका था। बेशक वे दोनों अभी भी कॉकपिट में थे, किसी भी घटना के होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार थे। आखिरकार जीत की राह पर ले जाने वाली एक चाल ढूंढकर एवी ने अपने उपकरण में कमान डाली। उसके कई मोहरे एक साथ चले और उसने अपना सिर उठाकर कैसेंड्रा की ओर मुस्कुराते हुए देखा, मानो कह रहा हो, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। यह अच्छी चाल थी, लेकिन तुम अभी भी मुझ पर हावी होने के लिए थोड़े अनुभवी हो। अगले 5 चालों में एवी ने देखा कि कैसेंड्रा के जहाजों के पूरे बेड़े ने उसके जहाजों को नष्ट कर दिया। उसने अच्छा प्रतिरोध किया, लेकिन इस खेल के उनके पिछले सभी सत्रों की तरह ही इसका भी अंत हुआ, उसकी पूर्ण और करारी हार में। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं और नहीं खेलूंगा। चलो कोई और होलो मूवी देखें या कुछ संगीत सुने। मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी देखना था देख लिया है। हालांकि मुझे कुछ संगीत सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना अगला मनोरंजन तय करने के बाद एवी ने दिलसे से कंप्यूटर पर डाउनलोड किए गए गानों की सूची खोलनी शुरू की, तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिस पर उसकी नजर पड़ी। जब उसने अपने सेंसर रीडिंग देखे तो पाया कि वहां कुछ तो था, लेकिन उसका कोई ही सिग्नेचर नहीं था और कुछ ही दिन पहले हुए भीषण युद्ध के बाद चारों ओर मलबा तैर रहा था। फिर भी दिलसे के ठीक सामने कुछ 100 किलोमीटर दूर तैरती हुई वह वस्तु किसी कारण से उसकी नजर में आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह एक छोटा लेकिन सही सलामत जहाज था। कैसेंड्रा, क्या मैं कुछ देख लूं? जरूर, मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है, आखिरकार ये तुम्हारा जहाज है। कैसेंड्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे दल का हिस्सा हो। मैंने सोचा कि पहले तुम्हारी राय ले लूं। पता नहीं क्यों, जब उसने ये कहा तो कैसेंड्रा मुस्कुरा उठी, लेकिन उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ और वह उस वस्तु के पीछे चल पड़ा जो उसे तैरती हुई दिखाई दी थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, ये स्पष्ट हो गया कि उसने जो देखा था वह वास्तव में एक अंतरिक्ष यान था। ये लगभग बहुत छोटा था, इसमें केवल एक कॉकपिट था और अंतरिक्ष में जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रणालियां थीं। विशेषताओं के मामले में यह उस पुराने जहाज से भी बदतर था जिसमें एवी उड़ान भर रहा था। लगता है उन्हें पता चल गया है कि उन्हें देख लिया गया है, एवी ने कहा। उसके सेंसर ने आगे सक्रिय होने का संकेत दिया। तुरंत ही उसका थ्रस्टर पूरी शक्ति से चलने लगा और उसने खुले अंतरिक्ष में भागने की कोशिश की। हालांकि एवी उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। नष्ट किए गए जहाजों की कीमत अभी भी लागू थी। अगर वह इस छोटे से यान को नष्ट कर देता तो उसे 9000 क्रेडिट और मिलते। उसने अब तक जो कमाया था उसकी तुलना में ये बहुत कम था, लेकिन एक भाड़े के सैनिक के लिए जो पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहा है उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं हो सकता। ये लोग बड़े चालाक हैं। अपने लेजर तोपों से 3 बार गोले दागने के बाद भी एवी अपने लक्ष्य को भेदने में नाकाम रहा। जो भी इसे चला रहा था वह काफी कुशल था और जहाज का छोटा आकार होने के कारण उस पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल था। आखिरकार एवी के एक गोले ने जहाज को छूते हुए उसकी मामूली ढाल को तोड़ दिया। पतवार से धातु की कुछ प्लेटें उड़ गईं और पूरा जहाज हिलने लगा। कृपया रुकिए, मैं समुद्री डाकू नहीं हूं, मुझे मत मारिए, जहाज चला रहे व्यक्ति ने वाइड बैंड संचार के जरिए चिल्लाकर कहा। ठीक है, आप न तो भाड़े के सैनिक हैं, न कबाड़ इकट्ठा करने वाले और न ही गठबंधन पुलिस, और आपने अपना सिग्नेचर भी निष्क्रिय कर दिया है। पहले समुद्री डाकुओं के कब्जे वाले क्षेत्र में होने के कारण मैं यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि आप एक बदमाश समुद्री डाकू हैं। एवी ने कुछ और गोले दागे, जिसके बाद उसके सेंसरों ने आखिरकार पहले गायब सिग्नेचर को पकड़ लिया। उसे आश्चर्य हुआ, जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था कि उसका जहाज किसी अपराधी का नहीं था। ये वास्तव में वर्दाका माइनिंग के नाम पर पंजीकृत था, सिस्टम में प्रमुख खनन कंपनियों में से एक और डिलुक माइनिंग की प्रतिद्वंदी। जहाज लापता के रूप में दर्ज नहीं है, इसलिए हम मान सकते हैं कि यह व्यक्ति संभवतः कंपनी का एक वैध कर्मचारी है जो कंपनी के अंतरिक्ष यान का उपयोग कर रहा है। फिर भी उसके यहाँ होने का एकमात्र कारण ये हो सकता है कि वह समुद्री लुटेरों के साथ किसी प्रकार का सौदा कर रहा था। कसांद्रा ने मामले पर अपनी विशेषज्ञता का हवाला देते हुए कहा। फिर उसने सुझाव दिया कि उसे बंदी बनाकर एलायंस पुलिस के हवाले कर दिया जाए। वे संभवतः उसे पूछताछ करना चाहेंगे। सौभाग्य से वह व्यक्ति भागने की कोशिश किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया। जाहिर है उसने अपने जहाज के साथ नष्ट होने की बजाय समुद्री लुटेरों के साथ मिलीभगत के लिए सजा भुगतना बेहतर समझा। अंततः एकमात्र बचा हुआ हल्का क्रूजर वहां से गुजरा और उस व्यक्ति को उठा ले गया। उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी तनख्वाह की गणना करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसे एक छोटे समुद्री डाकू को नष्ट करने के रूप में दर्ज किया जाए। क्रूजर के अपनी जगह पर वापस जाने के बाद एवी और कसांद्रा दोनों अपनी कुर्सियों पर पीछे झुक गईं और राहत की सांस ली। तो आप क्या सुनना चाहती थी? एवी ने कहा और फिर से अपने काम में लग गई, जो वे बीच में रुकने से पहले कर रही थी। अध्याय 36 एक बड़ा कदम आगे। अंततः यूसन प्रणाली के 10वें ग्रह के चारों ओर गश्ती मिशन का आखिरी दिन समाप्त हो गया। हालांकि यह संभव था कि कुछ समुद्री डाकू पकड़े जाने से बच गए हों और विशाल गैस ग्रह के चारों ओर मौजूद 1000 से अधिक चंद्रमाओं में छिपे हों, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि अधिकांश या तो नाकाबंदी टूटने के संक्षिप्त समय के दौरान भाग निकले थे या उन्हें नष्ट कर दिया गया था। अंत में केवल 23 बचे हुए लोगों का पता चला। उन सभी को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या मार दिया गया। ठीक है, हमें एलायंस पुलिस से खबर मिल गई है, काम खत्म हो गया है और हम घर वापस जा सकते हैं, एवी ने संदेश पढ़ते हुए कहा। उसके बगल में बैठी कसांद्रा इस खबर से थोड़ी असमंजस में दिखी। मानो वह नीरस काम से छुटकारा पाकर खुश थी, लेकिन साथ ही मानो वह भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। बिना किसी देरी के एवी ने यूसन 2 के लिए अपना मार्ग निर्धारित किया और दिलसे लाइट स्पीड ड्राइव को सक्रिय कर दिया। कॉकपिट में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी और कुछ ही पलों में अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए प्रकाश के बिंदु प्रकाश की गति पकड़ने के कारण लंबे होते हुए प्रतीत हुए। बेशक इतनी तेज गति से भी यूसन 2 तक की यात्रा में लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। अंतरिक्ष यान प्रणाली का 10वां ग्रह एवी के घर कहे जाने वाले अंतरिक्ष स्टेशन से इतनी ही दूरी पर था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। आप जो चाहें कर सकते हैं, रास्ते में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हर देने की चिंता न करें।
जैसे ही सभी जाने के लिए उठे, कसंद्रा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अंततः चुप रही। और चूंकि उसकी पीठ पहले ही मुड़ी हुई थी, एवी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसके जाने के 5 मिनट के भीतर ही उसकी आंखों में दिख रही झिझक गायब हो गई। कसंद्रा ने अपना मन बना लिया था और वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। एवी ने जल्दी से नहाने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गया और कमरे की छत को घूरता रहा। उसका दिमाग तेजी से विचारों में खोया हुआ था। छापे के दौरान कई अप्रत्याशित घटनाएं घटी। उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा समुद्री डाकुओं को मार गिराया था और हालांकि उसने अभी तक अपनी कमाई का ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके पिता को बचाने के लिए जरूरी रकम से कहीं ज्यादा होगी। फिर कासंद्रा को बचाना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जहाज पर कोई होगा, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। उसने सोचा था कि वह कुछ समय तक अकेले भाड़े के सैनिक के रूप में ही रहेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का अनुभव मिलने के बाद, जिसके साथ उसकी अच्छी बनती हो, उसे काफी अकेलापन महसूस होगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि वह मेरे साथ रह सकती है। ये तो बस अस्थायी था। उसके अपने लक्ष्य हैं और अपने भाई के साथ साझेदारी भी है। एवी ने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। एक पल के लिए उसने कैरेन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सोचा, लेकिन अंततः उसने इनकार में सिर हिला दिया। अपने आदर्श भविष्य में वह खुद को किसी का अधीनस्थ नहीं देखता था। अपनी उलझी हुई भावनाओं के बावजूद एवी ने अपना दिमाग साफ करने के लिए एक लंबी सांस ली और अपने कमरे की बत्तियां बंद करने के लिए अपना टर्मिनल उठाया ताकि यूसन दो लौटने से पहले वह थोड़ी नींद ले सके। तभी जैसे ही कमरा अंधेरा हुआ, उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। पहले तो वह भ्रमित हुआ, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि केवल एक ही संभावना है। कसंद्रा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एवी ने कहना शुरू किया ही था कि शब्द उसके गले में अटक गए। जैसे ही उसने कसंद्रा से बात करने के लिए ऊपर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे में बदल गया। उसके दरवाजे पर खड़ी, जिसके बारे में वह अभी सोच रहा था, वह केवल अपने अंदर में थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, हालांकि अंदर ही अंदर वह बेहद घबराई हुई थी। एवी उसे हैरानी से देखता रहा, तभी वह कमरे में आई और उसके बिस्तर पर चढ़ गई। धीरे-धीरे उसके करीब आती गई, मानो उसके ऊपर झुक गई हो। उनके चेहरे बस कुछ सेंटीमीटर ही दूर थे। इस समय एवी ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, कसंद्रा, तुम क्या कर रही हो? मैं पिछले कुछ दिनों से यही चाहती थी कि तुम करो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो कि जिस बेसहारा औरत को तुमने बचाया है, उसका फायदा नहीं उठाओगे। तुम्हारी जगह पर ज्यादातर मर्द ऐसा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। तो अब और इशारे या खेल नहीं। मैंने देखा है कि तुम मुझे कैसे देखते हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझे आकर्षित पाते हो। मैं यही चाहती हूँ, अगर तुम भी यही चाहते हो। उसकी बहुत मीठी आवाज और यहाँ आने से ठीक पहले इस्तेमाल किए गए साबुन की मनमोहक खुशबू ने एवी के होश लगभग उड़ा दिए थे। उसके ठीक सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो खुद को उसके सामने पेश कर रही थी और उसकी अंतरात्मा उसे स्वीकार करने के लिए कह रही थी। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक शंका थी, कुछ ऐसा जिसे उसे आगे बढ़ने से पहले दूर करना था। मैं ही क्यों? यही एक सवाल था जो एवी के मन में था। उसके मन में वह कोई खास नहीं था। हाँ, उसके पास एक अच्छा जहाज था, लेकिन वह तो बस एक छोटा सा जहाज था। उससे कहीं ज्यादा सफल, सुंदर और हर तरह से श्रेष्ठ लोग थे। खुद कसांद्रा उससे कहीं ज्यादा अनुभवी भाड़े की सैनिक थी। बेशक उसने उससे सीखा था, लेकिन वह सिर्फ 2 महीने का ही अनुभव था। यह उस अनुभव की तुलना में कुछ भी नहीं था जो कसांद्रा और कई अन्य लोगों ने सक्रिय भाड़े के सैनिकों के रूप में वर्षों में हासिल किया था। इस सवाल पर कसांद्रा के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, मानो उसे यह बात हास्यास्पद लग रही हो कि अभी अपनी खुद की कीमत को नहीं पहचान पा रहा था। अच्छा, सबसे पहले तो तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और उससे भी कम लोग बिना किसी उम्मीद के ऐसा करते हैं। बेशक बात यही खत्म नहीं होती। तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, हद से ज्यादा। साथ ही तुम दिखने में भी बुरे नहीं हो। कसांद्रा ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जिसे कोई इंसान दोहरा नहीं सकता था। फिर तुम एक कुशल भाड़े के सैनिक भी हो। चूंकि मैं खुद भी भाड़े का सैनिक बनना चाहती हूँ, इसलिए यह मेरे चुने हुए साथी के लिए एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन बहुत से पुरुष भाड़े के सैनिक जुआ, ड्रग्स या वेश्यावृत्ति में लिप्त होते हैं। चूंकि तुम्हें ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। भले ही हमारी मुलाकात संयोग से हुई हो, तुम मेरे आदर्श साथी के सबसे करीब हो, जो मुझे शायद कभी मिलेगा। कसांद्रा द्वारा अपने सारे भाव खुलकर व्यक्त करने के बाद एवी के मन में बची हुई थोड़ी सी झिझक भी दूर हो गई। उसे शक था कि उसके मन में जो भावनाएं थी, उन्हें प्यार कहा जा सकता है या नहीं। आखिर वे एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे, लेकिन वह अपने आकर्षण और भावनाओं को नकार नहीं सकता था। फिलहाल एवी ने उस महिला को गले लगाया जिसने खुद को उसके सामने पेश किया था और अपनी इच्छाओं को हावी होने दिया। अध्याय 37 अराजकता फैलाने वाली एक युवती जिसके घने काले बाल थे और चेहरे की बनावट न तो बेहद खूबसूरत थी और न ही बदसूरत, यूसुफ प्राइम की व्यस्त मुख्य सड़क से एक गली में चल रही थी। वह इतनी सहजता से घुल मिल गई थी कि किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ तक कि सीधे देखने पर भी। जल्द ही वह एक भव्य इमारत के बाहर पहुंची, जो कुछ गिने चुने लोगों के लिए एक आलीशान रेस्तरां था, जो इसके बारे में जानते थे और इसका खर्च उठा सकते थे। मैं कैस पार्टी के लिए आई हूँ, महिला ने रेस्तरां के सामने खड़े व्यक्ति से कहा। आवाज सुनकर युवक ने हैरानी से एक हल्की सी आवाज निकाली और लगभग पीछे की ओर चल पड़ा। पूरे समय प्रवेश द्वार की ओर देखते रहने के बावजूद उसने तब तक उसे नहीं देखा था जब तक उसने उससे बात नहीं की। फिर भी वह एक पेशेवर था और उसने तुरंत खुद को संभाला। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह वास्तव में आरक्षण सूची में थी, वह उसे एक निजी कमरे में ले गया। अंदर पहले से ही एक अधेड़ उम्र का गंजा आदमी इंतजार कर रहा था। हालांकि वह न तो लंबा था और न ही बेहद ताकतवर, फिर भी वह किसी खतरनाक व्यक्ति का आभास दे रहा था, जैसे कोई सांप कुंडली मारकर किसी भीषण हमला करने के लिए तैयार बैठा हो। जब वह महिला उसके सामने बैठी तो उसने उसे लाने वाले वेटर की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए दोनों के लिए खाना मंगवाया। फिर वेटर के जाते ही उसने अपनी जैकेट पर लगे ब्रोच को दबाया और उनके आसपास की सारी आवाजें दब गईं। ठीक है, अब हम बिना किसी चिंता के बात कर सकते हैं। तो शुरू करो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे अपने काम की चिंता है। अरे कैमिला, हम दोस्त हैं क्या? क्या मुझे तुम्हें अच्छे दिनों पर बुलाने के लिए किसी और कारण की जरूरत है सिवाय तुम्हारी संगति का आनंद लेने के? उस आदमी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर कैमिला खड़ी हो गई और जाने ही वाली थी। उसके पास उसके नाटकों के लिए समय नहीं था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम जीत गई। इसका संबंध उस छोटे से काम से है जिस पर हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सारी छोटी-छोटी बातों की जानकारी दे दूं और कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें मैं अकेले पूरा नहीं कर सकती, वरना मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए कैमिला मुड़ी और वापस बैठ गई ताकि वह अपने साथी की बात सुन सके। सबसे पहले उन समुद्री डाकुओं के साथ हमारा छोटा सा समझौता लगभग सफल रहा। उनकी वजह से गठबंधन को उन सैनिकों को वापस बुलाना पड़ रहा है जो हाल ही में सीमा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए इस सिस्टम से चले गए थे। मैंने उनके गायब होने की खबरें खूब फैलाई हैं और यह भी कि सुरक्षा में कमी के कारण यूसन सिस्टम अपराधियों का निशाना बन गया है। जनमत अब हमारे पक्ष में झुकने लगा है। जाहिर है, इन बदमाशों को यहाँ इकट्ठा करने का एक मुख्य मकसद यही था, क्योंकि मैंने दूसरे सिस्टम में इनका इस्तेमाल खुद को ऊपर उठाने के लिए किया था। एडर, यकीनन तुम्हारे पास इसके अलावा भी कुछ और बताने को होगा। उद्धरण चिन्ह। जरूर, और डिप्टी चीफ के पद पर पदोन्नति के लिए बधाई। एडर ने कहा। उसके चेहरे पर जरा भी सच्ची भावना नहीं थी। इसके बाद उसने बताया कि भागने की कोशिश कर रहे कुछ समुद्री लुटेरे आखिरी समय में एक भाड़े के सैनिक के अचानक हमले में फंस गए। इस वजह से कई सामान जो उसके पास आने वाले थे पुलिस हिरासत में पहुंच गए। मेरे पास उन्हें बिना ध्यान खींचे वापस लाने के लिए कोई संपर्क नहीं है, लेकिन डिप्टी चीफ तुम्हारे लिए तो यह आसान होना चाहिए। मैं कोई बात नहीं कर सकती। आखिर मेरी पदोन्नति अभी नहीं है, अभी भी कुछ लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हमारे मिशन के लिए। कैमिला ने एडर का अनुरोध स्वीकार करते हुए तिरस्कार भरी चमक के साथ कहा। दुर्भाग्य से हाल ही में मिली उसकी पदवी का बेशर्मी से फायदा उठाने की कोशिश खत्म नहीं हुई। उसने एक डेटा पैड भी उसकी ओर सरका दिया और उसे पढ़ने का इंतजार करने लगा। तो ये वही भाड़े का सैनिक है जिसने हमारी योजना में थोड़ी सी गड़बड़ी की। फिर भी मुझे इस बारे में क्यों परेशान कर रहे हो? वह तो बस एक मामूली भाड़े का सैनिक है। वह मेरे समय के लायक नहीं है। अगर उसे मरवाना ही है तो किसी हथियारे को किराए पर ले लो। कैमिला ने एडर द्वारा दिए गए विषय में लगभग कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हो सकता है कि उस अप्रत्याशित घटना के प्रति उसके मन में कुछ नकारात्मक भावनाएं रही हों जिसने लगभग पूर्ण सफलता को केवल एक सामान्य सफलता में बदल दिया था। लेकिन इतनी छोटी सी बात पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना उसके लिए काफी नहीं था। अगर तुमने मेरी दी हुई पूरी बात पढ़ ली होती तो इसका महत्व स्पष्ट हो जाता। वह भाड़े का सैनिक कोई मायने नहीं रखता। बस यूसन 2 कॉलोनी का एक बेकार आदमी है जिसने एक उन्नत जहाज पर कब्जा कर लिया है। एक ऐसा जहाज जिसे हम कुछ समय पहले हिस्टोरियन क्रॉप से हासिल करने में सफल रहे थे। ये सुनकर कैमिला की दिलचस्पी फिर से जाग उठी और उसने एडर द्वारा दी गई रिपोर्ट का हर एक अंश ध्यान से पढ़ा। SCX 0 एक फिर से प्रकट हो गया है। तो आप मुझसे इसके बारे में क्या करवाना चाहते हैं? कैमिला ने कहा। एडर के सामने बैठने के बाद से अब वह उसे कहीं अधिक उत्सुक दिख रही थी कि उसके साथ काम करे। खैर, जैसा कि पता चला, हमारा एजेंट साथ ही अंतरिक्ष में पहली परीक्षण उड़ान पर गए 6 अन्य चालक दल के सदस्य सभी उस भाड़े के सैनिक द्वारा मृत पाए गए जिसने उसे खोजा था।
अब पुलिस ने लॉग डाउनलोड किए हैं जिनसे पता चलता है कि उसका इन मौतों से कोई लेना देना नहीं था और उसने कानूनी तौर पर अंतरिक्ष में लावारिस पड़े अंतरिक्ष यान को पाया था। लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए वह सबूत विकृत हो सकता है या पूरी तरह से गायब हो सकता है। शायद उस युवक को ये संयोग से नहीं मिला था बल्कि वह शुरू से ही साजिश का हिस्सा था और अब उसने अपने अवैध लाभ का इस्तेमाल खुद को निर्दोष साबित करने के लिए किया है। एडन ने कई तरह की कहानियां गढ़नी जारी रखी जो तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर एवी को दोषी साबित करने और बदले में उसे अपने जहाज पर से कब्जा छीनने के लिए थी। आमतौर पर ऐसा करना असंभव होता, लेकिन अगर कैमिला थोड़ी सख्ती बरते और कुछ सबूत गढ़ दे तो उसकी स्थिति को देखते हुए ये संभव हो सकता है। फिर भी अगर हम सफल भी हो जाते हैं तो SCP-01 संभवतः स्टोरिंग कॉप के पास ही वापस चला जाएगा क्योंकि तकनीकी रूप से यह उनकी संपत्ति होगी अगर इसे खोजने वाला कोई अपराधी निकला जो इसे चुराने में शामिल था। समुद्री लुटेरों के पास मौजूद वस्तुओं के विपरीत यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे लेकर भाग नहीं सकता। सिर हिलाते हुए एडो को इस बात से सहमत होना पड़ा। फिर भी बहुत अत्याधुनिक जहाज को हासिल करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं बना रहा था जो पहले भी उनके हाथ से निकल चुका था। हम स्टोरिंग कॉप मुख्यालय वापस जाते समय कुछ समुद्री लुटेरों से इसे रुकवा सकते हैं या फिर उनसे इसे चुराने की कोई और योजना बना सकते हैं। कंपनी में अभी भी हमारे कुछ एजेंट मौजूद हैं। इसे उधार के सैनिक से छीन लेना ही हमारे लिए कई विकल्प पैदा कर देगा। स्वाभाविक रूप से वे सीधे एवी के पीछे भी जा सकते थे लेकिन इसमें भी जोखिम थे। इस तरह के तरीके से इस बात की संभावना बढ़ जाती कि उनका इनाम इस प्रयास में नष्ट हो जाए या फिर शायद भाग ही जाए। मैं इन दोनों मामलों में जो कुछ कर सकती हूँ देखूंगी और मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं इसे भूल जाऊंगी। अब तुम पर कम से कम 2 एहसान बाकी हैं, कैमिला ने कहा। उनकी बातचीत खत्म होने के कुछ ही देर बाद वेटर उनके ऑर्डर लेकर वापस आया और महंगे सामानों से बने शानदार पकवान उन दो लोगों के सामने रख दिए जो गठबंधन के खिलाफ साजिश रच रहे थे। अध्याय 38 भारी कमाई जब रवि जागा तो सबसे पहले उसने अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ देखा। जैसे ही उसकी आंखों से नींद का नशा उतरा उसने तुरंत उसे कसांड्रा की ड्रा के रूप में पहचान लिया और सोने से पहले जो कुछ हुआ था उसकी यादें उसके दिमाग में लौट आईं। शायद मैं थोड़ा बेकाबू हो गया था। एवी और कसांड्रा में अनुभव की कमी थी क्योंकि ये दोनों का पहला अनुभव था लेकिन उन्होंने उत्साह और जबरदस्त सहनशक्ति से इसकी भरपाई कर दी। अपने चुने हुए पेशे की बदौलत उनके शरीर आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रशिक्षित थे और एवी को तो ये भी शक था कि उसके साथी ने कुछ कृत्रिम उपचार करवाए हैं क्योंकि उसने इतनी ऊर्जा दिखाई थी। और जब वह कसांड्रा के बारे में सोच रहा था तो उसे अपने बदन में उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। काम पूरा करने के बाद यूसन 2 पहुंचने से पहले दोनों थोड़ी देर के लिए सो गए। अब वह उसकी एक बांह से लिपटी हुई थी और वह उसे धीरे से गुर्राते हुए सुन और महसूस कर सकता था क्योंकि वह उसे चिपकी हुई थी। सोते समय उसके चेहरे पर एक बहुत ही खुश और संतुष्ट मुस्कान थी। उसके शरीर की गर्मी जो एक इंसान से कुछ डिग्री ज्यादा थी एवी को लगभग नींद में वापस खींचने के लिए काफी सुकून देने वाली थी। फिर भी जब उसने समय देखने के लिए अपने टर्मिनल पर नजर डाली तो उसने पाया कि वे यूसन 2 के पास पहुंचने से केवल 7 मिनट दूर थे। बेशक अगर एवी सच में सोना चाहता तो वह सो सकता था। ऐसा कोई कानून तो नहीं था जो उसे पहुंचते ही डॉक करने के लिए मजबूर करता। फिर भी समुद्री डाकुओं के सफाई और उसके बाद के गश्ती मिशन में भाग लेने के लिए उसका इनाम उसका इंतजार कर रहा था इसलिए वह अपनी उत्सुकता को और रोक नहीं सका। साथ ही उसके पिता इस समय अस्पताल में अपने इलाज के लिए जरूरी पैसों का इंतजार कर रहे थे और हालांकि उन्होंने पहले एवी से कहा था कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन स्वाभाविक रूप से वह अपने माता-पिता में से किसी एक को इस भयानक भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकता था जब वह कुछ कर सकता था। कासंड्रा को सोते हुए इतना शांत और संतुष्ट देखकर एवी थोड़ा झिझका फिर भी उसने अपने दाहिने हाथ से उसके गाल को धीरे से सहलाकर उसे जगाया। थोड़ी बेहोशी की हालत में जैसे ही वह पूरी तरह होश में आई उसने अचानक उसकी उंगलियों को चाटा और उसे लिप गई मानो उसे अपने साथ वापस होने के लिए मजबूर कर रही हो। कासंड्रा हम लगभग पहुंच गए हैं, उठने का समय हो गया है, एवी ने अपना मुंह उसके कानों के पास ले जाते हुए कहा। इस बार वह पूरी तरह जाग गई और उसके सिर के ऊपर किन कान पर फड़फड़ाए। ठीक है, हम कितनी देर सोए? उसने बैठते हुए और अपने हाथों को सिर के ऊपर फैलाते हुए पूछा। ऐसा करने पर उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने वाली चादरें और कंबल नीचे गिर गए। उसकी भरी पूरी छाती दिखाई दी जो हिलने डुलने पर हल्की सी हिल रही थी। एवी की नजरें तुरंत उन पर टिक गईं और वह लगभग नादानी से उन्हें घूरने लगा। ओह, क्या तुम एक और राउंड करना चाहोगे? कासंड्रा ने नखरे भरी मुस्कान के साथ पूछा और अपनी कमर झुकाकर अपने स्तनों को भरा। बिना सोचे समझे एवी लगभग एक बार फिर वासना में बह गया लेकिन आखिरी क्षण में खुद को रोक लिया। अपने पिता की वर्तमान स्थिति को याद करते हुए उसे लगा कि अभी अपनी वासना को हावी होने देने का समय नहीं है। जब वे पहली बार लगभग 1 घंटे पहले संबंध समाप्त कर चुके थे तब वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सका था और उस क्षण में बह गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, बस कुछ ही मिनटों में वह यूसन 2 वापस पहुंच जाएगा और अपने पिता की जान बचाने की स्थिति में होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वह इस लक्ष्य से भटक नहीं सकता था। कासंड्रा कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए समय होगा। जैसे ही उसने कासंड्रा को ये सब बताया वह तुरंत समझ गई। यहाँ तक कि उसने ये भी पूछा कि क्या वह मदद के लिए कुछ कर सकती है जबकि उसने हाल ही में अपना जहाज और कमाई का जरिया खो दिया था। नहीं, मैं ठीक हूंगी, ये काम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदेमंद निकला। उसके जरूरी उपचारों के लिए मेरे पास निश्चित रूप से पर्याप्त से ज्यादा पैसे होंगे, एवी ने विश्वासपूर्वक कहा। अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद दोनों ने जल्दी से साफ सफाई की और नए कपड़े पहने फिर कॉकपिट की ओर चल दिए। प्रकाश की गति से बाहर आते ही एवी ने तुरंत डॉक करने का अनुरोध किया और कुछ ही मिनटों में उसे अनुमति मिल गई। ऑटो डॉकिंग फंक्शन की बदौलत डांटले बिना किसी समस्या के हैंगर में उतर गया और दोनों बाहर निकल गए। उनका पहला गंतव्य स्पष्ट रूप से मर्चेंट एसोसिएशन शाखा था। हालांकि कासंड्रा का जहाज नष्ट हो गया था फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले अर्जित धन और गश्ती मिशन के दौरान एवी के दल के सदस्य के रूप में काम करने के लिए बकाया राशि की हकदार थी। लगता है अभी ज्यादा भी नहीं है, एवी ने अंदर जाते हुए सोचा। बस स्टेशन लौटने वालों में सबसे आगे था इसलिए जिन लोगों ने उसी तरह का काम पूरा किया था वे अभी तक अपना पैसा लेने नहीं आए थे। उसी रिसेप्शनिस्ट को देखकर जिसके साथ उसने पहले काम किया था एवी उस आदमी की ओर बढ़ा जबकि कासंड्रा एक दूसरे खाली बूथ में चली गई। अरे वाह, मैंने तुम्हारे उन पागलपन भरे बेपरवाह और खतरनाक कारनामों के बारे में पहले ही सुन लिया है। दुश्मनों की भीड़ में सीधे उड़कर उनके बीचों बीच और विरोध करना, बस मुझे ऐसी ही बातें सुनना पसंद है। उस आदमी के उत्साह को देखकर एवी लगभग चौंक गया। हर बार जब एवी वापस आता तो उसका व्यक्तित्व थोड़ा बदल जाता। एवी की उपलब्धियां जितनी प्रभावशाली होती जाती उसका उत्साह भी उतना ही बढ़ता जाता। अच्छा, अगर आपको पहले से ही पता है कि मैंने क्या किया है तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। जरूर, आपको अपना हक चाहिए, मुझे बस आंकड़े जांचने दीजिए और पुष्टि कर लीजिए कि सब कुछ सही है। कुछ ही देर में रिसेप्शनिस्ट ने छापे के एवी के आंकड़े निकाल लिए। उन्हें देखकर उसने एक लंबी सीटी बजाई और डेटा एवी के टर्मिनल पर भेज दिया। आपने कुल मिलाकर 103 समुद्री लुटेरों को मार गिराया, कुछ सहायकों के साथ 83 छोटे जहाज, 19 मध्यम जहाज और एक बड़ा जहाज। समुद्री लुटेरों को खत्म करने के लिए आपका भुगतान 1,369,000 क्रेडिट बनता है। ये संख्या सुनकर एवी उत्साह से लगभग चक्कर खा गया। उसने मन ही मन कुछ गणनाएं कर ली थी लेकिन संगठन के किसी व्यक्ति के इसे जोर से कहने से यह और भी वास्तविक लगने लगा। हालांकि समुद्री डाकुओं को मारकर वह अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कमाता था लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। औसतन 7,300 क्रेडिट के इनाम के साथ एवी को लगभग 7,50,000 क्रेडिट और मिलने वाले थे। इस काम के लिए उसकी कुल कमाई 2 मिलियन क्रेडिट से भी ज्यादा होने वाली थी और इसमें गश्ती मिशन से मिलने वाली अतिरिक्त कमाई और उसके कार्गो होल्ड में मौजूद कमाल शामिल नहीं था। एक ही झटके में उसकी कुल संपत्ति पहले से 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। अध्याय 39 पारिवारिक कलह। एवी ने जब अपने पुरस्कार इकट्ठा कर लिए तो वह अपने टर्मिनल पर नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सका जहां उसके बैंक खाते में अब साधन दिखाई दे रहे थे। यूसन 2 पर रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी रकम तक पहुंचने के लिए दशकों तक बिना एक भी क्रेडिट खर्च किए काम करना पड़ता। एवी की मां जो दूसरों से कहीं ज्यादा मेहनत करती थी महीने में केवल 5 से 6,000 क्रेडिट ही कमा पाती थी। बेशक उसके वर्तमान 3 कामों में न तो जान जोखिम में डालना पड़ता था और न ही अपना जहाज रखना, लेकिन कमाई में अंतर चौंकाने वाला था। ये देखकर एवी को एक ही समय में हंसी और रोना आ रहा था क्योंकि उसे एक गरीब बचाव के रूप में अपने संघर्ष याद आ गए। जो मुश्किल से अंतरिक्ष यात्रा के लायक जहाज चला रहा था अब मेरे पास 2 मिलियन क्रेडिट से ज्यादा हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं उस अस्पताल से बात करूं जहां मेरे पिता भर्ती हैं ताकि उनके फेफड़े और रीढ़ की हड्डी ठीक हो सके। एवी ने अपनी मां से संपर्क किया ताकि वह पैसे भेज सके। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था तभी काइलिन अंदर आ गया। वह अपना वेतन और अपनी छोटी बहन को लेने आया था। जब उसकी नजर एवी से मिली तो उसने उसे लगभग जानलेवा घूरकर देखा। जाहिर है वह इस बात से नाराज था कि गश्ती मिशन के दौरान कासंड्रा उसके जहाज पर सवार होने के बजाय उसके साथ ही रही। हालांकि ये शुरुआती दुश्मनी उसके बाद होने वाली घटना के सामने कुछ भी नहीं थी। अपना इनाम मिलने के बाद कासंड्रा वापस एवी के पास आ गई। उसके इतने करीब खड़ी हो गई कि यह साबित हो गया कि वे काफी अंतरंग थे। इससे काइलिन के अंदर कुछ टूट गया। अब जब उसका पूरा ध्यान उन दोनों पर था तो उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने इसे महसूस कर लिया। उसकी बहन की खुशबू एवी पर फैली हुई थी और एवी की खुशबू उसकी बहन पर। मैं तुम्हें मार डालूंगा, सबसे बुरी की कल्पना करते हुए काइलिन उस आदमी पर झपटा जिसके बारे में उसे लगता था कि उसने उसकी बहन को जबरदस्ती की और उसका अपमान किया।
खुद भी एक भाड़े का सैनिक होने के नाते वह जानता था कि ज्यादातर पुरुष भाड़े के सैनिक कैसे होते हैं। अगर उन्हें किसी खूबसूरत औरत के साथ सोने का मौका मिलता तो वे कर्ज या किसी और तरीके से उस पर दबाव डालने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। चूंकि उसने उसकी जान बचाई थी इसलिए यह मानना गलत नहीं था कि एवी ने बदले में कुछ एहसान मांगे होंगे। वह कितना तेज है, एवी ने सोचा जैसे ही काइलिन उसके करीब आया उसके चेहरे पर लगभग जंगलीपन सा था। फिर भी उसकी तेज रफ्तार और हमले की क्रूरता चाहे जितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो वह उसके सामने फीका पड़ जाता था। जब भी एवी सिमुलेटर में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और उसे कुछ अभ्यास के लिए ट्रेनिंग रूम में ले जाता था। असल में इसमें एवी को मार पड़ती थी जबकि वह पूरी कोशिश करता था कि पलटवार कर सके। उस दौरान उसने अचानक खतरे पर प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता को निखारा था। फुर्ती से हरकत करते हुए उसने अपनी कमर पर रखी लेजर पिस्टल तक हाथ बढ़ाया। एवी पहले ही समझ चुका था कि आमने-सामने की लड़ाई में वह काइलिन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कसांद्रा की ताकत को देखते हुए यह संभव था कि उसके भाई ने भी किसी तरह की शक्तिवर्धक तकनीक का इस्तेमाल किया हो। मैं सच में यह नहीं करना चाहता लेकिन मैं खुद को हमले का शिकार नहीं होने दूंगा। एवी ने काइलिन की छाती पर अपना हथियार तानते हुए सोचा। अब उनके बीच सिर्फ 1 मीटर की दूरी थी जो काइलिन की बेमिसाल गति के कारण संभव हो पाई थी। लेकिन ये दूरी मानो एक खाई थी। वह एवी तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत दूर था और एवी को अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाने में बस एक पल लगता रहा। लेकिन एवी के गोली चलाने से पहले ही कुछ अप्रत्याशित हुआ। कसांद्रा अपने भाई की रक्षा के लिए उस पर झपटी जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसे अचानक हुए इस हमले की उम्मीद न करते हुए काइलिन का हमला नाकाम हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं दब गया। कैस, तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हटो ताकि मैं उस कमीने को मार सकूं जिसने तुम्हारा अपमान किया है। काइलिन अपनी बहन से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था लेकिन हालांकि वह उससे थोड़ा ताकतवर था जिस तरह से उसने उसे पकड़ रखा था उसे भागना लगभग नामुमकिन था। एवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सहमति दी थी और मैं तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी सिर्फ इसलिए कि तुम इसे स्वीकार नहीं करते। हम अब बच्चे नहीं हैं और मुझे हर छोटी मोटी बात पर तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं 24 साल की हूं और अपने फैसले खुद ले सकती हूं। काइलिन ने अपने भाई को ऐसी आक्रामकता से देखते हुए कहा जैसी आक्रामकता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इससे वह लगभग तुरंत ही शांत हो गया। कुछ पल पहले काइलिन जो गुस्सा दिखा रहा था वह पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह उलझन और निराशा के भाव आ गए। उनके अतीत में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि काइलिन उसके इतने खिलाफ हो गई हो। स्वाभाविक रूप से अतीत में उनके बीच कुछ बहसें हुई थी लेकिन यह अलग था। काइलिन को लगा कि उसकी बहन इस बात पर उसे रिश्ता तोड़ने को तैयार है। ये भांपते हुए कि उसका गुस्सा शांत हो गया है और उसके दोबारा आक्रामक होने की संभावना नहीं है, कसांद्रा अपने भाई से दूर हट गई। उनके चारों ओर भाड़े के सैनिकों की भीड़ तानकर यह सब देख रही थी और उसने उनमें से हर एक को गुस्से से घूरा मानो उन्हें कह रही हो कि वे अपने काम से काम रखें वरना उनकी पिटाई हो जाएगी। वहां मौजूद सबसे सख्त भाड़े के सैनिक भी समझ गए थे कि कसांद्रा इस समय कुछ बुरा करने वाली है। आमतौर पर वह किसी की परवाह नहीं करती थी और ठंडी पर अलग थलग रहती थी। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर जानलेवा गुस्सा साफ झलक रहा था। स्पष्ट रूप से अपने भाई के साथ हुई इस झड़प ने उसे भी उतना ही गुस्से में डाल दिया था जितना कि उसका भाई। एवी अपनी ओर से शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी आंखों में डर की झलक थी। उसी क्षण उसने कसम खाई कि वह कभी भी कसांद्रा को नाराज नहीं करेगा। जब वह आखिरकार मुड़कर उसकी ओर देखने लगी तो उसने देखा कि उसकी आंखों में कुछ घबराहट थी। उसे लगा कि शायद उसे अपना आपा खोते देखकर उसका भ्रम टूट गया हो। चलो वापस डांटले चलते हैं। तुम अभी भी मेरे दल में पंजीकृत हो, इसलिए जब तक तुम रहना चाहो तुम्हारा जहाज पर स्वागत है। एवी ने कहा अपनी बात को खुलकर स्वीकार करने पर वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। कसांद्रा तुरंत उत्साहित हो गई और उसने हल्के से सिर हिलाया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस बीच काइलिन का चेहरा स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन को उसे पीछे छोड़ते हुए देखा। अध्याय 40 मुसीबत मंडरा रही है। अपने जहाज पर लौटते समय एवी ने अपनी मां से संपर्क किया और अपने पिता के फेफड़े और रीढ़ की हड्डी को ठीक करवाने की व्यवस्था की। बताई गई कीमत 1,13,00,000 ट्रेन थी जो बहुत ज्यादा थी लेकिन एवी ने बिना किसी पछतावे के पैसे भेज दिए। उसके पास जरूरी धनराशि थी और वह अपने पिता को बचाने के लिए लगभग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। और मेरी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा चला गया, एवी ने डर भरी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह अपने लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाने के लिए ऐसा करने को पूरी तरह से तैयार था, फिर भी अपने खाते से इतनी बड़ी रकम गायब होते देखना उसे दुख पहुंचा रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्राम में उसके बगल में बैठी कसांद्रा एवी के थोड़ा और करीब आई और उसकी पीठ थपथपाई। मुझे लगता है तुमने सही किया। पैसा आता जाता रहता है लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 माता-पिता हैं। जब तक वे तुम्हारे साथ हैं उनकी कदर करो। एवी को उसकी आवाज में थोड़ी उदासी और पछतावा दोनों सुनाई दिया। हालांकि कसांद्रा ने अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा था लेकिन एवी को ये बात समझ आ गई थी कि उसने और उसके भाई ने कभी अपना पुराना घर खो दिया था। जब भी वह अपने अतीत की बात करती उसकी आंखों में हमेशा थोड़ी सी पीड़ा झलकती थी। बेशक एवी ने उसे कुछ नहीं पूछा, अगर वह कभी उसे बताना चाहेगी तो वह सुनेगा, लेकिन तब तक वह उसे अपनी बात अपने तक ही रखने देगा। कुछ ही देर में वे उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां एवी का जहाज खड़ा था। पिछले महीने उसने पैसे बचाने के लिए अपने अपार्टमेंट का किराया रद्द कर दिया था, इसलिए अब वहीं रहता था। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही डाउनलेस नजर आया उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। सार्जेंट एरल्स, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एवी ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। उसे आखिरी बार देखे हुए लगभग 3 महीने हो गए थे लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से कॉलोनी की पुलिस बल की उस सदस्य को पहचान लिया जिसने उसके जहाज पर हुए अपराध को संभाला था और उसे किसी भी तरह के दोष मुक्त कर दिया था। एवी एस्टेरिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे कुछ बातें करनी है। जैसे ही सार्जेंट एवी को जवाब दे रही थी जैस्मिन ने तुरंत देखा कि वह अकेला नहीं है। एवी से कुछ ही दूरी पर कसांद्रा खड़ी थी और इतनी खूबसूरत महिला के साथ उसे देखकर जैस्मिन पल भर के लिए दंग रह गई, खासकर इसलिए क्योंकि उसे पता था कि कुछ समय पहले तक उसकी जांच के कारण एवी अकेला था। और ये आपके साथ कौन है? जैस्मिन ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। ओह ओह, ये कसांद्रा वेस्ट, एक 3 सितारा भाड़ी की सैनिक। एवी ने हाल ही में मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने उसके दल में शामिल होने का फैसला किया। कसांद्रा ने बीच में टोकते हुए एवी के थोड़ा और करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया। एवी इससे चौंक गया और वह कोमल अनुभूति जो उसे छू रही थी। जाहिर है वह इतना अनजान नहीं था कि कसांद्रा क्या कर रही है, यह न समझ पाई, लेकिन उसे लगा कि यह बिल्कुल अनावश्यक था। सार्जेंट एरल्स बेशक सुंदर थी लेकिन वे पहले सिर्फ एक बार मिले थे और वह मुलाकात पूरी तरह से पेशेवर थी। मैं समझ गई, ये तो वाकई अप्रत्याशित है, जैस्मिन ने कड़े लहजे में कहा। माहौल में बढ़ते तनाव को भांपते हुए एवी ने बातचीत को वापस उसी मुद्दे पर लाने की कोशिश की जिस पर वह चर्चा करने आई थी। हाँ, मैं एलायंस पुलिस की ओर से आपसे कुछ मामलों पर बात करने आई हूँ। साथ ही एक और बात है जो मेरे आधिकारिक पद से संबंधित नहीं है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। आने वाली परेशानी को भांपते हुए एवी ने एक गहरी सांस रोकी और अपने जहाज पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। एवी अपने मेहमान को भोजन कक्ष में ले गया क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कई लोग आराम से बैठकर बात कर सकते थे। क्या आप कुछ पीना चाहेंगी? एवी ने शिष्टाचारवश पूछा। जरूर, अगर आपके पास हो तो बिना कैफीन वाली चाय, जैस्मिन ने जवाब दिया। एवी ने झटपट अपने ऑटो शेफ में एक कैप्सूल डाला और उसमें ऑर्डर दर्ज किया। 1 मिनट से भी कम समय में उससे 3 कप पीले नारंगी रंग के तरल पदार्थ से भर गए जिसमें हल्की मीठी खुशबू थी। तीनों ने चाय के कुछ घूंट पीने के बाद जैस्मिन सीधे मुद्दे पर आ गई। सबसे पहले हाल ही में समुद्री डाकुओं के सफाई के दौरान आपके शौर्य से एलायंस पुलिस बहुत प्रभावित हुई है। चूंकि आपने सबसे अधिक समुद्री डाकुओं को मार गिराया और सिस्टम के बाहर से आने वाले कुछ हमलावर जहाजों को भागने से रोकने में मदद की, इसलिए वे आपको एक आधिकारिक पुरस्कार देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये पुरस्कार तभी मिलेगा जब आप इसके लिए सहमत होंगे। थोड़ा आश्चर्यचकित होकर एवी ने सहमति में सिर हिलाया। वह पहले से ही जानता था कि प्रभावशाली कारनामे करने वाले भाड़े के सैनिकों को एलायंस पुलिस से विशेष सम्मान मिल सकता है। दरअसल उसे याद आया कि उसके गुरु को सेवानिवृत्त होने से पहले 3 पुरस्कार मिल चुके थे। फिर भी दिए जाने वाले पुरस्कारों के प्रकार बहुत भिन्न थे। कुछ पुरस्कारों के साथ एक बार का ट्रेनिंग बोनस मिलता था जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों के लिए जीवन भर वार्षिक पुरस्कार मिलते थे। गठबंधन की सीमाओं के भीतर कुशल भाड़े के सैनिकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन। क्या आपको पता है कि वे मुझे किस तरह का पुरस्कार देने की योजना बना रहे हैं? एवी ने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण पूछा। मुझे खेद है कि नहीं, जिस अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया था उसने कहा कि उच्च अधिकारी अभी भी इस पर फैसला कर रहे हैं। आपने जो किया वह काफी प्रभावशाली था और उन्हें ये पता लगाना होगा कि आपकी योग्यता कितनी महत्वपूर्ण थी। समझ गया, और बुरा न माने लेकिन मैं सोच रहा था उन्होंने आपको क्यों भेजा। मुझे लगता है कि इस मामले को दूर से ही सुलझाया जा सकता था। कारण बहुत सीधा साधा है, उन्होंने मुझसे ये करने को कहा क्योंकि हम पहले एक बार मिल चुके हैं। उन्हें लगा कि आप किसी परिचित चेहरे से बात करने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे। साथ ही ये पुरस्कार उन विषयों में से सबसे छोटा विषय है जिनके बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। इसके बाद जैस्मिन ने एवी को बताया कि एलायंस पुलिस उसे और क्या चाहती है। जाहिर है वे उसे एक खास मिशन पूरा करवाना चाहते थे। अध्याय 41 मुसीबत मंडरा रही है। दोपराजान प्रणाली हम वहां लगभग कुछ भी नहीं है। एलायंस पुलिस मुझे वहां क्यों भेजना चाहती है? जैस्मिन द्वारा एवी को उस मिशन के बारे में बताने के बाद जिसे उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था वह स्वाभाविक रूप से भ्रमित हो गया।
लगभग 12 पार्सेक दूर एक निर्जन प्रणाली थी जो लगभग हर चीज से रहित थी। लोगों के अंतरिक्ष में यात्रा शुरू करने से बहुत पहले प्राज़ान तारा सुपरनोवा बन गया था और अब जो बचा था वो केवल एक न्यूट्रॉन तारा था। एक दुर्लभ रूप से उपयोग किए जाने वाले हाइपरस्पेस लेन के अलावा जिसका उपयोग केवल कुछ मौसमी व्यापारी विलासिता की वस्तुओं को लाने के लिए करते थे, ये पूरी तरह से सामान्य था। ठीक है, एलायंस पुलिस ने ये सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में एक स्वायत्त निगरानी स्टेशन स्थापित किया है कि कोई भी समुद्री डाकू या विरोधी शक्तियां वहां स्थापित करने का प्रयास न करें। हालांकि इसने कुछ दिन पहले अपना निर्धारित प्रसारण नहीं भेजा, जैस्मिन ने समझाया। ठीक है, लेकिन वे मुझे इसकी जांच के लिए क्यों भेज रहे हैं? शायद ये बस कोई छोटी मोटी खराबी है, बस एक तकनीशियन को भेजकर इसे ठीक करवा दीजिए। यह कोई भाड़े के सैनिक का काम नहीं है। स्वाभाविक रूप से एलायंस पुलिस ने ऐसा पहले ही कर दिया है, लेकिन जांच के लिए गए जहाज के चालक दल ने भी चुप्पी साध ली है। चूंकि हो सकता है कि कोई शत्रुतापूर्ण ताकत सक्रिय हो, इसलिए वे एक ऐसे भाड़े के सैनिक को भेजना चाहते हैं जो जरूरत पड़ने पर लड़ाई में अपना बचाव कर सके। एवी ने इस तर्क को मान लिया, लेकिन फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि पुलिस ने अपने किसी लड़ाकू को क्यों नहीं भेजा। हालांकि उसे सभी विवरणों की जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि हाल ही में हुई समुद्री डाकुओं की गतिविधियों और अपराधियों को पूरी तरह से खत्म करने में विफलता के कारण एलायंस पुलिस थोड़ी मुश्किल में थी। उनके कई जहाज अभी भी मरम्मत के दौर से गुजर रहे थे और सिस्टम में सुरक्षा की छवि बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ाने के कारण उनके पास किसी भी जहाज को भेजने की क्षमता नहीं थी। या शायद उन्होंने उसे दिया गया साथी स्पष्टीकरण है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पीछे और भी कुछ है। फिर भी मैं सीधे अनुरोध को मना नहीं कर सकती, खासकर इसलिए क्योंकि समुद्री लुटेरों को खरीदने के बाद अब सिस्टम में काम काफी कम हो जाएगा। एवी ने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए सोचा। उसने कसेंड्रा की ओर मुड़कर इस मामले पर उसकी राय पूछी और वह सहमत हुई कि अगर वेतना चाहो तो यह अनुरोध ठीक लगता है। जाहिर है, भाड़े के सैनिक मुफ्त में या अपनी मर्जी से काम नहीं करते, उन्हें अपनी सेवाओं के लिए किसी न किसी तरह का मुआवजा चाहिए होता है। इस मामले पर आपसे बात करने आए अधिकारी के अनुसार अनुरोधित इनाम 80,000 ट्रेनिंग होगा, साथ ही काम के दौरान आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी गोला बारूद का मुआवजा भी मिलेगा। और हालांकि यह सीधे तौर पर भुगतान नहीं है, लेकिन वो प्रमुख इकला भाड़े के सैनिकों के संगठन से बात करेंगे और इस मिशन को पूरा करने पर आपको 3 सितारा भाड़े के सैनिक के पद पर पदोन्नत करवाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर एवी की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने साधारण काम के लिए 80,000 ट्रेनिंग मिलना लगभग अनसुना था, ऊपर से गोला बारूद का खर्च भी उठाया जा रहा था। फिर पदोन्नति की बात आती थी। आमतौर पर किसी को पदोन्नति देने से पहले 40 काम सफलतापूर्वक पूरे करने और कम से कम कुछ महीनों तक भाड़े के सैनिक के रूप में काम करना जरूरी होता था। 0 से 2 सितारा भाड़े के सैनिकों को ज्यादातर लोग नौसिखिया मानते थे। 3 सितारा मिलने पर ही किसी को अनुभवी भाड़े का सैनिक माना जाता था। उनके द्वारा स्वीकार किए गए किसी भी काम के लिए मिलने वाला वेतन बहुत बढ़ जाता था। जहां एक 2 सितारा भाड़े का सैनिक अपनी सेवाओं के लिए प्रतिदिन 6,000 ट्रेनिंग पाने की उम्मीद कर सकता था, वहीं 3 सितारा भाड़े का सैनिक आमतौर पर उसे 3 गुना ज्यादा कमाता था। इसके अलावा भी कई फायदे थे, जैसे बेहतर हथियार और जानकारी तक पहुंच। हालांकि एवी को हथियारों की ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका जहाज उच्च स्तरीय सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी इस तरह की पेशकश का मतलब यही होना चाहिए कि एलायंस पुलिस को लगता है कि इस मिशन में कोई असली खतरा है। उन्हें शायद पहले ही कुछ नुकसान हो चुके हैं। हालांकि अपने विकल्पों पर विचार करते हुए भी एवी को पहले से ही पता था कि वह अनुरोध स्वीकार कर लेगा। जो भाड़े के सैनिक जोखिम नहीं उठाते थे वे अक्सर दिवालिया हो जाते थे। जब अतिरिक्त लाभों के साथ कोई लाभदायक काम पेश किया गया तो उसे ठुकराना मूर्खता होगी, खासकर तब जब यह एलायंस पुलिस जैसे प्रतिष्ठित स्रोत से आ रहा था। अगर एवी का उन पर भरोसा टूट जाता तो वह पड़ोसी शक्तियों में से किसी एक में शामिल हो सकता था। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, इसे एसोसिएशन के माध्यम से भेज देता कि यह आधिकारिक हो जाए और मैं तुरंत काम पर लग जाता हूं। चेहरे पर हल्की मुस्कान और राहत के भाव के साथ जैस्मीन ने अपना टर्मिनल निकाला और अपने वरिष्ठ को संदेश भेजा। इससे पहले कि वह उस अगले विषय पर चर्चा कर पाती जिसके लिए वह यहाँ आई थी, एवी को भाड़े के सैनिकों के एसोसिएशन से काम के बारे में सूचना मिली। जैस्मीन द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि करने के लिए उसने जल्दी से सूचना देखी और फिर काम स्वीकार कर लिया। अब यहाँ औपचारिक विषय क्या है जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहती थी? कुछ क्षणों के लिए जैस्मीन बेचैन हुई और घबराहट में इधर-उधर देखने लगी, फिर खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। अगर कुछ लोगों को पता चल जाता कि वह एवी को क्या बताने वाली है तो वह मुश्किल में पड़ सकती थी। पहली बात, ये सब तुमने मुझसे नहीं सुना। जैस्मीन ने एवी और कसांड्रा दोनों के आश्वासन का इंतजार करते हुए कहा। भाड़े के सैनिक होने के नाते जरूरत पड़ने पर अपने ग्राहकों के राज छिपाना उनके काम का हिस्सा था। इसलिए वे आसानी से इस बात पर सहमत हो गए कि वे जैस्मीन की कही हुई बातों का किसी को नहीं बताएंगे। जैस्मीन ने कहा, मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह काम यूसन सिस्टम में कार्यरत एलायंस पुलिस की शाखा ने नहीं किया है, बल्कि इस जहाज पर हुई त्रासदी के लिए आपके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जैस्मीन के ऐसा कहते ही अभी कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया। जब वे पहली बार मिले थे तो जैस्मीन ने जहाज का सारा डेटा इकट्ठा कर लिया था और उसे भरोसा दिलाया था कि उसे किसी भी तरह के अपराध से बरी कर दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में इस मामले में कुछ और सामने नहीं आया था, इसलिए उसने सोचा कि सब ठीक है। ये बात समझ में नहीं आती। उन लोगों की मौत हुई थी जब मैंने पहली बार स्टेशन को छोड़ा भी नहीं था। इसके रिकॉर्ड तो मौजूद हैं। मेरा इसे कोई लेना देना होना नामुमकिन था। एवी ने स्वाभाविक रूप से नाराज होकर कहा। मुझे पता है और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। शायद इसका संबंध उस दूसरे मामले से है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था। मैंने सुना है कि स्टोरिंग कॉप के कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी हाल ही में यूसन 2 में आए हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वे क्या चाहते हैं। अध्याय 42, एक नए मिशन पर निकलकर समस्याओं से बचना। जैस्मीन ने एवी को स्थिति के बारे में अपनी अकलें बताईं। संभवतः स्टोरिंग कॉप के शीर्ष अधिकारियों ने एलायंस में शीर्ष 3 अंतरिक्ष यान निर्माताओं में से एक होने का लाभ उठाकर एलायंस पुलिस के किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को एवी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए प्रभावित किया होगा। चूंकि एवी ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए जांच से कुछ भी हासिल होने की संभावना कम थी, लेकिन यह उनके लिए सौदेबाजी का एक और जरिया बन गया था। या तो SCX 011 के बदले में समस्या को सुलझाने का प्रस्ताव देकर या एवी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि इसे अपने पास रखना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है, उसे परेशान करके। बेशक जैस्मीन के तर्क का कोई ठोस आधार नहीं था। ये सब सीमित जानकारी के आधार पर उसकी एक उपयुक्त परिकल्पना थी। मुझे लगा था कि इस तरह की समस्याएं आखिरकार मेरे सामने आएंगी। एवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह अपरिहार्य था कि स्टोरिंग कॉप अपनी खोई हुई उन्नत तकनीक को वापस पाने की कोशिश करेगी। चूंकि वह कुछ महीनों से इसे चला रहा था, इसलिए एवी को अच्छी तरह पता था कि उसका यान वास्तव में कितना प्रभावशाली था। इसके निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और नवोन्मेषी कौशल निसंदेह उत्कृष्ट थे। फिर भी अगर वह उनसे निपटना नहीं चाहता था तो उसे ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी और उसे अभी एक ऐसा काम मिला था जिससे वह कुछ समय के लिए स्टेशन से दूर रह सकता था। जानकारी के लिए धन्यवाद सार्जेंट टेरलिस। हम एलायंस पुलिस के उस अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि प्राज़ान सिस्टम में समस्या इतनी जटिल नहीं होगी जिसे हल न किया जा सके। स्वागत है और अब मैं चलता हूं। मुझे रिपोर्ट लिखनी है और मुझे यकीन है कि मुझसे संपर्क करने वाला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट चाहेगा। इतना कहकर जैस्मीन डांटले से बाहर निकल गई और एवी और कसांड्रा को जहाज पर अकेला छोड़ दिया। कसांड्रा जहाज की बिजली आपूर्ति को रिचार्ज करने और गोला बारूद भरने का काम कर देगी। निकलने से पहले मैं अपनी मां से बात करना चाहता हूं और हां, आपको जो भी चाहिए बेझिझक ऑर्डर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आपने हाल ही में अपना ज्यादातर सामान खो दिया है। मुस्कुराते हुए और हल्के से सिर हिलाते हुए कसांड्रा कॉपी की ओर चली गई और इंतजाम कर दिए। उसके जाने के बाद एवी ने अपना टर्मिनल निकाला और अपनी मां को फोन किया। उन्होंने लगभग तुरंत ही फोन उठा लिया और एवी को उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दी। जाहिर है उनके पिता को अभी पहले ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। आमतौर पर चिंता की कोई बात नहीं होती, लेकिन एवी के पिता की हालत कुछ समय से ठीक नहीं थी। इस बात की थोड़ी संभावना थी कि इलाज सफल न हो। फिर भी एवी की मां से बात करने वाले डॉक्टर के अनुसार यह 1% से भी कम की सीमा में था और उसने उन्हें आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की। मैं खुद वहां रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे एलायंस पुलिस से सीधे एक काम सौंपा गया है। उम्मीद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए ही जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही वापस आऊंगा और हम पिताजी के ठीक होने का जश्न साथ मनाएंगे। एवी ने अपने लहजे में जितना हो सके उतना आत्मविश्वास भरते हुए कहा। धन्यवाद और बाहर सुरक्षित रहना। मैं तुमसे दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं एवी और मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी भी तुमसे प्यार करते हैं। एवी ने अपनी मां से कहा कि वह भी उनसे प्यार करता है और जैसे ही उसने उन्हें रोते हुए सुना उन्होंने कॉल काट दी। ठीक है, अब काम पर जाने का समय है। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए एवी कॉपी की ओर बढ़ा और उसने देखा कि कसांड्रा की ऊर्जा और गोला बारूद की पुनःपूर्ति के लिए अनुरोध पूरा कर रही थी। लगता है हम 1 घंटे से भी कम समय में निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब हमारे पास खाली समय होगा तो मनोरंजन के लिए कुछ नया डाउनलोड करना चाहते हो? जरूर। उस कश्ती मिशन के दौरान हमने लगभग सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि खाली बैठे रहना कितना बोरिंग हो सकता है। एवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बैठ गया। दोनों ने अपने अपने शौक ढूंढ लिए जिनमें कुछ साझा भी थे और कुछ व्यक्तिगत भी, ताकि जब उनके पास करने को कुछ न हो तो वे खुद को व्यस्त रख सकें। जल्द ही डांटलेस पूरी शक्ति से चालू हो गया और उसमें गोला बारूद भर दिया गया। सब कुछ फिर से भरने में लगभग 7,000 ट्रेनिंग खर्च हुए, लेकिन ये भाड़े के सैनिक होने के खर्चों में से एक था। प्रस्थान की अनुमति मिलते ही एवी ने जहाज के थ्रस्टर चालू किए और उसे सावधानी से हैंगर से बाहर निकाला। अभी एक दिन भी नहीं बीता था और दोनों अपने अगले साहसिक कार्य की ओर निकल पड़े थे।
मुझे लगा था कि इतने बड़े काम के बाद मुझे आराम करने का समय मिलेगा, लेकिन लगता है नहीं। मुझे लगता है कि भारत के सैनिक के रूप में यह मेरा अब तक का सबसे छोटा आराम का समय है। कैसेंड्रा ने टिप्पणी की। भारत के सैनिकों में वह और उसका भाई वास्तव में अधिकांश की तुलना में काफी मेहनती माने जाते थे, लेकिन फिर भी वे अक्सर काम के बीच में कम से कम 2 दिन का अवकाश लेते थे ताकि आराम कर सकें और ये तय कर सकें कि आगे तय कर सकें कि आगे क्या करना है। ह्यूस्टन 2 से काफी दूर पहुंचने के बाद एवी ने उस हाइपरस्पेस लेन के निर्देशांक दर्ज किए जो उन्हें प्रधान सिस्टम तक ले जाएगी। सौभाग्य से यात्रा बहुत लंबी नहीं थी और 10 मिनट से भी कम समय में वे सिस्टम के उस हिस्से में पहुंच गए जहां वे हाइपरस्पेस में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र थे। सच में ये तुम्हारा पहली बार होने वाला है। हाँ, मैंने इससे पहले कभी सिस्टम नहीं छोड़ा है, इसलिए मैंने घूमने के लिए केवल प्रकाश की गति का ही उपयोग किया है। मेरा पुराना जहाज वास्तव में दूरगामी अंतरिक्ष की यात्रा के लिए नहीं बना था, इसलिए मैंने कम से कम घर के अपेक्षाकृत करीब रहने की कोशिश की। तो फिर आपके लिए तो एक शानदार अनुभव इंतजार कर रहा है। अगर आपको प्रकाश की गति से यात्रा करना प्रभावशाली लगता है, तो हाइपरस्पेस में जाकर आप बंद रह जाएंगे, कसांड्रा ने उत्साह से कहा। अपने साथी के इस उत्साह से प्रेरित होकर एवी ने प्रधान सिस्टम की ओर जाने की जानकारी दर्ज की और डेंड्रेस का हाइपरड्राइव चालू हो गया और शक्ति जुटाने लगा। अध्याय 43 प्रधान प्रणाली में गड़बड़ी। एवी ने देखा कि उसके चारों ओर का अंतरिक्ष विकृत होने लगा है। हाइपरड्राइव डाउनप्लेस के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना रहा था जिससे वह हाइपरस्पेस में प्रवेश कर सके। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हुई, जहाज का वातावरण प्रकाश की गति से यात्रा करने से बिल्कुल अलग तरीके से बदल गया। व्यू स्क्रीन से बाहर देखते हुए एवी ने देखा कि उनके चारों ओर नीले और काले रंग की एक बहती धारा जैसी आकृति थी जिसमें कभी-कभी अन्य चमकते रंगों के अंश भी दिखाई दे रहे थे। लगता है हमने सफलतापूर्वक हाइपर लेन में प्रवेश कर लिया है, कसांड्रा ने कंसोल पर जानकारी पढ़ते हुए कहा, जबकि एवी आश्चर्य से अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। उसने मुश्किल से ही उसकी बात सुनी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने सामने के सुंदर दृश्य में खो गया था। हालांकि इसे बहुत देर तक देखते रहने से उसे सिर दर्द होने लगा और अंततः उसे नजरें हटानी पड़ी। अरे, लगता है तुम मेरी तरह भाग्यशाली नहीं हो, कसांड्रा ने कहा और यह भी सुनिश्चित किया कि वह भी अपनी नजरें बाहर से बहुत देर तक न हटाए। जब एवी ने उसे इस बारे में और विस्तार से बताने को कहा, तो उसने बताया कि लगभग 80% लोगों को हाइपरस्पेस को बहुत देर तक देखने पर कुछ असुविधा महसूस होती है। कुछ प्रजातियों में यह समस्या कम या ज्यादा होती है, जबकि कुछ प्रजातियों पर इसका असर ज्यादा होता है और कुछ को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। मेरा भाई उन लोगों में से एक है जो बिना किसी परेशानी के घंटों तक इसे देख सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि संकोची व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग क्यों होती हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, अभी तक कोई ठोस खोज नहीं हुई है। ये सुनकर एवी को थोड़ी जलन हुई कि कुछ लोग बिना किसी समस्या के हाइपरस्पेस के इस मनमोहक दृश्य को देख सकते हैं, जबकि उसे कुछ मिनटों में नजर हटानी पड़ती थी। फिर भी यह एक मामूली असुविधा थी। जब भी वह चाहता, वह बाहर के उस विचित्र अंतरिक्ष की एक झलक देख सकता था। कुछ बिंदुओं पर हाइपरस्पेस लेन की संरचना सिकुड़ती या फैलती थी। ऐसा आसपास के खगोलीय पिंडों के कारण होता था जो सामान्य अंतरिक्ष में मौजूद थे। हाइपरस्पेस एक तरह का अलग आयाम था जहां कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करना संभव था, लेकिन ये ग्रहों और तारों जैसे विशाल पिंडों से प्रभावित हो सकता था। लगता है हम इस हिस्से से बस किसी तरह निकल पाए। मैं समझ सकती हूं कि इस हाइपर लेन का इस्तेमाल लगभग कभी क्यों नहीं होता, कसांड्रा ने टिप्पणी की। जैसे-जैसे हाइपरस्पेस छोटा होता जा रहा था, डेंड्रेस के किनारे इसके बेहद करीब आते जा रहे थे। अभी वे एक ऐसे सिस्टम से गुजर रहे थे जिसमें 6 तारे थे। इससे हाइपर लेन संकुचित हो गई और केवल छोटे जहाजों के लिए ही पार करने योग्य रह गई। अगर कोई बड़ा जहाज इससे गुजरने की कोशिश करता, उन्हें वापस सामान्य अंतरिक्ष में धकेल दिया गया था। मुझे लगता है कि यही एक और कारण है कि वे एक भाड़े के सैनिक को भेजना चाहते थे, एवी ने कहा, उसके चेहरे पर समझदारी का भाव था। स्वाभाविक रूप से यूसोन सिस्टम से प्राजान सिस्टम तक जाने के अन्य रास्ते भी थे, लेकिन उनमें अधिक घुमावदार मार्ग अपनाना पड़ता और बहुत अधिक समय लगता। एवी के ग्रह सिस्टम में मौजूदा स्थिति को देखते हुए एलायंस पुलिस के लिए अपने किसी जहाज को कई दिनों की लंबी यात्रा पर अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र में निगरानी स्टेशन की जांच के लिए भेजना लगभग असंभव था जो व्यावहारिक रूप से सभ्यता या महत्व से रहित था। हम हाइपरस्पेस से बाहर निकलने वाले हैं, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। जो मरम्मत दल भेजा गया था, वह शायद नष्ट हो गया या पकड़ा गया। पता नहीं जब हम पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा। कसांड्रा ने सिर हिलाया और अब तक जो शांत स्वभाव उसने दिखाया था, वह कई लड़ाइयों में माहिर एक अनुभवी भाड़े के सैनिक के केंद्रित स्वभाव में बदल गया। हालांकि उसने डेंड्रेस के मुख्य हथियारों के संचालन और संचालन की जिम्मेदारी एवी को सौंपी थी, लेकिन वह उसका हर संभव समर्थन करेगी। जैसे ही वे सामान्य अंतरिक्ष में पुनः प्रवेश करेंगे, ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ वाकई कोई भयानक घटना घटी थी। ये निश्चित रूप से निगरानी स्टेशन है और मैं शर्त लगा सकता हूं कि रखरखाव जहाज भी मलबे का हिस्सा है, एवी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। जहां से वे हाइपरस्पेस से बाहर निकले थे, उससे कुछ ही दूरी पर धातु और प्लास्टिक के मलबे का एक बड़ा ढेर बिखरा हुआ था। इस प्रणाली में लगभग कुछ भी नहीं था, सिवाय उन ग्रहों द्वारा छोड़ी गई धूल के बादलों के जो कभी यहाँ मौजूद थे। इससे पहले कि इस प्रणाली का तारा सुपरनोवा बन गया, इसलिए तैरते हुए स्पष्ट रूप से निर्मित पदार्थ के टुकड़े संभवतः उस एक तकनीकी उपकरण के थे जो कभी यहाँ मौजूद था। कुछ प्लेटों पर जलने के निशान दिख रहे हैं, शायद लेजर या किसी अन्य प्रकार के ऊर्जा हथियार से, कसांड्रा ने एवी को सेंसर रीडिंग के बारे में बताते हुए कहा। जब वह मलबे से संबंधित जानकारी का विश्लेषण कर रही थी, तब एवी उस कारण की तलाश में था जिसने इसे बनाया था। सबसे अधिक संभावना ये थी कि हाल ही में हुए हमले से बचने के लिए अंतरिक्ष लुटेरे यहाँ छिपे हुए थे, लेकिन एवी को ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब तरह से शांत लग रही थी। ये तो अजीब बात है, ऐसा नहीं लगता कि कोई जनरेटर, बैटरी या अन्य विद्युत प्रणाली फटी हो या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हो, लेकिन फिर भी उनमें बिजली नहीं है। एवी और कसांड्रा दोनों को ये बात बेहद अजीब लगी। स्टेशन और उस जहाज को, जो प्रसारण बंद होने पर उसकी जांच करने आया था, बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब वे किसी बड़े विस्फोट की चपेट में आ जाते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब मुख्य जनरेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है और अस्थिर हो जाता है। जिसने भी ये किया है, वो वाकई बहुत ही बारीकी से काम करता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी चीज से जहाज के ढांचे में छेद करके स्टेशन और जहाज को टुकड़े-टुकड़े कर दिया हो। एवी ने व्यू स्क्रीन को जूम करके नुकसान का बारीकी से जायजा लेते हुए कहा। कुछ पलों के लिए कसांड्रा भी एवी की तरह हैरान दिखी, फिर अचानक उसे एक दूसरे भाड़े के सैनिक से सुनी हुई कोई बात याद आ गई। देखते ही देखते उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो कांपने लगी। एवी, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। यूसन 2 के लिए वापस रास्ता तय करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें अलायंस पुलिस को यहाँ की सारी जानकारी देनी होगी। अध्याय 44 प्रसारण प्रणाली में गड़बड़ी 2। हालांकि एवी यह जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने कसांड्रा की बात मानी और तुरंत हाइपरस्पेस में फिर से प्रवेश करने और यूसन प्रणाली की ओर लौटने के लिए निर्देशांक दर्ज किए। उसे कसांड्रा की सूझबूझ और एक भाड़े के सैनिक के रूप में उसके अनुभव पर भरोसा था और वह जानता था कि अगर वह इतनी घबराई हुई है, तो यहाँ जो भी हुआ है वह निसंदेह गंभीर है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही डार्कनेस हाइपरस्पेस से बाहर निकला, मॉनिटर स्टेशन और उसे ठीक करने के लिए भेजे गए दल को नष्ट करने वाली संस्थाओं ने उन पर अपनी नजरें जमाई थी। एवी के हाइपरस्पेस में छलांग लगाने की तैयारी पूरी करने से पहले ही जहाज के सेंसरों ने दर्जनों संकेत पकड़ लिए। यानी अंतरिक्ष यान नहीं थे, क्योंकि वे बहुत छोटे थे और रीडिंग से पता चला कि तापमान इतना अधिक था कि किसी भी यान के लिए यह असंभव था, जब तक कि वहां की चपेट में न हो और विस्फोट के कारण न हो। ये चीजें क्या हैं? एवी चिल्लाया, जो स्वाभाविक रूप से उसे पास आते हुए देखकर घबरा गया था। हर दिशा से उनकी ओर चमकते हुए नारंगी रंग के गोले जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे। हर एक का व्यास लगभग 1 से 1.5 मीटर था, लेकिन सेंसरों ने दिखाया कि उनमें से प्रत्येक में एवी की भारी लेजर तोपों के विस्फोट के बराबर शक्ति थी। ये ऊर्जा जीव हैं, जो छोटे जीव हमारी ओर आ रहे हैं, वे जहाज को टक्कर मारने की कोशिश करेंगे। एक बार जब वे हमारी ढालों को भेद देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि क्या होगा। कसांड्रा ने कुछ किलोमीटर दूर तैरते हुए मलबे की ओर इशारा किया और एवी को बात समझ आ गई। ये ऊर्जा जीव ही थे जिन्होंने स्टेशन और मरम्मत दल के जहाज को तहस-नहस कर दिया था। कम से कम उनका नाम जानने से एवी को कुछ याद आया। उसने उसे अंतरिक्ष में मौजूद कुछ सबसे आम खतरों के बारे में बताया था और ये जीव, जिन्हें तकनीकी रूप से अंतरिक्ष राक्षस की श्रेणी में रखा गया था, उनमें से एक थे। उनके मूल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे अंतरिक्ष के किसी एक हिस्से से प्रकट नहीं होते थे और वे अचानक उन जगहों पर प्रकट हो सकते थे जहां वे पहले कभी नहीं थे। ये सुनकर एवी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। वह अलायंस पुलिस या ऊर्जा रूपों से निपटने में सक्षम अन्य भाड़े के सैनिकों से मदद मांगना चाहता था। बेशक इसका मतलब कम से कम 2 घंटे तक इस लुका-छिपी के खेल को खेलना होता, लेकिन उससे भी कुछ राहत तो मिलती। अब उनके बचने का एकमात्र मौका था कि वे पीछा करने वालों को किसी तरह मार गिराएं या उनसे बच निकलें। दोनों ही विकल्प कहने में आसान थे, करने में मुश्किल। पकड़े जाने से बच निकलने के बाद एवी का पीछा ऊर्जा रूपों की एक कतार कर रही थी। उसने 2-3 बार अपनी पिछली तोपों से उन पर गोले दागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोले किसी चीज से टकराते भी थे तो ऊर्जा जीवों से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी से छर्रे भाप बनकर उड़ जाते थे। जैसा कि कसांड्रा ने उसे बताया था, भौतिक गोले लगभग बेकार थे। रुको, उनमें से एक तो अभी गायब हो गया, एवी ने कहा, अपने शॉर्ट रेंज सेंसर पर एक रीडिंग गायब होते हुए देखकर। लगता है निशाना सही लगा होगा। मैंने सुना है कि उन जीवों के छोटे क्रिस्टलीय कोर होते हैं जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है। अगर उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया जाए तो वे मर जाते हैं। इस नई जानकारी के कारण एवी को अधिक आत्मविश्वास आया और उसने अपनी तोपों से गोलियों का निशाना ऊर्जा जीवों तक पहुंचने से ठीक पहले लगाया। ये तरीका उन पर सीधे गोले दागने से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुआ, लेकिन फिर भी वह इस तरह से हर 4-5 शॉट में केवल एक को ही मार गिरा पाया।
गोला बारूद की सीमित आपूर्ति के कारण एवी के पास उन सभी ऊर्जा जीवों को खत्म करने से पहले ही गोला बारूद खत्म हो जाएगा। ऑटो टरेट से उनके कोर पर निशाना साधना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब तो बस लेजर तोपें और प्लाज्मा लॉन्चर ही बचे हैं। ये दोनों ही उतने असरदार नहीं होंगे, लेकिन यही एक उपाय है जो मैं कर सकता हूं। कसारडा को चेतावनी देने के बाद की सफर और भी मुश्किल होने वाला है। एवी ने उस द्वारा सिखाए गए कुछ करतब दिखाने के लिए एटीट्यूड एडजस्टमेंट सिस्टम मैनुअल कंट्रोल तुरंत चालू कर दिया। बिना किसी चेतावनी के डार्कनेस पूरी तरह घूम गया ताकि उसका अगला हिस्सा उनका पीछा कर रहे ऊर्जा जीवों की ओर हो जाए। इस अचानक पैंतरेबाजी से एवी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने ट्रिगर दबाकर अपनी आगे की भारी लेजर तोपों से अधिकतम गति से फायर कर दिया। अध्याय 45 ऊर्जा जीवों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष। नेदरलैंड के व्यू स्क्रीन पर लाल प्रकाश की किरणें चमकते हुए नारंगी गोलों के झुंड की ओर तेजी से बढ़ी, जो उनकी ओर उड़ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 एवी ने अपने भारी लेजर तोपों से एक ऊर्जा जीव को गिराने के लिए आवश्यक विस्फोटों की गिनती की। अब तक कुल संख्या 3 से 6 के बीच थी, जिनमें से सेंसर द्वारा अधिक शक्ति वाले जीवों को अधिक प्रहार झेलने की क्षमता दिखाई गई थी। चेफ तैनात कर रहे हैं। जैसे ही एवी पर हमला होने वाला था, कसांड्रा ने अपने कंसोल पर एक बटन दबाया और नेदरलैंड के दोनों ओर के डिब्बों से कई छोटे उपकरण बाहर निकले। सामान्यतः ये चेफ दुश्मन के लक्ष्यीकरण प्रणालियों को बाधित करने के लिए होते थे, लेकिन इस मामले में इनका उपयोग ऊर्जा जीवों के गठन को तोड़ने के लिए एक प्रलोभन के रूप में किया जा रहा था। वे स्वाभाविक रूप से किसी भी विद्युत संकेतों की ओर आकर्षित होते थे और चेफ उनके लिए एक आकर्षक भोजन बन गए। निस्संदेह डाउनप्लेस कहीं अधिक शक्ति उत्पन्न कर रहा था, इसलिए अधिकांश ऊर्जा जीव उसका पीछा करते रहे, लेकिन कम से कम 2 दर्जन क्षण भर के लिए अलग हो गए और एवी को दूर जाने के लिए आवश्यक स्थान मिल गया। जब उसने उनसे पर्याप्त दूरी बना ली, तो उसने तेजी से अपने जहाज को घुमाया और गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जब तक कि ऊर्जा जीवों का सैलाब कम होने लगा। इस पूरी लड़ाई के दौरान एवी वास्तव में कसांड्रा के समर्थन के लिए आभारी था। उसकी सहायता के बिना उसका सारा ध्यान केवल जीवित रहने की कोशिश में ही लगा रहता। वह कभी भी पलटवार नहीं कर पाता। जब वह ऊर्जा जीवों से आगे रहने के लिए लघु श्रेणी सेंसरों पर नजर रख रहा था और अपनी पूरी शक्ति से जहाज चला रहा था, तब कसांड्रा आसपास के वातावरण पर नजर रख रही थी और उसे घेरने से बचने के लिए आवश्यक मार्ग की योजना बना रही थी। फिर हमलावरों का ध्यान भटकाने के लिए चेफ और अन्य वस्तुओं को तैनात करके सहायता प्रदान करने में उसका सटीक समय था। वह जो कुछ भी कर रही थी, उसे एवी को उड़ने और निशाना लगाने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल रहा था। उसे किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लगभग 20 मिनट तक चले इस जानलेवा खेल के बाद ऊर्जा से चलने वाले जीवों में से कुछ ही बचे थे। उन दोनों पर बड़े भारी बोझ के बावजूद एवी और कसांड्रा का गहन ध्यान बना रहा और वे लगभग अपनी मुश्किल से बाहर निकल चुके थे। फिर भी उनकी राहत क्षणिक थी। एक और भी बड़ा खतरा तेजी से नजदीक आ रहा था। मुझे 4 और सिग्नल मिल रहे हैं और वे बहुत बड़े हैं, कसांड्रा ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। जैसे ही एवी को अपने सामने कंसोल पर व्यू देखने का मौका मिला, उसने जो देखा उसे उसका चेहरा पीला पड़ गया। 4 और ऊर्जा रूपी जीव जो उनका पीछा कर रहे छोटे जीवों से 100 गुना से भी अधिक बड़े थे, सिस्टम में तेजी से निचले की ओर बढ़ रहे थे। घबराहट महसूस करते हुए एवी ने कुछ हद तक लापरवाही से बचे हुए कुछ छोटे ऊर्जा रूपों पर हमला कर दिया ताकि उन्हें खत्म कर सके। उसे उम्मीद थी कि उसे हाइपरस्पेस में जाने और भागने का रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। दुर्भाग्य से मध्यम आकार के ऊर्जा रूपी जीव से इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाले थे। अपने छोटे साथियों के विपरीत जो केवल चीजों से टकराकर हमला कर सकते थे, वे अपने शरीर के टुकड़ों को प्रोजेक्टाइल के रूप में दागने में सक्षम थे। नारंगी प्रकाश के गोले उसकी ओर उड़ते हुए आए और एवी को हमलों से बचने के लिए हाइपरस्पेस में छलांग को रोकना पड़ा। वाह, और वे अपने साथ और छोटे दोस्त भी ले आए हैं। एवी बड़बड़ाया। 4 मध्यम ऊर्जा रूपों के पीछे छोटे जीवों का एक और झुंड था। वे पहले समूह जितने तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बड़ा खतरा बनने के लिए काफी थे। जैसे ही छोटे ऊर्जा जीव एवी का पीछा करते हुए उसके कवच पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मध्यम आकार के जीवों ने उस पर लगातार बरसाना शुरू कर दिया। इस समय हर हमले से बचना नामुमकिन हो गया था और डार्कनेस के कवच धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे थे। फिर भी एवी और कसांड्रा ने हार नहीं मानी थी। दोनों मिलकर अपनी हर तरकीब आजमा रहे थे और डार्कनेस के सभी हथियारों से हमला कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद उन्हें अपनी सुरक्षा को फिर से भरने के लिए अपने 3 शील्ड से इनमें से पहले का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मतलब था कि मौजूदा रफ्तार से उनके पास नष्ट होने से पहले लगभग आधा घंटा और था। रास्ता खुला है, जाओ। जाहिर है एवी और कसांड्रा बिना किसी योजना के इधर-उधर नहीं उड़ रहे थे। असली खतरों की ओर बढ़ने से पहले उन्हें छोटे जीवों को दूर भगाना और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना जरूरी था। थ्रस्टर्स को पूरी शक्ति देते हुए एवी ने जहाज को घुमाया और उन 4 मध्यम आकार के ऊर्जा जीवों की ओर तेजी से बड़ा जोन पर एक तरफ हमला कर रहे थे। अपनी गति बनाए रखने के लिए उसे अपना रास्ता बार-बार बदलना पड़ा और कई बार ऊर्जा विस्फोटों से सीधा प्रहार झेलना पड़ा। डार्कनेस की ढालें खतरनाक गति से कम होती जा रही थी, लेकिन उन अत्याचारी राक्षसों पर पलटवार करने के लिए सब आवश्यक था जो उन्हें चीर फाड़कर अलग करने की कोशिश कर रहे थे। लो, तुम इसे खा लो। टॉर्पीडो लॉन्चर तैयार करके एवी ने अपने 3 बचे हुए फिजिक्स टॉर्पीडो में से एक दाग दिया। लॉन्च होते ही वह तुरंत दाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके उड़ गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके पीछे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और 4 मध्यम ऊर्जा वाले जीव साथ ही डार्कनेस का पीछा कर रहे अधिकांश छोटे जीव भी नष्ट हो गए। वे जलकर खाक हो गए। विस्फोट वाकई इनके खिलाफ कारगर है, एवी ने हैरानी जताई। जहाज पर मौजूद अन्य हथियार प्रणालियों से ऊर्जा जीवों को मार गिराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन सिर्फ एक फिजिक्स टॉर्पीडो ही उन सभी को लगभग खत्म करने के लिए काफी था। 1 मिनट से भी कम समय में एवी ने अपने लेजर तोपों से बचे हुए छोटे जीवों को भी नष्ट कर दिया और फिलहाल प्राजान प्रणाली में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि जब मैं अलायंस पुलिस से उस टॉर्पीडो के लिए मुआवजा मांगूंगा तो वे कितने नाराज होंगे? खैर, मुझे लगता है कि उनके लेखा विभाग में कोई ना कोई तो आपसे नफरत करने ही वाला है। कसांड्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। इस हल्के फुल्के मजाक ने उस भीषण जानलेवा लड़ाई से पैदा हुए तनाव को कम करने में मदद की, जिससे वे अभी बच कर निकले थे। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। डार्कनेस की लंबी दूरी के सेंसरों ने जल्द ही उनकी ओर आती हुई एक विशाल ऊर्जा सिग्नेचर का पता लगा लिया। पहले सिस्टम के न्यूट्रॉन तारे के पास स्थित होने के कारण इसका पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब वह भयानक ऊर्जा जीव जो दूसरों को नियंत्रित कर रहा था, अपने साथियों के नष्ट होने के बाद प्रकट हो रहा था। राहत की बात यह थी कि यह विशालकाय राक्षस अभी भी उनसे बहुत दूर था। एक पल भी इंतजार किए बिना एवी ने जहाज को हाइपरस्पेस में प्रवेश करने के लिए तैयार किया और इस बार वे प्राजान सिस्टम में मौजूद असली खतरे के आने से पहले ही बच निकलने में कामयाब हो गए। अध्याय 46 संभावित परिणाम की योजना बनाना। जैसे ही हाइपरस्पेस की झिलमिलाती रोशनी ने उन्हें घेर लिया, एवी और कसांड्रा का तनाव पल भर में गायब हो गया। दोनों अपनी कुर्सियों पर ऐसे धंस गए मानो उन्हें जकड़े रखने वाली कोई डोर कट गई हो। एक बेहद भयावह लड़ाई के बाद जो आसानी से जानलेवा हो सकती थी, वे बच निकलने में कामयाब हो गए थे। मैं फिर कभी उस दौर से नहीं गुजरना चाहता, एवी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मैं भी, कसांड्रा ने सहमति में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाल ही में समुद्री डाकुओं के सफाई के बाद ये दूसरी बार था जब उन्हें भारी गोलाबारी के बीच दुश्मनों के झुंड से लड़ना पड़ा था। लेकिन इस बार उनकी मदद के लिए कोई सहयोगी या बैकअप नहीं था। हालात वाकई कुछ समय के लिए बहुत खराब हो गए थे। प्राजान सिस्टम में अभी भी मंडरा रहे विशाल ऊर्जा जीव के बारे में भी चिंता थी। ऐसे जीव को यूं ही रहने नहीं दिया जा सकता था। भले ही यह अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र में था जहां बहुत कम आवागमन होता था, भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल था। संभव है कि यह अंततः ह्यूस्टन प्रणाली तक पहुंच जाए और वहां तबाही मचा दे। कासिंड्रा, तुम्हें क्या लगता है कि अलायंस पुलिस कैसे प्रतिक्रिया देगी? मुझे वास्तव में नहीं पता कि वे इस तरह के राक्षसों से कैसे निपटते हैं। एवी ने अपनी साथी से सलाह लेने के लिए पूछा, क्योंकि उसे अधिक अनुभव था। मैंने पहले कभी ऊर्जा जीवों से सामना नहीं किया है, इसलिए मुझे जो कुछ भी पता है वह सब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे तुरंत एक हमलावर दल बनाकर उस बड़े जीव का शिकार करने की कोशिश करेंगे जिसे हमने देखा था। मैं निश्चित नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि उसे रानी की श्रेणी में रखा गया है। यह अपने शरीर के हिस्सों को अलग करके उन छोटे और मध्यम आकार के जीवों को पैदा कर सकती है जिनसे हमने लड़ाई की थी। इसलिए भले ही हमने उनमें से कई को नष्ट कर दिया हो, अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए तो ये प्रजनन करता रहेगा। ये स्पष्टीकरण सुनकर एवी का चेहरा और भी बिगड़ गया। वह दानव एक टिक-टिक करता टाइम बम था जो पर्याप्त समय मिलने पर एक बड़ा खतरा बन सकता था। हालांकि यूसुन सिस्टम से प्राजान सिस्टम तक का एकमात्र सीधा रास्ता छोटे जहाजों के लिए ही सुलभ था। एलायंस पुलिस के पास केवल कुछ हल्के लड़ाकू विमान थे जिनमें हाइपरड्राइव लगे थे। उनके सीमित छोटे जहाजों में से अधिकांश उनके भारी क्रूजरों में डॉक किए गए थे और उनमें कुछ ऐसी प्रणालियों की कमी थी जिनकी देखभाल उनके मुख्य जहाज द्वारा की जाती थी जहां वे आमतौर पर रहते थे। क्या आपको लगता है कि वे हमसे तुरंत वापस लौटने और उनके द्वारा जुटाई जा सकने वाली किसी भी सेना के साथ लड़ने के लिए कहेंगे? मुझे लगता है कि इसकी संभावना अधिक है, खासकर ये देखते हुए कि हमने ऊर्जा जीवों के खिलाफ प्रभावी हथियारों के बिना भी कितनी अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। जब एलायंस पुलिस एक स्ट्राइक स्क्वाड बना सकती है, वे शायद चाहेंगे कि हम भी इसका हिस्सा बने। एवी को पहले से ही इसका अंदाजा था। चूंकि एलायंस पुलिस के पास इस खतरे से निपटने के लिए तुरंत जुटाने लायक सीमित कर्मी थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे यूसुन सिस्टम में मौजूद भाड़े के सैनिकों से और अधिक बल मांगेंगे। सौभाग्य से समुद्री डाकुओं पर हुए बड़े छापे के बाद भी उनमें से काफी संख्या में सैनिक बचे हुए थे। कुछ हफ्तों में उनमें से अधिकांश शायद अधिक काम वाले स्थानों पर चले जाएंगे, लेकिन अभी उनमें से अधिकांश अपनी हालिया अमेरिकान ले रहे थे।
मैं उनसे दोबारा नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मुझे लगभग निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। एवी ने अलायंस पुलिस के आने वाले अनुरोध की कल्पना करते हुए सोचा। स्वाभाविक रूप से उसे मना करने का अधिकार था, आखिर वह एक स्वतंत्र भाड़ी का सैनिक था, हालांकि ऐसा करना भविष्य में उसके लिए मुसीबत बन सकता था। अलायंस पुलिस वह संगठन था जो भाड़ी के सैनिकों के संगठन को सबसे अधिक अनुरोध भेजता था और आमतौर पर उनके द्वारा दिए जाने वाले कामों में सबसे अच्छी शर्तें और वेतन होता था। सीधे अनुरोध को ठुकराकर उन्हें नाराज करना ट्रेनिंग के एक अच्छे स्रोत को खोने का आसान तरीका था। और एवी को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि यूसन सिस्टम में किसी के पास उससे बेहतर छोटा पोत होगा। लगभग 100% संभावना थी कि उसे रानी ऊर्जा जीव को नष्ट करने के लिए हमलावर दल में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। फिर भी अगर उसे सीधे तौर पर कहा जाता तो इसका मतलब था कि उसके पास सौदेबाजी की अधिक शक्ति थी। वह अलायंस पुलिस के साथ बेहतर शर्तें रख सकता था और ज्यादा वेतन और शायद कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त कर सकता था। कासंड्रा, क्या तुम मुझे ये सोचने में मदद करोगी कि हमें क्या मानना चाहिए? उसके चेहरे पर लगभग क्रूरता का भाव था। उसने एवी को उन रियायतों के बारे में सोचने में मदद की जिन पर अलायंस पुलिस को सहमत होना होगा यदि वे चाहते हैं कि वे दोनों वापस जाकर उस राक्षस से लड़ें। जब डार्कलेस अंततः हाइपरस्पेस से बाहर निकलकर यूसन सिस्टम में वापस आया तो एवी ने तुरंत अलायंस पुलिस को एक संदेश भेजा। पहले तो सिर्फ एक निचले दर्जे के अधिकारी ने जवाब दिया, लेकिन जब उसने बताया कि वह भी अभी प्राजान सिस्टम की जांच करके लौटा है और उसने जो डेटा पाया है वह भेज दिया है, तो दूसरी तरफ से आई व्यक्ति ने हल्लाते हुए कहा कि उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी है। जैसे ही एवी यूसन 2 के करीब पहुंचा, 15 मिनट से कुछ ज्यादा इंतजार के बाद उसे आखिरकार जवाब मिला। जाहिर है किसी ऊंचे पद के अधिकारी से बात करने में थोड़ा समय लग गया था। मैं डिप्टी चीफ बोल रहा हूं, मैं पहले ये पक्का करना चाहता हूं कि आपने जो जानकारी भेजी है वह कोई मजाक तो नहीं है। एवी यह सुनकर हैरान रह गया कि सिस्टम के सबसे बड़े अधिकारी ने उसके संदेश का जवाब दिया है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये बात कुछ हद तक समझ में भी आई। मुझे डर है कि यह पूरी तरह सही है। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है और न तो मेरे पास और न ही मेरे साथी के पास डेटा में हेरफेर करने का कोई कौशल कारण है। ठीक है, अच्छा काम किया। इस मिशन के लिए आपका वेतन 2 दिनों में पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगा और संभवतः जल्द ही आपके लिए एक और अनुरोध आएगा। तब तक तैयार रहें। अध्याय 47 पुनः तैयारी। डिप्टी चीफ द्वारा प्रसारण समाप्त करने के तुरंत बाद अलायंस पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने एवी से संपर्क किया और उनसे रानी ऊर्जा जीव को समाप्त करने के लिए भेजे जाने वाले एक उन्मूलन दस्ते में शामिल होने का अनुरोध किया। मैं समझता हूं लेफ्टिनेंट फ्रांसिया, हालांकि मेरा पोत ऊर्जा जीवों से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है। यदि मुझे इन जीवों को समाप्त करने के इस मिशन में शामिल होना है तो मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। एवी ने उन सभी चीजों की सूची बनाई जो उसने और कसांड्रा ने ऊर्जा जीवों के साथ युद्ध में वापस जाने की स्थिति में मांगी थी। कॉल की दूसरी ओर लेफ्टिनेंट फ्रांसिया स्पष्ट रूप से अधिकाधिक असंतुष्ट होते जा रहे थे। अंततः एक जोरदार आग के साथ एवी की अधिकांश मांगों को मान लिया। समुद्री डाकुओं के हमले और प्राजान सिस्टम में उनके हालिया अभियान के बाद ये स्पष्ट था कि वह सेक्टर के सबसे शक्तिशाली भाड़ी के सैनिकों में से एक थे, भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो। पिछली समुद्री डाकुओं की घुसपैठ से भी बदतर संकट की आशंका को देखते हुए अब छोटी-मोटी बातों की चिंता करने का समय नहीं था। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार रखूंगी। सैन्य हैंगर में जाए, वहां आपके अनुरोधित सामान स्थापित कर दिए जाएंगे। एक हताश भरते हुए लेफ्टिनेंट फ्रांसिया ने कॉल काट दी। अपनी सफल बातचीत के बाद एवी और कसांड्रा दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। 30,000 क्रेडिट और साथ ही जितने ऊर्जा जीवों को हम मार गिराएंगे उसके लिए बोनस भी। आज तो अच्छी कमाई होने वाली है, एवी ने कहा हालात से खुश होकर। साथ ही वे हमें कुछ और प्रभावी हथियार प्रणालियां उधार देंगे और एक बार फिर हमारे गोला बारूद का भुगतान करेंगे। इस बार तो हमें सचमुच शाही मेहमाननवाजी मिल रही है। कसांड्रा ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। चूंकि उन्हें वैसे भी वापस जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और अलायंस पुलिस द्वारा सीधे अनुरोध किए जाने से उन्हें अपने उस बेबस ग्राहक का फायदा उठाने का मौका मिल गया जिसे उनकी युद्ध क्षमता की जरूरत थी। बेशक दी गई रियायत के कारण अलायंस पुलिस स्वाभाविक रूप से बदले में प्रभावशाली परिणामों की उम्मीद कर रही थी। अगर एवी और कसांड्रा उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें शायद फिर कभी अलायंस पुलिस से ऐसे महत्वपूर्ण काम नहीं मिलेंगे। एक भाड़ी के सैनिक की प्रतिष्ठा उसके जहाज जितनी ही महत्वपूर्ण थी और यह एवी के लिए खुद को एक कुशल लड़ाकू के रूप में स्थापित करने का मौका था जिस पर अलायंस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात बल भी भरोसा कर सके। कुछ मिनटों के बाद डार्कलेस को उस हैंगर में डॉक करने की अनुमति मिल गई जो आमतौर पर केवल सैन्य वाहनों के लिए आरक्षित होता था। अलायंस पुलिस के साथ हुए समझौते के तहत एवी के पोत को ऐसे हथियारों से लैस किया जाना था जो ऊर्जा आधारित जीवन रूपों से लड़ने के लिए बेहतर अनुकूल हो। लगभग इसी समय कसांड्रा ने अपना टर्मिनल एवी को दिखाया। प्रतीक्षा करते समय वह जानकारी जुटा रही थी और उसे पता चला कि ऊर्जा जीव रानी पर हमले के लिए एक आपातकालीन मिशन मशीनरी एसोसिएशन की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। सिर्फ 20 घंटे, वाह, वे इसे जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एवी ने टिप्पणी की। खैर, यह उस तरह की समस्या है जो जितनी देर तक बनी रहती है उतनी ही बदतर होती जाती है। उस रानी को पर्याप्त समय दिया जाए तो उसकी सेना इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेगी। मैंने अतीत की ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां ऊर्जा जीवों के एक विशाल झुंड को खत्म करने के लिए 1000 से अधिक क्रूजर वाले विशाल बेड़ों की आवश्यकता पड़ी थी जिन्हें कई वर्षों तक बढ़ने का मौका दिया गया था। इन चीजों को शुरुआत में ही खत्म करना सबसे अच्छा है। यदि उनका प्रारंभिक हमला विफल हो जाता है तो अलायंस पुलिस को ऊर्जा जीवों को पार करने के लिए अपने बड़े जहाजों को भेजना पड़ेगा। यूसन सिस्टम निकटतम आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण अधिकांश बल वहां तैनात अलायंस पुलिस से ही आएंगे। इससे सिस्टम की सुरक्षा में एक और खामी आ जाएगी और खदेड़े गए समुद्री लुटेरे वापस घुसपैठ कर सकेंगे। निस्संदेह इससे जनमत को भारी झटका लगेगा और इस क्षेत्र के उद्योग भविष्य के हमलों के डर से अपने आकार को कम कर देंगे या पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए वे एवी और कसांड्रा की शर्तों पर सहमत होने को तैयार थे। वे सैन्य अधिकारी वाकई बहुत तेजी से काम करते हैं। व्यू स्क्रीन से एवी ने देखा कि कई भारी मशीनें डेंटलेस के मौजूदा हथियार प्रणालियों को हटाने और उसमें नई प्रणालियां लगाने के लिए इधर-उधर घूम रही थी। सौभाग्य से स्टॉलिंग कॉप अलायंस पुलिस के शीर्ष ठेकेदारों में से एक थी और उनके जहाजों का आमतौर पर मॉड्यूलर डिजाइन होता था जिससे कुछ हिस्सों को आसानी से बदला जा सकता था। उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक का उपयोग करने वाला एक प्रायोगिक जहाज होने के बावजूद डेंटलेस अभी भी कंपनी के सामान्य डिजाइन का पालन करता था, जिससे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लगभग निर्बाध रूप से बदलाव संभव हो पाता था। मुझे अभी खबर मिली है कि वे चाहते हैं कि हम उनके द्वारा अभी लगाए गए एमबी ब्लास्टर का निदान करें। कसांड्रा ने अपने टर्मिनल पर भेजे गए संदेश को पढ़ते हुए कहा। सामान्य स्वचालित बुर्ज के स्थान पर एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय पल्स हथियार जिसे आईडीएमपीएम के साथ कहा जाता है स्थापित किया गया था। यह एक अत्याधुनिक मॉडल था और पूरे सिस्टम में इसके कुछ ही नमूने मौजूद थे। जाहिर तौर पर यह एकमात्र हथियार था जो वर्तमान में यहाँ की अलायंस पुलिस के पास था। निदान पूरा होने और कोई समस्या न पाए जाने के बाद अगले 2 हथियार प्रणालियों को जहाज पर लगाया गया। इस बार 2 प्लाज्मा लॉन्चरों को बदला गया। ऊर्जा जीवों के विरुद्ध ये लॉन्चर ज्यादा उपयोगी नहीं थे क्योंकि राक्षसों के कोर पर सीधे प्रहार करने से ही उन्हें कोई वास्तविक क्षति पहुंचती थी। उनके आकार और गति को देखते हुए किसी अराजक युद्ध के बीच में उन पर सटीक प्रहार करना लगभग असंभव था। डेंटलेस के सभी सामान्य हथियारों में से इन दोनों ने सबसे कम दुश्मनों को मार गिराया था। इसके स्थान पर 2 मिसाइल पॉड लगाए जाने थे। इससे गोला बारूद की लागत और वजन दोनों बढ़ेंगे, साथ ही लगभग सारा कार्गो स्पेस भी भर जाएगा, लेकिन आने वाले युद्ध में यह आवश्यक मारक क्षमता होगी। ठीक है, हमें बाहर जाकर अपने नए हथियारों का परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम पर उनका निवेश सही निर्णय था। कसांड्रा ने कुशलतापूर्वक संचार संभालते हुए कहा। अध्याय 48 युद्ध के लिए तैयारी। यहाँ वाकई अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। अलायंस पुलिस से उधार लिए गए नए हथियार प्रणालियों का परीक्षण करने के बाद एवी और कसांड्रा प्राजान सिस्टम की ओर जाने वाली स्ट्राइक टीम के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे। इस दल का अधिकांश हिस्सा भाड़े के सैनिकों से बना था जो एक और बड़ी कमाई की तलाश में थे। हाल ही में समुद्री डाकुओं के सफाई ने उनमें से अधिकांश की जेबें भर दी थी और वे दूसरे दौर के लिए भी तैयार थे। हालांकि इस बार उनका सामना अपराधियों के बजाय ऊर्जा जीवों से था। फिर भी अलायंस पुलिस संबंधित लड़ाकों के एक समूह को बिना किसी दिशा निर्देश के यूं ही जाने देने वाली नहीं थी। बड़ी भाड़ी की सेनाओं में समन्वय की कमी होती है और हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अतिरिक्त हत्यार करने या दिखावा करने के लिए खतरनाक करतब दिखाने को तैयार रहते हैं। यहीं पर अलायंस पुलिस के इस क्षेत्र के साथ शीर्ष पायलटों की भूमिका सामने आई। उनमें से प्रत्येक को बेड़े के सबसे शक्तिशाली छोटे जहाज दिए गए थे और उन्हें उन 7 दस्तों की कमान संभालने का आदेश दिया गया था जिनमें भाड़ी के सैनिकों को तैनात किया गया था। बेशक सभी सैन्य जहाजों का डिजाइन एक जैसा था और उन्हें आसानी से एक ही संगठन का हिस्सा माना जा सकता था, लेकिन भाड़ी के सैनिकों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। एक ही मूल मॉडल वाले जहाज भी उनके अनुकूलन के आधार पर दिखने में बहुत अलग हो सकते थे। खैर, मैं कहूंगी कि लगभग 60 से 70% भाड़ी के सैनिकों को आकर्षक और चमकीले डिजाइन पसंद है। हम जैसे लोग जो सादे रंगों से संतुष्ट हैं वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। कसांड्रा ने एवी द्वारा व्यू स्क्रीन के माध्यम से देखे जा रहे जहाजों की पंक्तियों पर उदासीनता से नजर डालते हुए कहा। उनमें से कई के पतवार चमकीले थे और कुछ पर तो कलाकृति के बड़े-बड़े टुकड़े विचित्र थे। विशेष रूप से एक जहाज के किनारे पर कम कपड़ों वाली महिला की आकृति बनी हुई थी। निस्संदेह ये वास्तव में महिलाओं को दूर रखने के लिए था। जल्दी ऑपरेशन शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे थे। इस समय तक मिशन के लिए साइन अप करने वाले कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी पहुंच चुके थे। हम लगभग 200 हैं। क्या आपको लगता है कि यह काफी होगा?
उम्मीद तो यही है। वह रानी देखने में बड़ी लग रही थी, लेकिन मैंने जो पुराने रिकॉर्ड देखे हैं, उनके अनुसार वह वास्तव में छोटी है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी रानी जो लंबे समय तक किसी की नजर में नहीं आई और जिन्हें बढ़ने का समय मिल गया, वे एक छोटे से चंद्रमा के आकार तक पहुंच गईं। एवी ने ऐसे विशालकाय जीव की कल्पना मात्र से ही सिहरन महसूस की, जिसका उन्होंने सामना किया था। वह पहले से ही ह्यूस्टन 2 के आधे आकार का था, एक ऐसा स्टेशन जिसमें लगभग 6 लाख लोग रहते थे, फिर भी वह अपनी प्रजाति के लिए एक शिशु के समान थी। वहां स्थापित निगरानी स्टेशन न होता तो शायद ये घटना अनगिनत प्रणालियों को तबाह करने से पहले वर्षों तक छिपी रहती। एवी और कसांड्रा की बातचीत जारी थी कि तभी उन्हें अपने दस्ते के प्रभारी अधिकारी का संदेश मिला। मैं कैप्टन एस हूं, दस्ते 1 का नेता और इस अभियान का समग्र कमांडर। उड़ान सिंक्रोनाइजेशन शुरू करें और 5 मिनट में प्रकाश की गति से यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएं। आदेश मिलते ही आराम कर रहे सभी भारतीय सैनिकों ने अपने जहाजों को चालू किया और प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। सब कुछ हो जाने के बाद एवी ने हिचकिचाते हुए अपने टर्मिनल की ओर देखा। आने के बाद से ही वह अपनी मां से संपर्क करके अपने पिता के हाल जानना चाहता था। फिर भी एवी ने अब तक ऐसा नहीं किया था। हालांकि इसकी संभावना कम थी, लेकिन हो सकता है कि अभियान सफल हो जाए और जिस व्यक्ति ने उसे पाला पोसा हो, वह जल्दी ही इस दुनिया से चला जाए। अगर उसे अभी ऐसी बुरी खबर मिलती, तो आने वाली लड़ाई में उसके प्रदर्शन पर इसका निश्चित रूप से असर पड़ता। फिर भी जानकारी न होने से भी अपनी चिंताएं थी। मैं समझती हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि वापस आने तक इंतजार करो। तब तुम अपने माता-पिता को अपनी सफल नौकरी की खुशखबरी सुना सकते हो। बस भविष्य में होने वाले अपने सुखद मिलन की कल्पना करो और आने वाली लड़ाई में सुरक्षित रहकर उन्हें गर्व महसूस कराने पर ध्यान दो। कासंड्रा ने एवी की घबराहट कम करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। शुक्र है, उसके पास होने से उसे शांत होने में मदद मिली। अंतरिक्ष राक्षसों के झुंड से लड़ाई में उतरने से पहले उसका ध्यान कहीं और भटकना केवल एक भटकाव ही होता। एक गहरी सांस लेकर एवी ने आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार किया और अपनी प्रकाश गति ड्राइव शुरू की। कुछ ही सेकंड बाद डांटलेस और लगभग 200 अन्य यान जो ऊर्जा जीवों का शिकार करने के लिए निकले थे, प्रकाश की लकीरों में बदल गए। जब वे हाइपरस्पेस लेन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो प्रत्येक दस्ता एक-एक करके क्रम से अंदर गया। इसका मतलब था कि एवी सबसे पहले जाएगा और उस समूह का हिस्सा होगा जिसे प्राजान सिस्टम में पहुंचने पर अपनी स्थिति सुरक्षित करनी होगी। और अब हम इंतजार करते हैं, कैसेंड्रा कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोली। मंजिल तक पहुंचने में अभी भी उन्हें करीब 50 मिनट का सफर तय करना था। पिछली बार जो हुआ उसे देखते हुए तुम काफी शांत हो, एवी ने थोड़ा तनाव भरे लहजे में कहा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तुम पर और इस जहाज पर पूरा भरोसा है कि हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। पिछली बार हम पूरी तरह अकेले थे और हमारे पास लड़ने के लिए उतने अच्छे हथियार भी नहीं थे। उसकी तुलना में ये सफर तो बहुत आसान होगा। एवी को उस पर और डांटलेस पर उसके भरोसे से थोड़ा भावुक महसूस हुआ। वह लगभग 1 सप्ताह से ही उसके दल की सदस्य थी, फिर भी दोनों काफी करीब आ गए थे। इतना कि एवी कभी-कभी हैरान हो जाता था। कुछ समय पहले तक वह सिर्फ एक बत्तीसवां कबाड़ बीनने वाला था और अब वह एक खूबसूरत और अनुभवी सह पायलट के साथ एक उभरता हुआ अंतरिक्ष भाड़ी का सैनिक था। कुछ महीने पहले तक उसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय 49 राक्षस शिकार। जैसे ही स्क्वाड 1 हाइपरस्पेस से बाहर निकला, वे चारों ओर फैल गए और ऊर्जा जीवों के लिए पूरी तरह सतर्क हो गए। एवी की नजर व्यू स्क्रीन और शॉर्ट रेंज रडार दिखाने वाली खिड़की पर टिकी हुई थी, जबकि कसांड्रा हमेशा की तरह संचार संभाल रही थी और डिस्प्ले लॉन्ग रेंज सेंसर की जांच कर रही थी। ऊर्जा जीवों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 28 अंतरिक्ष यानों को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। हमारे दुश्मन आ रहे हैं, जाने का समय आ गया है। वाह, चलो उन्हें उड़ा देते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। अरे, अपनी संरचना मत तोड़ो, हमें इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना होगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रूप से हाइपरस्पेस से बाहर निकल सकें। जैसे ही कुछ जोशीले भाड़ी के सैनिक आने वाले ऊर्जा जीवों की ओर तेजी से बढ़ने लगे, कैप्टन ने उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए आदेश दिए। यह कोई अराजक लड़ाई नहीं थी, इस प्रणाली में फैले राक्षसों को नष्ट करने के लिए सटीकता और टीम वर्क आवश्यक होने वाला था। सौभाग्य से दुश्मनों की पहली लहर में लगभग 100 छोटे ऊर्जा जीव ही थे। बेशक यह एक या दो जहाजों के लिए बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन 28 अनुभवी लड़ाकू विमानों के तैयार रहने से वे कोई खास खतरा नहीं थे। अब देखते हैं ये चीज क्या कर सकती है, एवी ने कहा और आईआईएमपीएम के साथ को चालू कर दिया। बड़ा ब्लास्टर डॉनलेस के ऊपरी हिस्से से बाहर निकला, जहां आमतौर पर ऑटो टरेट होता था, और एवी ने नियंत्रणों का अभ्यास करते हुए इसे तेजी से घुमा लिया। निशाना लगाना आसान और पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील पाकर उसने आने वाले ऊर्जा जीवों में से एक पर गोली चला दी। एवी ने देखा कि हथियार के बैरल से एक तेज गति से चलने वाला विद्युत आवेश चला निकला। यह उसके लेजर तोपों से निकले गोले की तुलना में थोड़ा धीमा था, लेकिन फिर भी भौतिक प्रक्षेपण और प्लाज्मा से कहीं अधिक तेज था। जब ऊर्जा का विघटनकारी छल्ला छोटे ऊर्जा जीव से गुजरा, तो उसका गोलाकार रूप पूरी तरह से गायब होने से पहले तुरंत विकृत होने लगा। जो कुछ बचा था वह संगमरमर के आकार का एक क्रिस्टलीय कोर था जिसे प्राणी का असली रूप माना जा सकता था। मैंने इसे नक्शे पर चिह्नित कर दिया है ताकि हम युद्ध के बाद इसे उठा सकें। जब मैं इन चीजों पर शोध कर रही थी, तब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इनके अक्षुण कोर इतने मूल्यवान होंगे। कसांड्रा ने कहा, उसकी आंखें भविष्य के लाभ की चमक से दमक रही थीं। उसने ऑनलाइन जो जानकारी प्राप्त की थी, उसके अनुसार ऊर्जा जीवों के कोर अक्सर उच्च श्रेणी के जनरेटर और अन्य विद्युत प्रणालियों में उपयोग किए जाते थे। बेशक वे काफी दुर्लभ थे, क्योंकि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ईएमपी हथियार का उपयोग करके प्राणी को मारना था। किसी भी अन्य तरीके से उनका कोर नष्ट हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। पूरी सेना में सबसे लंबी मारक क्षमता और हमले का सबसे प्रभावी साधन होने के कारण एवी ने स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक ऊर्जा वाले जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया। अकेले आईआईएमपीएम के साथ का उपयोग करके उसने लगभग 100 में से 13 को मार गिराया और कोर के बोनस में अच्छा खासा लाभ अर्जित किया। क्या तुम्हें लगता है कि हम उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? शायद, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। असली परीक्षा तो तब होगी जब हम खुद को साबित करेंगे। कसांड्रा ने जवाब दिया, आखिरकार रानी का पता लगाते हुए और व्यू स्क्रीन को उस पर जूम करते हुए। राक्षस और उसके साथियों को देखकर एवी ने अपने होंठ से खोल लिए। अब वहां 3000 से ज्यादा छोटे ऊर्जा जीव और लगभग 100 मध्यम आकार के जीव थे। अगर कोई सांत्वना थी तो वह ये थी कि रानी का आकार काफी छोटा हो गया था। इतने सारे अधीनस्थों को बनाने के लिए उसे अपने शरीर के टुकड़े करने पड़े थे। अब वह एक दिन पहले की तुलना में लगभग 10वें हिस्से के आकार की थी। आखिरी दस्ता आ गया है। अब हम 7 दिशाओं में बढ़कर उनकी सेनाओं को तितर-बितर करेंगे। जब हम उन्हें मार गिराएंगे तो सभी गतिशील और गठन में रहें। ध्यान रखें कि आप गिर न जाएं। कैप्टन ने आदेश दिया। उसके बाद प्रत्येक दस्ता अपने नेताओं के पीछे-पीछे पूरे सिस्टम में फैल गया। ऊर्जा रूपों की सबसे बड़ी ताकत उनकी विशाल झुंड में हमला करने की क्षमता थी। इतने सारे ऊर्जा रूपों द्वारा हर संभव कोण से किए गए केंद्रित हमले का सामना एक भारी क्रूज़र भी नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उनके हमले का तरीका काफी सरल था। वे ऊर्जा के सबसे नजदीकी और शक्तिशाली स्रोत की तलाश करते थे। प्रत्येक दस्ते में जहाजों की संख्या समान थी और वे एक साथ करीब से उड़ रहे थे। हजारों की संख्या में मौजूद विशाल झुंड अलग-अलग होकर एक दूसरे का पीछा करने लगा। माइन बिछाओ। अपने स्क्वाड्रन लीडर से आदेश मिलते ही गठन के पीछे मौजूद भाड़ी के सैनिकों ने, जिन्होंने अपने जहाजों में विस्फोटक और ईएमपी माइन भर रखे थे, अपने जहाजों के पीछे से उन्हें दागना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊर्जा रूपों की पहली लहर जल्दबाजी में बिछाए गए माइनफील्ड तक पहुंची, तेज रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठा। जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले जाते हैं, उनमें से कई सीधे तैरते हुए विस्फोटकों की ओर दौड़े और उनसे टकरा गए। उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब तक पहला ऊर्जा जीव हमला कर पाया, तब तक उनकी संख्या 70% से भी कम हो चुकी थी। ये तो पहले की तुलना में बहुत आसान है, एवी ने कहा। उसका ईएमपी ब्लास्ट पीछा कर रहे अंतरिक्ष राक्षसों पर तेजी से गोलियां बरसा रहा था। हर गोली से वह कम से कम एक को मार गिराता था, और जब कोई समूह पास इकट्ठा होता था, तो वह आसानी से एक साथ 4 या 5 को मार सकता था। अभी आराम मत करो, असली खतरे तो अभी सामने नहीं आए हैं, कसांड्रा ने कहा। 20 मध्यम ऊर्जा जीवों की ओर इशारा करते हुए जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। छोटे जीवों के विपरीत उनमें जवाबी हमला करने की क्षमता थी। उनके शरीरों से नारंगी प्रकाश की कई लकीरें निकली और पहली टुकड़ी की ओर बढ़ी। भारी गोलाबारी के बीच एकजुट रहना नामुमकिन हो जाने पर उनकी तन संरचना टूटने लगी। एवी ने मध्यम ऊर्जा वाले जीवों में से एक पर कुछ गोले दागे, लेकिन पाया कि उसका ईएमपी हथियार छोटे जीवों की तरह उन्हें तुरंत नष्ट नहीं कर पा रहा था। जाहिर है, इससे उन्हें काफी नुकसान जरूर पहुंचा, जिससे जीवों की सतह लहरदार होकर मुख्य शरीर से अलग हो गई। हालांकि एवी ने अनुमान लगाया कि मध्यम ऊर्जा वाले जीवों की शक्ति के आधार पर उन्हें नष्ट करने में 5 से 9 गोले लग सकते हैं। कासंड्रा, मिसाइलों को प्रक्षेपण के लिए तैयार करो। अब समय आ गया है कि हम देखें कि हमारे अन्य नए हथियार इन जीवों के खिलाफ क्या कर सकते हैं। अध्याय 50 राक्षस शिकार 2 मिसाइलों का पहला जत्था लोड होते ही एवी ने उन्हें एक के बाद एक दाग दिया। लक्ष्य लॉक सफल रहा। कसांड्रा ने अपने सामने कंसोल से जानकारी पढ़ते हुए कहा। ये मिसाइलें उन्हें अलायंस पुलिस द्वारा दी गई थी और विशेष रूप से ऊर्जा जीवों को खोजने के लिए प्रोग्राम की गई थी। इनकी विस्फोटक क्षमता एक फिजिक टॉर्पीडो से कहीं कम थी, लेकिन रानी को छोड़कर किसी भी चीज के खिलाफ वह हथियार जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली था। एवी ने आखिरी बार केवल एक का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह एक मुश्किल स्थिति में था और उसके पास कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं था। कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं क्योंकि या तो उन्हें मार गिराया गया या वे मध्यम आकार के जीवों तक पहुंचने से पहले एक छोटे ऊर्जा जीव से टकरा गईं, लेकिन एवी द्वारा दागी गई मिसाइलों की बौछार 2 को मार गिराने और तीसरे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करने के लिए पर्याप्त साबित हुई।
अपने ईएमपी ब्लास्टर से उसने घायल ऊर्जा जीव पर कुछ शॉट डाले और उसके प्रतिरोध को समाप्त कर दिया। साथ ही बेचने के लिए एक और कोर भी हासिल कर लिया। बाकी लोग कैसे हैं? कुछ छोटे ऊर्जा रूपों से बचते हुए एवी ने तेजी से कुछ पैंतरेबाजी करते हुए पूछा। किसी को मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ को परेशानी हो रही है। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। कसांड्रा ने पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रखते हुए कहा। उसने तुरंत एवी को संघर्ष कर रहे भारी के सैनिकों की ओर निर्देशित किया और एवी ने अपने हथियार को उनकी ओर मोड़ दिया। कार्रवाई करने से पहले उसने कसांड्रा को उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए बुलाया कि उसकी मदद स्वीकार कर ली गई है। बिना अनुमति के किसी दूसरे का शिकार लेना भारी के सैनिकों के काम में वर्जित था और भले ही वे मुसीबत में थे, हमला करने वाले ऊर्जा रूप तकनीकी रूप से पहले से ही लगे हुए भारी के सैनिकों के निशाने पर थे। निडर, मुझे आपकी मदद पाकर बहुत खुशी होगी। इतने सारे जीवों के साथ मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कार्रवाई की अनुमति मिलते ही एवी आगे बढ़ा और अपने ईएमपी ब्लास्टर से ऊर्जा रूपों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जाहिर है, इससे दुश्मन सेना का एक बड़ा हिस्सा अपना निशाना बदलकर उसे बनाने लगा और जल्दी उसके चारों ओर दुश्मनों का एक झुंड उसे घेरने लगा। कई बार खतरनाक जीव जो खुद को एक भारी हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, डार्कलेस की ढालों से टकराए, लेकिन जहाज पर लगे शक्तिशाली ढाल सर्जक ने उन हमलों को झेल लिया। ढालें 94% तक स्थिर हैं, उनसे बचने की ज्यादा चिंता मत करो और हमले पर ध्यान दो। कसांड्रा ने एवी को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपने कुछ हद तक लापरवाह हमले को जारी रखते हुए एवी ने जितनी हो सके उतनी ऊर्जा जीवों को नष्ट कर दिया और लगभग अकेले ही युद्ध का रूप मोड़ दिया। लेकिन वह दस से एक में अकेला साधारण योद्धा नहीं था। इससे पहले कि वह संघर्ष कर रहे अन्य भारी के सैनिकों की मदद के लिए पहुंच पाता, एक और जहाज उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। ये जहाज वाकई काफी प्रभावशाली है। फिर भी मुझे समुद्री डाकुओं के हमले के दौरान ये जहाज कहीं नजर नहीं आया। एवी ने कहा। उसका ध्यान उस व्यक्ति पर गया जो एक शानदार काले जहाज में युद्ध क्षेत्र में इधर-उधर भाग रहा था और लगभग उतनी ही तेजी से ऊर्जा जीवों को नष्ट कर रहा था जितनी तेजी से वह खुद कर रहा था। लड़ाई थोड़ी धीमी होने के कारण कसांड्रा ने उस अपरिचित भारी के सैनिक के बारे में जानकारी निकाली जिसे उसने भी पहले युद्ध सिस्टम में नहीं देखा था। कैप्टन नेजरा, कॉल साइन इंस्पेक्टर, लगता है कि वह एक 4 सितारा भारी का सैनिक है, कसांड्रा ने आश्चर्य से कहा। जहां तक उसे और एवी को पता था, सिस्टम में फिलहाल कोई भी सक्रिय 4 सितारा या उससे ऊपर का भारी का सैनिक नहीं था। इसका मतलब था कि यह व्यक्ति हाल ही में आया होगा और संयोग से इस हमले में शामिल हो गया होगा। लड़ाई थोड़ी धीमी होने के कारण एवी ने कुछ पल रुककर देखा कि उनकी सेना का सबसे उच्च श्रेणी का भारी का सैनिक कैसे लड़ता है। वह अच्छा है, सचमुच बहुत अच्छा। उसके पास सिर्फ एक ही ईएमपी हथियार है जो वाकई असरदार है, लेकिन फिर भी वह उन्हें आसानी से मार गिरा रहा है। एवी यह सब देखते हुए महसूस कर रहा था कि नेजरा का पायलट करने का तरीका उसके अपने जैसा ही है। शायद ऊंचे दर्जे के भारी के सैनिकों का यही स्वभाव होता है, क्योंकि उसने उसे युद्ध में उड़ान भरना बहुत कुछ सीखा था। हम उसे हमें नीचा नहीं दिखाने दे सकते। ये देखते हुए कि अलायंस पुलिस ने हमारे लिए कितनी रियायतें दी हैं। किसी और को इतने ऊंचे स्तर पर लड़ते देख एवी थोड़ा प्रतिस्पर्धी महसूस कर रहा था। अपना पूरा ध्यान वापस लड़ाई पर लगाते हुए वह दुश्मन पर टूट पड़ा और अपने पास मौजूद हर तरकीब और हथियार का इस्तेमाल किया। सच कहूं तो वह थोड़ा जोश में आ गया था और थोड़ा दिखावा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नतीजों पर कोई शिकायत नहीं कर सकता था। हालांकि कैप्टन नेजरा भी प्रतिस्पर्धी स्वभाव का लग रहा था और एवी के साथ मिलकर ऊर्जा जीवों को जितनी जल्दी हो सके मार गिराने लगा। उनके प्रयासों की बदौलत पहले दस्ते ने बाकी दस्तों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अपनी लड़ाई समाप्त कर ली, जबकि बाकी दस्ते अभी भी अपने दुश्मनों के बड़े समूह से लड़ रहे थे। शाबाश डॉन क्लेस, इंस्पेक्टर, मुझे खुशी है कि मेरे वरिष्ठों ने विशेष रूप से आप दोनों को इस मिशन में शामिल होने के लिए चुना। कप्तान ने दस्ते के संचार माध्यम से उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा। अब जब उनकी अपनी लड़ाई जीत ली गई थी, तो सभी बिखरे हुए भारी के सैनिक एक साथ जमा हुए और अपने दस्ते के नेता के पीछे दूसरों की मदद करने के लिए चल पड़े। लेकिन इसी समय रानी ऊर्जा जीव ने अपनी चाल चली। गोली चलाओ, गोली चलाओ। यह क्या कर रहा है? शांत रहो और अपनी जगह पर बने रहो। हम दूसरे दस्ते से मिलने के लिए पीछे हट रहे हैं। जैसे ही रानी चौथी टुकड़ी के पास पहुंची, जिसे ऊर्जा जीवों से लड़ने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, कुछ अनुशासनहीन भारी के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। प्रभारी अधिकारी ने उन्हें एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन रानी के हमले के क्षण ही सारा नियंत्रण खो बैठा। उसका रूप बदलने और सिकुड़ने लगा और उसकी ऊर्जा से बनी चमकती हुई कवच की सतह पर कई बड़ी चमकती हुई सुइयां दिखाई देने लगी। एक पल बाद ये नुकीली सुइयां बेलों की तरह घबराए हुए भारी के सैनिकों की ओर बढ़ीं। सभी ने अचानक हुए इस हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन आधे से ज्यादा नाकाम रहे। ऊर्जा से बनी सुइयां ढालों और जहाजों के कवच को भेदती हुई निकल गईं। सीधे हमले से बचने वाला एकमात्र व्यक्ति अलायंस पुलिस अधिकारी था, जो अपने जहाज की बेहतर सुरक्षा के कारण बच पाया। अध्याय 51 राक्षस का शिकार 3 जिन भारी के सैनिकों के जहाज फंस गए थे, उनकी भयानक चीखें संचार चैनलों पर गूंज उठी। उन्होंने बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन रानी ऊर्जा जीव ने निर्दयता से उनके जहाजों को अपने भीतर खींच लिया। जैसे ही आखिरी जहाज भी उसमें समा गया, दहशत की चीखें थम गईं। 16 भारी के सैनिकों का उस शक्तिशाली राक्षस के हाथों बेहद दर्दनाक अंत हो गया था। यह क्या था? कसांड्रा ने इतना भयावह दृश्य देखकर अपना आपा खोते हुए चिल्लाया। यूसन 2 में अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान उसने स्वाभाविक रूप से ऊर्जा जीवों से संबंधित जानकारी खोजी थी। हालांकि उसने अतीत में रानी ऊर्जा जीवों द्वारा इस तरह के क्रूर हमले का कोई जिक्र नहीं देखा था। उसने जो पाया था उसके अनुसार वे आमतौर पर अपने प्यादों के हमले के दौरान खुद की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते थे और जब वे आक्रमण करते थे तो वे बस अपने शरीर के कुछ हिस्सों को दागकर हमला करते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई मध्यम और बड़े ऊर्जा जीव करते हैं। हम अंदर जा रहे हैं, बचे हुए लोगों के भागने में मदद करो और उस राक्षस के हमलों से सावधान रहो, कैप्टन ने कहा और सबका ध्यान फिर से मुख्य मुद्दे पर केंद्रित किया। उन्होंने जो देखा था वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला था, लेकिन इससे उनका उद्देश्य नहीं बदला। उन्हें कम से कम नुकसान के साथ रानी को खत्म करना था और अभी इसका मतलब था स्क्वाड 4 के बचे हुए सदस्यों को बचाना, जिन पर उन ऊर्जा जीवों ने हमला कर दिया था जिनसे वे लड़ रहे थे। कसेंड्रा, रानी के हमले से ठीक पहले के सेंसर रीडिंग का अध्ययन करो। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि वह उस हमले का दोबारा कब इस्तेमाल करेगी। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। कसेंड्रा ने इसे हिलाया और एवी जो जानना चाहता था उस पर काम करने लगी। अगर उन्हें अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के अचानक हमले के बारे में कुछ सेकंड का भी पूर्वाभास मिल जाता तो वे उस राक्षस से आगे रह सकते थे और उन भारी के सैनिकों की तरह मारे जाने से बच सकते थे जिन्हें उसने अभी मारा था। अपने सभी हथियारों को तेजी से चलाते हुए एवी ने ऊर्जा जीवों के झुंड के सबसे घने हिस्से में छलांग लगाई ताकि दस्ते 4 के सदस्यों को बचा सके। जैसे जैसे अराजक लड़ाई जारी रही, उसे लगा कि सब कुछ समाप्त होने के बाद भी उसकी दृष्टि में एक स्थायी नारंगी चमक बनी रहेगी। बार-बार उसने निशाना साधा और अधिक ऊर्जा जीवों को मार गिराया, मानो ये सिलसिला कभी खत्म न हो। एवी, मुझे लगता है कि यह फिर से हमला करने वाला है, कसांड्रा ने चेतावनी दी। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसने सेंसर पर दिखाई देने वाले संकेतों को समझ लिया है। फिर भी उसने सबको चेतावनी देने के लिए संदेश भेजा। सौभाग्य से उसका अनुमान सही निकला और समय पर सूचना मिलने के कारण सभी लोग रानी ऊर्जा जीव द्वारा उन पर हमला करने और उन्हें अपनी ओर खींचने के प्रयास से बचने के लिए काफी दूर चले गए। क्या ये छोटा हो गया है? जब एवी ने सिस्टम में मौजूद सभी ऊर्जा रूपों की जर्नी पर एक नजर डाली तो उसे लगा कि उसका आकार एक बार फिर से खुल गया है। कुछ ही सेकंड बाद कसांड्रा ने पुष्टि की कि वास्तव में ऐसा ही था। रानी ऊर्जा रूप लगभग 4% छोटा हो गया था। उस हमले ने उसकी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी होगी। मेरा अनुमान है कि पिछली बार उसने जिन जहाजों को नष्ट किया था उनमें मौजूद ऊर्जा भंडार से उसने अपनी ऊर्जा आंशिक रूप से पुनः प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिला और उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ गई। हालांकि युद्ध की गर्मी में इसकी पूरी तरह पुष्टि करना असंभव था। कसांड्रा का अनुमान वास्तव में सही था। रानी ऊर्जा रूप हताश थी और ऐसे हमले कर रही थी जिससे उसकी ऊर्जा का भंडार तेजी से कम हो रहा था। हालांकि उसका हमला भयंकर था, लेकिन इस तरह के हमले से उसकी जीवन शक्ति जल्दी ही समाप्त हो जाती और बिना एक भी बार खाए वह मृत्यु के कगार पर पहुंच जाती। फिर भी रानी चुपचाप बैठकर अपने बच्चों को सारी लड़ाई लड़ने नहीं दे सकती थी, खासकर तब जब इस सिस्टम में आने के कुछ ही समय बाद इतने सारे शक्तिशाली दुश्मनों से मारने के लिए प्रकट हो गए थे। इसने किसी प्रकार की निम्न आवृत्ति तरंग छोड़ी है। वाह, सभी ऊर्जा जीव इसकी ओर अभिसरित हो रहे हैं। आमतौर पर बेसुध रहने वाला झुंड जो केवल निकटतम ऊर्जा स्रोत की तलाश करता था, अपने नेता की पुकार सुनकर वापस लौट आया। संभवतः उन्हें विस्तृत आदेश नहीं मिले थे, लेकिन अपनी रानी की रक्षा के लिए आगे बढ़ना ऐसे जीवों के लिए स्वाभाविक ही था। स्वाभाविक रूप से अन्य दस्ते जो अब भाग रहे ऊर्जा जीवों से लड़ रहे थे, अपने शिकार का पीछा कर रहे थे, लेकिन दस्ता 1 और दस्ते 4 के बचे हुए सदस्य एक दो तरफा हमले में फंसने वाले थे। रानी और उसके रक्षक उनके सामने थे और बाकी झुंड हर दिशा से आ रहा था। खुद को बलिदान करने को तैयार विरोधियों से लड़ना कठिन है। एवी कड़ा उठा क्योंकि बहुत से टक्कर मारने की कोशिश कर रहे ऊर्जा जीवों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकला और बदले में धमाकों की बौछार कर दी। जब तक रानी जीवित थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके कितने बच्चे मारे गए। अगर एक अंतरिक्ष यान को गिराने के लिए उनमें से 100 भी लगे, तो यह उनके बलिदान को सार्थक बनाने के लिए काफी था। इसके लायक था। इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूं कि तुम भागने का रास्ता बनाओ। निडर सैनिक हमारी रक्षा करें, कैप्टन ने कहा और घेराबंदी से घिरी टुकड़ी 1 और 4 को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनके कुछ सैनिक समय पर गठन में शामिल नहीं हो पाए और ऊर्जा जीवों द्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। यह एक दिल दहला देने वाला और घिनौना दृश्य था, लेकिन भारी के सैनिक होने का यही हिस्सा था।
अंधाधुंध मिसाइलें दागते हुए एवी ने छोटी और मध्यम ऊर्जा जीवों को आगे बढ़ने से रोके रखा, जबकि उसकी टुकड़ी भागने और अपनी हमलावर टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ फिर से संगठित होने की कोशिश कर रही थी। एवी, इस रफ्तार से तो हमारा गोला बारूद खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन ईएमपी ब्लास्टर की फायरिंग दर इतनी तेज नहीं है कि इतने सारे दुश्मनों का सामना कर सके और लेजर तोपें भी पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाती। पीछे हटते समय बाकी लोगों की रक्षा करना अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। ऊर्जा का सबसे नजदीकी स्रोत होने के कारण स्क्वाड 1 और 4 का पीछा कर रहे सभी ऊर्जा जीवों ने रिडलेस को निशाना बनाया। जाहिर है, इतने सारे दुश्मनों को रोकने के लिए जरूरी मारक क्षमता सिर्फ उन्हीं के पास थी। कम से कम 4 सितारा भारी का सैनिक एजरा भी अपना काम बखूबी कर रहा था और अपनी रानी के पास लौट रहे ऊर्जा जीवों के बीच से आगे बढ़कर हमला कर रहा था। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष लड़ खड़ा था तो उन्हें एक-एक करके मार गिराया जाने लगता। लेकिन छोटे और मध्यम आकार के ऊर्जा जीव ही एकमात्र खतरा नहीं थे जिनसे एवी और कसांड्रा को निपटना था। सक्रिय रानी उनके करीब आ रही थी और डेंटलेस के सेंसर से मिली जानकारी से पता चला कि वह फिर से अपना ऊर्जा स्पाइक हमला करने वाली थी। अध्याय 52 विकट परिस्थिति। एवी ने घबराकर डांटलेस के थ्रस्टर को सक्रिय किया ताकि वह रानी ऊर्जा जीव से कुछ दूरी बना सके। अगर उसे रानी के कई ऊर्जा स्पाइक से सीधा प्रहार झेलना पड़ता तो उसका जहाज भी पिनकुशन जैसा हो जाता। शुक्र है, कसांड्रा की पहले दी गई चेतावनी और बचाव पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के कारण एवी हमले से बच निकलने में कामयाब रहा और एक मामूली चोट को छोड़कर बाकी सभी हमलों से बच गया। फिर भी इतना ही डांटलेस की ढालों को 10% तक कम करने के लिए काफी था। अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। हमारी ऊर्जा बहुत कम हो गई है, मैं एक शील्ड सेल तैनात कर रही हूँ, कसांड्रा ने पुकारा। युद्ध के दौरान उन्हें कई हमले झेलने पड़े थे और उनकी सुरक्षा का मुख्य स्रोत धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। रानी के उस आखिरी हमले ने उन्हें खतरे के क्षेत्र में ला खड़ा किया और ढालों को फिर से भरने की आवश्यकता पैदा कर दी। 8 मध्यम ऊर्जा जीव करीब आ रहे हैं, सावधान रहो। इस चेतावनी पर ठीक समय पर प्रतिक्रिया करते हुए एवी ने जहाज को अनियंत्रित ढंग से चलाया क्योंकि ऊर्जा विस्फोटों की बौछार उनकी ओर आ रही थी। जल्द ही वे पीछे हट रही टुकड़ी से अलग हो गए और ऊर्जा जीवों के झुंड के बीच अकेले रह गए। मैं इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन पहला फिजिक टॉर्पीडो लोड करो और आखिरी को तुरंत दागने के लिए तैयार रखो। हम यहाँ से निकलेंगे, एवी ने चकमा देते हुए आदेश दिया। इस समय कसांड्रा का साथ उसके लिए बहुत मददगार साबित हो रहा था। यहाँ तक कि अपने तुरुप के पत्ते को तैयार करने जैसा साधारण काम भी उसे इस स्थिति में बहुत सुरक्षित बना देता। किसी और की सहायता के बिना एवी इस समय गंभीर मुसीबत में होता। जब पहला फिजिक टॉर्पीडो तैयार हो गया तो एवी ने बिना समय बर्बाद किए उसे अपने ऊपर हमला कर रहे मध्यम ऊर्जा जीवों की ओर दाग दिया। फिलहाल उनका निरंतर हमला सबसे बड़ा खतरा था। एवी ने चाहे कितनी भी कुशलता से बचाव के दांव पे चढ़ाए हो, कुछ धमाके डेंटलेस की ढालों पर लगे और उन्हें क्षीण कर दिया। टॉर्पीडो निशाने पर लगा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो मध्य ऊर्जा जीव ने उसे निगल लिया हो और फिर एक शानदार विस्फोट के साथ फट पड़ा जिसने उन सभी को भस्म कर दिया। और यह आपके लिए है महाराज, एवी ने व्यंग्यपूर्वक कहा और तेजी से अपने जहाज को घुमाकर रानी ऊर्जा जीव पर अपना अंतिम चरणबद्ध टॉर्पीडो दाग दिया। यह उसकी ओर बेहद तेज गति से बढ़ा, अपने पीछे प्रकाश की एक लकीर छोड़ते हुए। फिर भी शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तेज गति से चलने वाले छोटे ऊर्जा जीवों के एक समूह ने टॉर्पीडो को रोक लिया और अपने शरीर से उसे अवरुद्ध कर दिया। विशाल विस्फोट ने अभी भी सिस्टम को एक नए तारे के अचानक उदय की तरह रोशन कर दिया, लेकिन ये रानी तक नहीं पहुंच सका। इसके बजाय अपनी घटती हुई संतानों में से सैकड़ों को मारते हुए। ये वो नतीजा नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब यही करना पड़ेगा। अपने भागने के लिए पर्याप्त जगह बनाने के बाद एवी उस रास्ते पर चलने लगा जिसका इस्तेमाल पहले और चौथे दस्ते ने ऊर्जा जीव के घेरे से बाहर निकलने के लिए किया था। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, कसांड्रा को सेंसर से एक चिंताजनक संकेत मिला और उसने एवी को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दी। फिजिक टॉर्पीडो के धमाके से गुजरते हुए रानी ऊर्जा जीव सीधे डांटलेस की ओर बढ़ी। वह घृणित जीवों को नष्ट करने पर तुली हुई थी जिन्होंने उसकी योजनाओं को नाकाम कर दिया था और उन बच्चों की मौत का कारण बने थे जिन्हें उसने अपनी रक्षा के लिए पैदा किया था। एवी ने अपनी ओर उड़ते ऊर्जा भाले की बारिश से बचते हुए थ्रस्टर्स को दबाया। उसने अपने ईएमपी ब्लास्टर और गोला बारूद में बची आखिरी 5 मिसाइलों से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन रानी में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि एक छोटा सा जहाज जिसके पास उसका सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं था उसे मार गिरा नहीं सकता था। धतेरे की एवी चीख उठा क्योंकि उसे अपना जहाज घुमाना पड़ा था कि वह छोटे-छोटे ऊर्जा रूपों के झुंड से न टकरा जाए जो उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ आए थे। गति में ये क्षणिक कमी एवी के भागने की जल्दबाजी का निर्णायक कारक साबित हुई। रानी जो लगातार उसका पीछा कर रही थी आखिरकार उस तक पहुंच गई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novafire.net वेबसाइट खोजें। एवी, कसांड्रा ने रानी के ऊर्जा क्षेत्र में समा जाने से ठीक पहले चलाया। तुरंत अलार्म बजने लगे और एवी ने ढाल की वर्तमान शक्ति को दर्शाने वाले गेज को चिंताजनक गति से नीचे जाते देखा। अगर कोई सांत्वना थी तो वह ये थी कि वे तुरंत नहीं मरे थे। निडर लोगों की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि वे सबसे शक्तिशाली ऊर्जा रूप से पूरी तरह घिरे होने पर भी कम से कम कुछ सेकंड तक जीवित रह सके। उनके चारों ओर व्यू स्क्रीन पर एक अंतहीन नारंगी चमक दिखाई दे रही थी। उनके सेंसर केवल अपने चारों ओर फैली अपार ऊर्जा को ही महसूस कर पा रहे थे और बाहर की किसी भी चीज का पता नहीं लगा पा रहे थे। अगर वे वहीं रुके रहे तो उनकी निश्चित मृत्यु होगी, इसलिए एवी ने थ्रस्टर्स को पूरी शक्ति दी और रानी के ऊर्जा क्षेत्र से निकलने की कोशिश की इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अंतरिक्ष का दानव उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। एवी जिस भी दिशा में जाने की कोशिश करता, रानी उसका पीछा करती रहती ताकि वह निडर आत्मा को अपने अंदर ही रखे और उसकी शक्ति को सोख सके। जल्द ही कसांड्रा को अपने आंस में नाश को रोकने के लिए अपना दूसरा शील्ड सेल तैनात करना पड़ा। उनके पास केवल एक ही शील्ड सेल बचा था और योजना बनाने के लिए बहुत कम समय था। कसांड्रा, क्या तुम बता सकती हो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किस दिशा से आ रहा है? एवी ने पूछा, उसका दिमाग इस मुश्किल से निकलने का रास्ता खोजने में लगा हुआ था। शायद, लेकिन क्यों? हमें बाहर निकलना है, अंदर और गहराई में नहीं जाना है। कसांड्रा ने घबराते हुए जवाब दिया। बस कर दो, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। निराशा में अपने निचले होंठ को काटते हुए कसांड्रा ने वही किया जो उसे कहा गया था। इस मिशन पर जाने से पहले उसने एवी से कहा था कि उसे उस पर भरोसा है और अब इसे साबित करने का समय था। रास्ता तय होते ही एवी ने डॉन्टलेस को घुमाया और क्वीन एनर्जी लाइफ फॉर्म के अंदर और गहराई में उड़ गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनके शील्ड पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसे उन्हें निपटना ही था। मैं आखिरी शील्ड सेल तैनात कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो वह काम करेगा। मुझे भी, एवी ने अपनी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प दोनों के साथ कहा। एवी ने रानी ऊर्जा जीव के केंद्र में अपना लक्ष्य पाया। उसका क्रिस्टलीय कोर और वास्तविक शरीर लगभग 6 मीटर व्यास का था और अत्यधिक शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। शक्तिशाली अंतरिक्ष राक्षस के ऊर्जा कवच के इतने करीब होने के कारण डाउनलेस की ढालों पर दबाव पड़ रहा था और एवी अपने सामने कंसोल पर उन्हें तेजी से खत्म होते देख सकता था। इसे सफल होने दो, ट्रिगर दबाते हुए एवी ने रानी के कोर की ओर सीधे अपनी अधिकतम गति से आईआईएमपीएम के साथ दागा। जैसे ही पहला शॉट लगा, जीव से एक भयानक चीख गूंजी। एवी उस आवाज से सिहर उठा, मानो वह सीधे उसके दिमाग में घुस रही हो और कसांड्रा ने अपने कान सिर पर मोड़ लिया और उन्हें अपने हाथों से ढक लिया। फिर भी चीख कितनी भी असहनीय क्यों न हो और जहाज के अचानक हिंसक रूप से हिलने के बावजूद एवी ने फायरिंग बंद नहीं की। इस समय उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका उस रानी ऊर्जा जीव को मारना था जिसने उन्हें घेर लिया था। एक आंख निशाने पर और दूसरी ढाल की ताकत पर टिकाए एवी ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। सिर्फ 15% बची है, उसने सोचा। अंत करीब आता जा रहा था। एक बार जब निडरों की ढालें विफल हो गईं, तो बाहरी परत उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड के लिए ही बचा पाएगी, फिर वे भाग बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ढालों की ताकत 10% से नीचे गिरी, रानी ऊर्जा जीव ने एक बेहद भरी चीख निकाली। एक पल बाद सब कुछ शांत हो गया और उनके चारों ओर का शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र क्षीण होने लगा। उनके चारों ओर हमेशा मौजूद रहने वाली नारंगी चमक धीरे-धीरे गायब हो गई और एवी और कसांड्रा अपने चारों ओर सामान्य अंतरिक्ष को फिर से देख पाए। हम जिंदा हैं, कसांड्रा ने अविश्वास से बुदबुदाया। हम जिंदा हैं। वास्तविकता को समझते हुए वह अपनी सीट से उछल पड़ी और एवी को गले लगा लिया। इतने भयानक युद्ध से बच निकलने के लिए वह हसीन कृतज्ञता महसूस कर रही थी। हालांकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। रानी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जीव अभी भी जीवित थे और उनमें से सैकड़ों डांटलेस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। फिर भी जब एवी और कसांड्रा अपने कवच के साथ एक भीषण लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, तभी कुछ असामान्य चीज ने उनका ध्यान खींचा। ऊर्जा जीव जीवित तो थे, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय हो गए थे। मूल रूप से रानी का हिस्सा होने के कारण रानी की मृत्यु के बाद उनकी कार्य करने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गई थी। डांटलेस, संपर्क करें, क्या आप ठीक हैं और क्या हुआ? कैप्टन से अचानक संदेश मिलने पर एवी और कसांड्रा अपनी हैरानी से बाहर आए। बिना देरी किए उन्होंने जवाब दिया और डांटलेस के सेंसर द्वारा रानी के ऊर्जा कवच के अंदर बिताए समय के दौरान रिकॉर्ड किए गए डेटा को भेज दिया। ये क्या हो रहा है? ये तो पागलपन है। कॉल की दूसरी तरफ कैप्टन ने मिली जानकारी को सरसरी तौर पर पढ़ते हुए अपना आपा खो दिया। सब कुछ बेतुका लग रहा था। क्वीन एनर्जी लाइफ फॉर्म द्वारा निगल दिए जाने के बाद एवी ने चमत्कारिक रूप से नष्ट होने से पहले ही उसे मार गिराया था। एक ऐसा कारनामा जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था।
फिर भी नतीजों पर सवाल उठाना नामुमकिन था। कई भारत के सैनिकों और यहां तक कि अलायंस पुलिस के कुछ अधिकारियों ने भी डार्कलेस को उसमें समाते हुए देखा था। क्वीन के मारे जाने और एवी और कसांड्रा के बच जाने के बाद केवल एक ही तर्कसंगत नतीजा हो सकता था। दुर्भाग्य से इससे अपनी अलग समस्याएं भी खड़ी हो गईं। केवल 2 लोगों के दल वाले एक भारत के जहाज ने अकेले ही क्वीन एनर्जी लाइफ फॉर्म को मार गिराया था। ऐसा कुछ जो अलायंस पुलिस में किसी ने सोचा भी नहीं था कि संभव होगा। मूल रूप से उन्हें बाकी सभी एनर्जी लाइफ फॉर्म को खत्म करने के बाद स्ट्राइक फोर्स के हर जहाज से एक साथ बमबारी करके उसे मार गिराना था। इससे अंतिम बॉस को खत्म करना एक संयुक्त प्रयास बन जाता, जिससे सभी की उपलब्धियां लगभग बराबर रहती। अब हालांकि केवल 2 भारत के सैनिक ही इस सम्मान का दावा कर सकते थे और चूंकि उन्होंने राक्षस को मारने के लिए ये भी हथियार का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसका दुर्लभ और मूल्यवान कोड पूरी तरह से उन्हीं का था। और हम उन बचे हुए जीवों की गिनती कैसे करेंगे जो हानिरहित रूप से इधर-उधर तैर रहे हैं? क्या उन्हें भी उनकी हत्या माना जाएगा? कैप्टन एस बड़बड़ाया जैसे ही उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने वाले सभी कागजी कार्रवाई और रिपोर्टों की कल्पना की, उसे सिर दर्द होने लगा। अपनी परेशान हालत में पूरे मिशन के प्रभारी शीर्ष अधिकारी ने डार्कलेस के साथ कॉल को म्यूट करना भूल गया था, जिससे एवी और कसांड्रा ने उसकी सारी बातें सुन ली। मेरा सुझाव है कि हम अन्य भारत के सैनिकों को कुछ रियायत दें। हमने पहले ही काफी कमा लिया है और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई अवांछित नाराजगी आए क्योंकि हमने बहुत अधिक वेतन ले लिया था। एवी ने सिर हिलाया और कसांड्रा की सलाह से सहमत हो गया। हालांकि इतने सारे ऊर्जा जीवों को नष्ट करना उनकी अपनी गलती नहीं थी, लेकिन कुछ भारत के सैनिक सभी शिकार लेने के लिए उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। कैप्टन, आप बचे हुए ऊर्जा जीवों को बाकी भारत के सैनिकों में बराबर बांट क्यों नहीं देते? जिनके पास ईएमपी हथियार हैं, वे उनके ऊर्जा कवच को नष्ट करके उनके कोर इकट्ठा कर सकते हैं। एवी ने अभी भी बड़बड़ा रहे अधिकारी से कहा। कैप्टन एवी की आवाज सुनकर स्वाभाविक रूप से हैरान हुए और जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर भी उन्होंने खुशी-खुशी इस उदार प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने अधिकारियों के साथ मिलकर लड़ाई खत्म करने का आदेश देने लगे। लगता है हमें यहाँ कुछ देर और रुकना पड़ेगा, एवी बड़बड़ाया। हाँ, हम तब तक नहीं जा सकते जब तक हम ये सुनिश्चित न कर लें कि सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है और मरम्मत करने वाले अनु जहाजों की मरम्मत के लिए ना आ जाएं जो हाइपरस्पेस में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं। आखिरकार किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, कसांड्रा ने जवाब दिया। लड़ाई बहुत भयंकर थी और वे दोनों ही मुसीबत में नहीं फंसे थे। उनकी सेना का लगभग 5वां हिस्सा नष्ट हो गया था और दर्जनों जो बच गए थे उनके जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा था। यह इस बात का सबूत था कि भारत के सैनिकों का काम वास्तव में कितना खतरनाक होता है। कम से कम डार्कलेस बिना ज्यादा परेशानी के बच निकलने में कामयाब रहे। उनकी खतरनाक कम शीट क्षमता के अलावा केवल आईआईएमपीएम के साथ ही समस्या थी। अंत में इसे इतनी तेजी से दागने से यह ज्यादा गर्म हो गया था और इसके कुछ मुख्य पुर्जे मुड़ गए थे, जिससे ये काम करने में असमर्थ हो गया था। वे इसकी मरम्मत का खर्च हमारी तनख्वाह से काटेंगे, है ना? एवी ने गंभीरता से कहा। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही होगा। वह हथियार तो हमें उधार दिया गया था। कसांड्रा ने कंधे उछाए और एवी के आकलन से सहमति जताई। बेशक इसका इस तरह लापरवाही से इस्तेमाल करना ही उनकी सफलता का एकमात्र मौका था। इनाम के एक छोटे से हिस्से को खोना दूसरे विकल्प को देखते हुए एक मामूली कीमत थी। जब एवी और कसांड्रा प्लाज़न सिस्टम में ऊर्जा जीव आपातकाल को सुलझाने में लगे हुए थे, तब उस दोनों पर कुछ साजिशें चल रही थीं। सर, इसका क्या मतलब है? अपने वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय में घुसते ही साजन जैस्मीन नेरल स्पष्ट रूप से परेशान थी। जब वह एवी और उसके द्वारा खोजे गए जहाज SCX-301 से संबंधित मामले की फाइलों की समीक्षा कर रही थी, तो डेटा अचानक प्रतिबंधित कर दिया गया और बाद में मिटा दिया गया। उद्धरण चिन्ह साजन नेरल, आपको आदेश दिया जाता है कि केस नंबर 13,84,917 की जांच बंद कर दें और सभी संबंधित सामग्री सौंप दें। मेरा मानना है कि आपने जहाजों से डाउनलोड किया गया डेटा इस मामले में संदिग्ध व्यक्ति से संबंधित एक बार ही ड्राइव पर रखा है। उस जहाज से भी जो उसने बेचा था और उस जहाज से भी जो वर्तमान में उसके पास है। सिर हिलाते हुए जैस्मीन ने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में स्टोरिंग कॉप के 7 कर्मचारियों की मौत से संबंधित जानकारी का बैकअप बनाया था, जिनमें से एक संभवतः अन्य 6 का हत्यारा था। इस मामले में जैस्मीन ने विशेष रुचि ली थी क्योंकि वह शुरू से जानती थी कि यह ऐसा मामला है जिसे बाहरी प्रभाव से आसानी से बिगाड़ा जा सकता है। ये जैस्मीन के व्यक्तिगत सिद्धांतों के विरुद्ध था। वह पुलिस अधिकारी इसलिए बनी थी क्योंकि वह कानून और न्याय को कायम रखने में विश्वास रखती थी। कुछ लोग तो इन विचारों के लिए उसे बुली भी कहते थे। सर, यह मामला हमारे थाने के एक नागरिक ने हमारे पास लाया है। इसे संभालना पूरी तरह से हमारे अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। फिर सब कुछ ऐसे क्यों मिटाया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? कैप्टन बर्नास ने जवाब देने से पहले आभरी, ऊपर से आदेश हैं। जाहिर तौर पर इस बात के सबूत मिले हैं कि अपराध किसी दूसरे क्षेत्र में हुआ था और वहां के प्रभारी डिप्टी चीफ इस मामले को हमारे पास स्थानांतरित करवा रहे हैं। इस पर परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। उन्हें ये सिर दर्द संभालने दीजिए। लेकिन सर, बस करो साजन, तुम्हें आदेश मिल गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि वे एक्सटर्नल ड्राइव सीधे मुझे सौंप दी जाएं। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं स्पष्ट हूं? समझ गई, जैस्मीन ने कड़वाहट से जवाब दिया। जैसे ही वह जाने वाली थी, कैप्टन बर्नास ने एक और साजन को बुलाया ताकि वह उसे ड्राइव वापस लाने के लिए साथ ले जाए। वह जानता था कि यह मामला जैस्मीन की तरह ही पेचीदा था, लेकिन उसे अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण में ढील देने पर पदोन्नति की सिफारिश की गई थी। ऐसा मौका वह ठुकरा नहीं सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि असहमति जताने से उभरते हुए डिप्टी चीफ का दुश्मन बन जाता। जब वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय से निकली तो उसका सबसे भरोसेमंद चमचा साजन फ्यूज पुटेन बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत समय हो गया जैस्मीन, कैसी हो? अपने होठों को सिकुड़ने से रोकते हुए उसने जवाब दिया, मैं ज्यादातर ठीक हूं पुटेन, और मुझे लगता है मैंने आपसे कहा था कि जब हम ऑफिस में हो तो पेशेवर रवैया बनाए रखें और मुझे मेरे सरनेम से बुलाएं। अरे ऐसा मत कहो जैस्मीन, हम एक दूसरे को बेसिक ट्रेनिंग से जानते हैं। पुटेन जैस्मीन के करीब आते हुए बोला। जैस्मीन को उससे कुछ असहज महसूस हो रहा था। हालांकि ड्यूस एक अनुकरणीय साजन था जो अपने अधिकारियों के दस्ते का बखूबी नेतृत्व करता था और अक्सर जैस्मीन के साथ सबसे ज्यादा केस सुलझाने की होड़ में रहता था, लेकिन उसकी एक खास छवि थी। यही तरह से खुला रहस्य था कि वह बेहद अय्याश था। यहां तक कि यह अफवाह थी कि एक लेफ्टिनेंट के साथ उसके सोने की वजह से ही उसे यह पद मिला था। जाहिर है जैस्मीन काफी आकर्षक थी और पहली मुलाकात से ही उसकी नजर उस पर थी। हालांकि उसने कभी भी उसकी किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया था। कम से कम वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों को रुपये या धन से धमकाने की कोशिश करे, इसलिए उसने कभी भी हद पार नहीं की। उसे अपने रूप और आकर्षण पर बहुत गर्व था, इसलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे तरीके अपनाना उसके स्वाभिमान के विरुद्ध होता। फिर भी वह जरूरत से ज्यादा घुल मिलने का नाटक करता, मानो वह उसे पटा लेगा। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया था। मुझे अपने कमरे से कुछ डेटा ड्राइव लाने के लिए किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है, जैस्मीन ने शिकायत की, उम्मीद करते हुए कि उसे बाकी का रास्ता अकेले जाने देगा। माफ कीजिए, कप्तान का आदेश है, और वैसे भी मैं हमेशा से जानना चाहता था कि आपका कमरा कैसा दिखता है। एक नाराजगी भैया को दबाते हुए जैस्मीन ने सबसे बुरा होने से रोकने का कोई तरीका सोचने की कोशिश की। उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। एवी पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगने वाला था जो उसने किया ही नहीं था, सिर्फ इसलिए कि स्टोरिंग कॉप का कोई लालची अधिकारी अपनी कोई भी संपत्ति वापस पा सके। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस पूरी साजिश की शुरुआत एक पूरी तरह से अलग तीसरे पक्ष ने की थी। स्टोरिंग कॉप, बेशक अगर इसका मतलब उनके प्रायोगिक पोत को वापस पाना था, तो वे खुशी-खुशी साथ देने को तैयार थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कानून का पालन सुनिश्चित करूंगी। मेरी जांच में अपराध से उनका कोई संबंध नहीं मिला। वे शारीरिक रूप से इसमें शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि जब प्रारंभिक अपराध हुआ था तब वे इसी स्टेशन पर थे। मैं उन्हें उस चीज का दोषी नहीं ठहरा सकती जो उन्होंने नहीं की। आखिरकार जैस्मीन ने एवी की मदद करने की एक योजना बनाई। यह आदेशों के विरुद्ध और तकनीकी रूप से अवैध होगा, लेकिन उसे लगा कि न्याय की पूर्ण विफलता को रोकने के लिए एक छोटा अपराध करना इन परिस्थितियों में स्वीकार्य था। फिर भी उसे कुछ समय चाहिए था और कुछ मिनटों के लिए अपने साथ मौजूद व्यक्ति से दूर जाना था। सौभाग्य से वे एक ऐसी सुविधा के पास से गुजरे जहां से उसे जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक होगा, खासकर ये देखते हुए कि वह किसके साथ थी। पुतिन, अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो मुझे कुछ काम निपटाना है, जैस्मीन रुकते हुए बोली। उसका साथी एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, जब तक कि उसने वह दिशा नहीं देखी जहां वह देख रही थी। उनके बाईं ओर इमारत में बने कई शौचालयों में से एक था। क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते? मुझे यकीन है कि आप सार्वजनिक शौचालय के बजाय अपने कमरे में ही शौचालय का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। साथ ही मैं कप्तान के आदेशों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती हूँ। मुझे आज और भी काम करने हैं। उद्धरण चिन्ह। दरअसल मैं अपने क्वार्टर पहुंचने से पहले थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ, जैस्मीन ने जवाब दिया और अपने साथी साजन में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश करते हुए उल्टी आने से बचने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से उसकी खराब एक्टिंग भी साजन का ध्यान आदेशों से हटाकर उसके पसंदीदा शौक की ओर मोड़ने के लिए काफी थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह जैस्मीन थी, वह जिसके साथ वह सालों से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, जितना समय चाहिए ले लो। मुझे नहीं लगता कि अगर हम थोड़ी देर और रुक गए तो कप्तान को पता भी चलेगा। जैसे ही जैस्मीन महिलाओं के शौचालय में गई, रिव्यू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके इशारे से साफ था कि वह सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। उफ, थोड़ा सा भी नाटक करना मुझे बीमार कर देता है। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह सुरक्षित रूप से एक साउंड प्रूफ शौचालय में पहुंची, जैस्मीन ने अपना टर्मिनल निकाला और अपनी सबसे करीबी दोस्त को फोन किया।
अरे उठा लो, रुक। कुछ ही पलों में लाइन लग गई और दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज आई। जैस्मिन, जब मैं सोने की कोशिश कर रही हूं तो तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो? तुम्हें पता है कि पिछले 1 महीने से मैं रात की शिफ्ट में काम कर रही हूं क्योंकि मेरे सुपरवाइजर ने मुझे लोगों के गिरने या खुद पर कुछ गिराने के सर्विलांस फुटेज देखते हुए पकड़ लिया था। किसी की छोटी-मोटी बदकिस्मती पर थोड़ा हंसने में क्या बुराई है? ब्रुक ने जोर से जम्हाई लेते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन यह जरूरी है। तुम्हें मेरे क्वार्टर में जाकर कुछ एक्सटर्नल ड्राइव से जानकारी कॉपी करनी है और अगर हो सके तो बिना कोई सबूत छोड़े। अपनी दोस्त की आवाज में गंभीरता सुनकर ब्रुक पूरी तरह जाग गई। जैस्मिन की तरह वह भी अलायंस पुलिस में काम करती थी, हालांकि वह एक एनालिस्ट थी, ऑफिसर नहीं। मेरे पास कितना समय है? ब्रुक ने पूछा। बहुत कर कपड़े पहनने लगी थी क्योंकि वह अंडरवियर में सो रही थी। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट। और हाँ, तुम्हें अंदर पकड़ा नहीं जाना चाहिए। कैप्टन के आदेश पर पुतिन मुझे ड्राइव लाने के लिए ले जा रहे हैं। रुको, तुम बागी हो रही हो। हाँ, कैप्टन झुकने को तैयार है और किसी निर्दोष को उस चीज के लिए सजा दिलवाने को तैयार है जो उसने नहीं की। आदेशों के खिलाफ होने पर भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैस्मिन ने तुरंत अपनी दोस्त को पूरी बात समझा दी। लगता है तुम इस बारे में बहुत गंभीर हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम आदेशों का उल्लंघन करोगी। ब्रुक ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। उसे छोटे-मोटे नियम तोड़ने की आदत थी, इसी वजह से वह इस मुसीबत में फंसी थी और वैसे तो वह आमतौर पर इतना गंभीर काम नहीं करती, लेकिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए वह ऐसा करने को तैयार थी। अगर हमें इसके लिए नौकरी से निकाल दिया गया तो बेहतर होगा कि तुम मुझे नई नौकरी ढूंढने में मदद करो। चिंता मत करो, हम पकड़े नहीं जाएंगे। मुझे तुम्हारी असाधारण तकनीकी क्षमताओं पर भरोसा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत खूब, सारा काम मुझ पर थोपने के लिए धन्यवाद, ब्रुक ने व्यंग्य से कहा। अरे, मुझे भी अपनी समस्याओं से निपटना है। मुझे पुतिन का ध्यान भटकाना होगा ताकि मुझे जितना हो सके उतना समय मिल सके। ठीक है, बस ऐसा कुछ मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। इतना कहकर ब्रुक ने कॉल काट दी और अपने कमरे से निकलकर जैस्मिन के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। अकेले शौचालय में बैठी जैस्मिन पुतिन को रोकने के तरीके सोच रही थी। एक तरीका तो साफ था जिस पर वह लगभग तुरंत अमल कर लेता, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ सीमाएं थी जिन्हें वह अपने न्याय के लिए भी पार नहीं करना चाहती थी। जाहिर है, वह बस बाथरूम में ही रह सकती थी, लेकिन संभावना थी कि ल्यूस इंतजार करते करते तंग आ जाए और किसी दूसरी महिला अधिकारी को अपने साथ उसके कमरे में ले जाए। कप्तान को यह सबूत चाहिए था और अगर वह जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश करती तो वह उसे दरकिनार करके भी सबूत हासिल कर सकता था। इस दुविधा ने उसे लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश उसका निवास बेस से बाहर होता। हालांकि अगर ऐसा होता तो वह कभी भी सबूत घर नहीं ला पाती। बस सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि तकनीकी रूप से उसका कमरा अभी भी इमारत के अंदर ही था। जब उसने शौचालय में उतना समय बिता लिया जितना उसे स्वीकार्य लगा, तो जैस्मिन परिसर से बाहर निकली तो उसने देखा कि नाराज पुतिन अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। शुक्र है, उसने थोड़ा और मेकअप लगा लिया था और अपने बालों को ऊपर बांध लिया था ताकि ऐसा लगे कि वह फ्रेश होकर आई है, जैसा कि उसने शुरू में कहा था। इससे उसका ध्यान बढ़ गया और उसे महसूस हुआ कि उसका सहकर्मी उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा है। अच्छा, चलो काम पर वापस चलें, पुतिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, चलो चलते हैं और वो ड्राइव ले आते हैं। बिना शक पैदा किए जितना हो सके धीरे चलते हुए जैस्मिन अपने क्वार्टर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब भी वे किसी से मिलते, वह कुछ पल रुककर उनका अभिवादन करती और उनसे बात करती। ये छोटी-मोटी बातचीत ज्यादा से ज्यादा कुछ ही सेकंड तक चलती थी, लेकिन ब्रुक को दिया जाने वाला हर छोटा सा समय भी मायने रखता था। आखिरकार वे गलियारे के उस कोने पर पहुंचे जहां जैस्मिन का कमरा था। लेकिन उनका समय बेहद खराब था। ब्रुक अभी कमरे से बाहर निकल रही थी। उसके कंधों पर तकनीकी उपकरणों से भरा एक भारी भरकम बैग था। कोने से पहले पहुंचने के कारण जैस्मिन ने तुरंत सोचा कि कैसे पुतिन ब्रुक को न देख पाए। अगर वह देख लेता तो उसे शक हो जाता और उसके द्वारा कॉपी किया गया डेटा जब्त हो जाता। ओह, उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि वह अपना टर्मिनल गिराने का नाटक करे। फिर वह एक अजीब से तरीके से झुकी जिससे उसके शरीर का एक हिस्सा ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। सौभाग्य से उसका ध्यान भटकाने का यह तरीका कारगर साबित हुआ। पुतिन की नजरें उसकी पीठ पर टिक गईं। ब्रुक को बिना देखे चुपके से निकलने का पर्याप्त समय मिल गया। बेशक वह अभी भी एक लंबे गलियारे के बीच में थी, लेकिन उसने बस पीछे मुड़कर ऐसा दिखाया जैसे वह किसी और जगह जाने के लिए इस रास्ते पर चल रही हो। ओह ब्रुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैस्मिन ने कहा, ऐसा जताने की कोशिश करते हुए जैसे उसे यहाँ देखना बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैं अभी उठी हूँ और मुझे थोड़ी भूख लग रही है, इसलिए मैं कैंटीन जा रही हूँ कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। ये तो अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरे लिए इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपके साथ चलना चाहूंगी। दोनों लड़कियां खुशी-खुशी योजना बनाने लगी मानो संयोग से ही उनका आमना-सामना हो गया हो। इसी बीच पुतिन के होंठ से गए जब उसे एहसास हुआ कि उसके और जैस्मिन के बीच कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं है। वैसे भी कभी कुछ होने की संभावना थी भी नहीं। इसके बाद जैस्मिन ने झट से डेटा ड्राइव उठाई और उसे सौंप दी। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि कैप्टन बर्नास को यही चाहिए था और इसमें कॉपी होने के कोई संकेत नहीं थे, तो वह मुड़कर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास वापस चला गया। क्या आप वाकई उनके साथ न जाने में ठीक हैं? ब्रुक ने पूछा। हाँ, कैप्टन को बस वो ड्राइव चाहिए। मेरे वहां होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैस्मिन ने जवाब दिया। एवी के मामले से संबंधित जानकारी मिलने के बाद वे दोनों योजना के अनुसार कैंटीन की ओर चल पड़े। शक पैदा करने का कोई फायदा नहीं था। फिलहाल कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक जैस्मिन और ब्रुक दोनों ने बिना किसी रुकावट के अपना रोजमर्रा का काम किया। फिर आखिरकार जब उन्हें साथ में कुछ समय मिला तो वे अपने पुलिस स्टेशन से बहुत दूर अपराधियों के एक स्थानीय गिरोह के एक छोटे से ठिकाने पर गए जिसे हाल ही में उनकी गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया था। लगता है उनके सिस्टम अभी भी चालू हैं। मैं जानकारी यहाँ अपलोड कर सकती हूँ और इसे हमारे तक ट्रेस करना नामुमकिन बना दूंगी, ब्रुक ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो? एक बार जानकारी लीक हो गई तो फिर पीछे हटना नामुमकिन होगा। हालांकि जैस्मिन को लीक हुए डेटा से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उस पर शक किया जाएगा। फिर भी इतनी दूर आने के बाद पीछे हटना मुमकिन नहीं था। अगर वह ऐसा करती तो स्टोरिंग की इच्छाओं के अनुसार तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया जाता। उसे पूरा भरोसा था कि अगर ऐसी XC011 उन्हें वापस मिल जाए तो वे हजारों लोगों को झूठे आरोपों में जेल में सड़ते देखने के लिए भी तैयार होंगे। हाँ, कर दो। एक बार सबूत ऑनलाइन फैल जाए तो यह इस बात का पक्का सबूत होगा कि एवी एस्टेलिया इसमें शामिल नहीं हो सकती थी। मैंने वचन दिया था कि मैं कानून का पालन करवाऊंगी और अगर यही एकमात्र तरीका है तो ठीक है, जैस्मिन ने दृढ़ भाव से कहा। अपनी दोस्त की गंभीरता को देखते हुए ब्रुक ने यूसन 2 के इंटरनेट से जुड़े कुछ लोकप्रिय साइटों पर जानकारी अपलोड कर दी। देखते ही देखते ये जानकारी फैल गई और इसे पूरी तरह मिटाना असंभव हो गया। अब एवी के खिलाफ विश्वसनीय सबूत बनाना नामुमकिन था। यह आखिरी है। ट्रांस सिस्टम और आसपास के इलाके की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और ऊर्जा जीव आसपास न छिपा हो, एवी और कसांड्रा ने अपना माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 469 ऊर्जा जीवों को नष्ट कर दिया था, जिनमें से 14 को छोड़कर बाकी सभी छोटे थे। ये बहुत बुरा हुआ कि हमें 13 मध्यम आकार के कोर में से केवल 2 ही मिले, कसांड्रा ने बरामद किए गए कोर की सूची देखते हुए कहा। खैर, हमें रानी का कोर मिल गया है और वह चीज निश्चित रूप से बहुत कीमती होगी। साथ ही 300 से अधिक छोटे कोर भी मिले हैं। मुझे लगता है कि हम इससे काफी अच्छी कमाई करने वाले हैं। हालांकि यह कुछ समय के लिए निश्चित रूप से खतरनाक था, लेकिन उन्होंने जो लाभ कमाया था उस पर कोई सवाल नहीं था। प्रत्येक छोटे ऊर्जा जीव की कीमत 1500 क्रेडिट थी और मध्यम आकार के जीवों की कीमत 25,000 थी। इससे उनका अकेले के बोनस ही 10 लाख क्रेडिट से अधिक हो गया। साथ ही इसमें कोई शक नहीं था कि अलायंस पुलिस रानी को अपने दम पर मार गिराने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह का इनाम जरूर देगी। आपको उन फेजिक टॉर्पीडो का इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल आप उन्हें दोबारा नहीं खरीद सकते। ये सुनकर एवी ने बस से हिलाया और होंठ से कोड़ लिए। अलायंस पुलिस ने एक बार फिर इस्तेमाल किए गए गोला बारूद के लिए उन्हें मुआवजा देने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उन्हें बदल देंगे। ऊर्जा रूपों के साथ अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान उन्हें एक टॉर्पीडो दागना पड़ा था और स्वाभाविक रूप से लेखा विभाग को यह सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी कि इतने महंगे हथियार के लिए उन्हें भुगतान करना जरूरी है। अंत में यह तय किया गया कि उन्हें अलायंस पुलिस द्वारा थोक में फेजिक टॉर्पीडो खरीदने पर खर्च की गई कीमत का भुगतान किया जाएगा, जो लगभग 5,70,000 क्रेडिट थी। व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने पर उनकी सामान्य 8 लाख की कीमत से कहीं कम। बेशक इस समय एवी के पास पर्याप्त धन होने पर भी उन्हें बदलने की क्षमता नहीं थी। फेजिक टॉर्पीडो वो हथियार नहीं थे जिन्हें ड्रामिक गठबंधन गलत हाथों में पड़ने देना चाहता था। इन्हें केवल भरोसेमंद 5 सितारा और उससे ऊपर के भाड़े के सैनिक खरीद सकते थे। खैर, ये वो चीजें नहीं है जिन्हें बार-बार दागने की जरूरत पड़ती है। सच कहूं तो मुझे हैरानी है कि मेरा सारा स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम बाद में और हासिल कर लेंगे, एवी ने भविष्य की ओर देखते हुए कहा। इसमें कुछ समय तो लगेगा, लेकिन वह कुलीनों की श्रेणी में शामिल होकर खुद एक 5 सितारा भाड़े का सैनिक बनना चाहता था। उसके पास एक अच्छा जहाज था और एक अनुभवी सैनिक से प्रशिक्षण भी मिल चुका था। फिलहाल उसे बस समय और अनुभव की कमी थी।
जिस रफ्तार से तुम आगे बढ़ रहे हो, हाँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी तुम्हारा 5 सितारा रैंक में प्रमोशन हो जाएगा। मतलब एलायंस पुलिस तो तुम्हें पहले से ही उच्च पदस्थ अधिकारी की तरह मान रही है। वे इतनी अच्छी शर्तों पर व्यक्तिगत अनुरोध बहुत कम ही स्वीकार करते हैं। कसंद्रा ने गर्व और ईर्ष्या का भाव लिए कहा। वही वी के दल का हिस्सा बनकर और उसकी बढ़ती प्रसिद्धि में उसका साथ पाकर बेहद खुश थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह इच्छा भी थी कि काश उसे भी यह सम्मान मिला होता जब वह खुद अपना जहाज चला रही थी। फिर भी समय को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता था और वह अपनी वर्तमान स्थिति से बेहद खुश थी। वास्तव में अगर उसे सब कुछ दोबारा करने का मौका मिले तो शायद वह कुछ भी नहीं बदलेगी। उसे इतने लंबे समय बाद इतनी खुशी मिली थी। सभी ऊर्जा जीवों के कोर एकत्र करने के बाद एवी और कसंद्रा बस आराम से बैठ गए और इंतजार करने लगे। इस समय एलायंस पुलिस के मरम्मत पोत क्षतिग्रस्त जहाजों को ठीक करने में लगे हुए थे। दुर्भाग्य से काम धीमी गति से चल रहा था क्योंकि केवल छोटे जहाज ही तेजी से सिस्टम तक पहुंच सकते थे। इसका मतलब यह था कि मरम्मत की पूरी सुविधा वाले बड़े जहाज जिनमें छोटे जहाज डॉक कर सकें अभी कुछ समय तक नहीं पहुंचेंगे। कम से कम ऐसे कुछ ही भाड़े के सैनिक थे जिन्हें इतनी व्यापक सहायता की आवश्यकता थी। उनमें से अधिकांश कुछ दिनों में फिर से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चूंकि ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ समय है, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं जाकर उन कपड़ों में से कुछ पहनकर देख लूं जो मैंने इस मुसीबत में फंसने से पहले खरीदे थे? ओह हाँ, जरूर पहन लो। मुझे नहीं लगता कि इस समय चिंता की कोई बात है, एवी ने जवाब दिया, याद करते हुए कि कसंद्रा उसके दल में शामिल होने के बाद से केवल 3 ही कपड़े पहन रही थी, जिनमें से एक उसका पजामा था। जाहिर है वह जो कपड़े नहीं पहन रही थी उन्हें धोकर सब कुछ साफ रख रही थी, लेकिन इतने कम कपड़े पहनना निसंदेह थकाऊ था। हालांकि जब उसने डंडलेस को रसद पहुंचाने का काम किया था तो उसने कई निजी सामान भी मंगवाए थे, लेकिन अब जाकर उसे कार्गो होल्ड में पड़ी चीजों को इकट्ठा करने का समय मिला। अगले लगभग 2 घंटों तक एवी ने अपने टर्मिनल पर डाउनलोड किए गए गेम और किताबों से अपना मनोरंजन किया। युद्ध का तेज रोमांच समाप्त हो चुका था और अब वह बस खाली बैठा इंतजार कर रहा था। सिवाय इसके कि उसके टर्मिनल पर मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा दिलचस्प कोई अंदर आने वाला था। जैसे ही कॉकपिट के दरवाजे खुले एवी ने स्वाभाविक रूप से कसंद्रा का स्वागत करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी उपस्थिति देखकर एक बार फिर अवाक रह गया। हालांकि इस बार यह घुटनों से ऊपर तक की लंबी कमीज जैसी साधारण चीज नहीं थी। कसंद्रा ने बेहद उत्तेजक लॉन्जरी पहनी हुई थी। सच कहें तो इसने कल्पना के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी थी। मैं कैसी लग रही हूँ? कसांद्रा ने हिम्मत दिखाने और इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए पूछा। बेहद खूबसूरत, एवी बस इतना ही कह पाया। इससे दोनों का चेहरा लाल हो गया और वे थोड़ा असहज होकर इधर-उधर हिलने लगे। फिर भी एवी ने खुद को संभाला। अब तक कसांद्रा ही पहल कर रही थी। एक मर्द होने के नाते उसे अब पहल करनी थी। बिना कुछ और कहे वह कसांद्रा के पास गया और उसे गोद में उठा लिया जैसे किसी राजकुमारी को। उसके इतने करीब होने से वह उसके शरीर की गर्मी और दिल की तेज धड़कन महसूस कर सकता था। कुछ ही देर में दोनों एवी के बिस्तर पर थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। एक बार फिर प्यार को हावी होने दे रहे थे। डाउनप्लेस बाकी स्ट्राइक फोर्स के साथ हाइपरस्पेस से बाहर निकल गए, जिन्हें ऊर्जा जीवों को एक बड़ा खतरा बनने से पहले ही खत्म करने के लिए भेजा गया था। उनकी संख्या शुरुआत में जितनी थी उससे कम थी, लेकिन उनका मिशन सफल रहा। अब आप सभी अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते हैं। एलायंस पुलिस सुनिश्चित करेगी कि अगले 3 दिनों के भीतर आपके सभी पुरस्कार मर्चेंट्री एसोसिएशन को भेज दिए जाएं, और जिन्होंने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए असाधारण प्रयास किए हैं उन्हें विशेष सम्मान मिलेगा। कैप्टन एस ने अपने अधीन अस्थायी रूप से सेवा कर रहे हर भाड़े के सैनिक से कहा। अब जब उनका अनुबंध समाप्त हो गया था, सभी भाड़े के सैनिक सिस्टम में अपने स्टेशन की ओर चल पड़े। अधिकांश यूसन प्राइम या यूसन 2 गए, लेकिन कुछ सिस्टम में बिखरे हुए छोटे और कम आबादी वाले चौकियों की ओर चले गए। एवी ने स्वाभाविक रूप से अपने घर की ओर रुख किया, वह जगह जहां उसका जन्म से पालन पोषण हुआ था और जहां उसके माता-पिता उसका इंतजार कर रहे थे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर इंतजार कर रही है, कैसेंड्रा ने दिलासा देते हुए कहा। उसने देखा था कि एवी घबराया हुआ लग रहा था। उसके पिता का जीवन अधर में था, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी, फिर भी एक संभावना थी कि पुनर्जीवन उपचार विफल हो जाए और उनका जल्दी देहांत हो जाए। तुम सही कह रही हो, मैं खुद को सबसे बुरा सोचने नहीं दे सकता, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने ही अपनी मां से कहा था कि चिंता न करें। प्रकाश की गति से कुछ मिनटों की यात्रा के बाद वे यूसन 2 के पास पहुंच गए और डॉकिंग का अनुरोध भेजा। हालांकि चूंकि वे पहले से ही स्टेशन के आंतरिक संचार नेटवर्क की सीमा में थे, एवी ने अपनी मां को संदेश भेजकर सूचित किया कि वह लौट आया है। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उसने पाया कि उसकी मां उसे फोन कर रही थी। एवी, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सुना था कि जिन अंतरिक्ष राक्षसों से तुम लड़ने गए थे, उनके साथ हुई लड़ाई में कुछ लोग हताहत हुए थे और मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। तुरंत ही उसकी मां ने उसके बारे में अपनी चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया। काश उसने उसे पहले ही हाइपरस्पेस संदेश भेज दिया होता ताकि उसे यह चिंता न करनी पड़ती कि वह ठीक है या नहीं। मैं समझ गया मां, मैं आगे आपको अपडेट देता रहूंगा। मुझे लगता है कि मेरे मन में अभी भी यह बात है कि मुझे हर ट्रेनिंग को बचाना चाहिए, लेकिन कुछ हाइपरस्पेस संदेशों का खर्च अब मेरे लिए ज्यादा नहीं है। मैं वादा करता हूं कि आगे भी संपर्क में रहूंगा। एवी ने अपनी चिंतित मां को शांत करने के लिए कहा। जब वह शांत हो गई तो उन्होंने आखिरकार अपने पिता के बारे में बात शुरू की। मां के हाव भाव से उन्हें लगा कि सब ठीक रहा होगा, लेकिन वह पक्का जानना चाहते थे। ओह हाँ, आप ठीक उसी समय निकले जब उनका इलाज चल रहा था। खैर इलाज एकदम सही रहा, वे अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनके फेफड़े और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 1 महीने की फिजियोथेरेपी के बाद वे बिना किसी सहारे के फिर से चल सकेंगे। एवी की मां की आंखों में कुछ आंसू थे जब उन्होंने उसे यह खुशखबरी सुनाई, जिससे एवी की आंखों में भी थोड़ा पानी आ गया। उसके बगल में बैठी कसंद्रा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरा और उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। वह भी उसकी खुशकिस्मती में शामिल थी। आह मां, मुझे याद आया, मैं चाहती हूं कि आप किसी से मिलें। जैसे ही हम डॉक पर पहुंचेंगे, मैं आपको अपने पहले और इकलौते क्रू मेंबर से मिलवाऊंगी। जाहिर है उसकी मां ये सुनकर हैरान और उत्साहित दोनों थी कि अंतरिक्ष में यात्रा करते और खतरनाक दुश्मनों से लड़ते समय उनके बेटे के पास भरोसा करने के लिए कोई है। कितने दिनों से हमारे घर कोई मेहमान नहीं आया। ओह, मुझे सफाई करनी पड़ेगी और क्या मुझे कुछ बेहतर फूड कैप्सूल खरीदने जाना चाहिए। एवी की मां फोन के दूसरी तरफ से परेशान होने लगी और कसंद्रा के आने की तैयारी में व्यस्त हो गई। ये देखकर कि वह थोड़ी देर तक व्यस्त रहेंगी, एवी ने कॉल काट दी। वैसे भी अब जल्द ही दोनों फिर आमने-सामने होंगे। वह प्यारी लगती है, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूं, लेकिन क्या आप मुझे सिर्फ अपने क्रू मेंबर के रूप में मिलवाएंगे या कुछ और? कसंद्रा ने प्यारे से मुंह बनाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं उसे हमारे बारे में जरूर बताऊंगा। मैं बस फोन पर बात करने के बजाय आमने-सामने बात करना चाहता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। एवी के जवाब पर सिर हिलाते हुए कसंद्रा ने झुककर उसके गाल पर हल्का सा चुम्बन दिया। कुछ ही समय बाद उन्हें कॉलोनी के सार्वजनिक हैंगर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने जहाज के ऑटो डॉक को उन्हें अंदर लाने दिया। क्या आपको लगता है कि यह ठीक रहेगा? उतरते ही कसंद्रा ने कई अलग-अलग कपड़े पहनकर एवी से उनकी राय पूछी। स्वाभाविक रूप से उसने कहा कि अब तक उसने जो भी पहना है वह अच्छा लग रहा है, लेकिन कसंद्रा ने जोर दिया कि उसे अपनी मां पर पहली छाप अच्छी बनानी है। आखिरकार उसने हल्के नीले रंग का ब्लाउज और सफेद स्कर्ट पहनने का फैसला किया। हालांकि उसकी कमर पर बैग से बंधी लेजर पिस्टल अभी भी उसके अनौपचारिक कपड़ों में थोड़ी अजीब लग रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्राम की एक छोटी यात्रा और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद वे दोनों उस इमारत के ठीक बाहर खड़े थे जहां उसके माता-पिता रहते थे। बाहर लगे पैनल का उपयोग करके एवी ने कसंद्रा को अपने मेहमान के रूप में पंजीकृत किया और सिस्टम द्वारा उसकी पृष्ठभूमि की जांच पूरी होने के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल गई। ये जगह काफी अच्छी है और यहाँ सुरक्षा भी अच्छी है, कसंद्रा ने संतुष्टि से कहा। अंदर पहुंचने पर उन्हें अपने हथियार एक सुरक्षित लॉकर में रखने के लिए मजबूर किया गया था और केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। हाँ, ये सुरक्षित तो है, लेकिन महंगा है और कमरे थोड़े छोटे हैं। फिर भी रहने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है, एवी ने लिफ्ट में प्रवेश करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें 13वीं मंजिल पर उतारा गया जहां उनके माता-पिता का अपार्टमेंट था। परिचित होने के कारण एवी उस मंजिल पर 9वें दरवाजे की ओर बढ़ा और उसके बाहर लगे पैनल पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसकी पहचान की पुष्टि हुई, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। उसके माता-पिता के घर का अंदर का दृश्य सामने आ गया। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 58 एक मां की जांच। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मेगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। जैसे ही एवी और कसांद्रा अपार्टमेंट में दाखिल हुए, एवी की मां उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला, उनकी नजर कसांद्रा पर पड़ी और उनके शब्द गले में ही अटक गए। एवी ने जब एक क्रू मेंबर का जिक्र किया था तो उनकी मां को इसकी उम्मीद नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि उनके बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो साफ तौर पर अंतरंग दूरी पर थी। कोई अंधा ही होगा जो यह न समझ पाए कि उनके बीच किस तरह का रिश्ता है। मां, मैं आपको कसांद्रा से मिलवाना चाहता हूं। वह मेरी साथी भाड़ी के सैनिक और मेरे दल की सदस्य होने के साथ-साथ मेरी प्रेमिका भी है। एवी ने अपनी मां को सब देखकर बातचीत शुरू की। सौभाग्य से इससे उनकी हैरानी दूर हुई और उन्होंने थोड़ी बनावटी मुस्कान बिखेरी। आपसे मिलकर खुशी हुई कसांद्रा, मैं एवी की मां सेरेना हूं।
कसांड्रा ने यथासंभव विनम्रता से अभिवादन किया और तीनों छोटे से प्रवेश द्वार से निकलकर भोजन कक्ष सभा कक्ष में चले गए। हालांकि बैठने से पहले ही उसकी मां ने एवी को एक काम सौंप दिया। एवी, क्या तुम अपने पुराने कमरे में जाकर वहां रखे भारी चिकित्सा उपकरण पैक कर दोगे? अब तुम्हारे पिता को इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इन्हें किराए पर देने वाली एजेंसी को लौटा देंगे। वैसे भी बेवजह के खर्चे करने का कोई मतलब नहीं है। इस अनुरोध के समय को थोड़ा अजीब मानते हुए एवी ने भौहें चढ़ा ली, फिर भी उसने अपनी मां की बात मान ली। मैं भी मदद क्यों ना करूं? देखने में भले ही ऐसा न लगे, लेकिन मैं काफी ताकतवर हूं, कसांड्रा ने अपनी एक बाइसेप्स को दिखाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह एवी के पीछे जाने लगी, सेरेना ने उसे रोक दिया। अरे नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। तुम यहाँ मेहमान हो, सोफे पर आराम से बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। फिर हम औरत से औरत की तरह बात कर सकते हैं। सेरेना के हल्के दबाव को महसूस करते हुए कसांड्रा ने एवी की ओर विनती भरी नजरों से देखा। लेकिन उसने मानो उसकी मदद की गुहार अनसुनी कर दी और अपने पुराने कमरे की ओर चल पड़ा, जैसा उसे कहा गया था वैसा करने के लिए। अगर कोई एक व्यक्ति था जिसके खिलाफ वह कभी जीत नहीं सकता था, तो वह उसकी मां थी। बस इस बार वह कसांड्रा की रक्षा नहीं कर पाएगा। विश्वासघात के भाव से उसका चेहरा बिगड़ गया। कसांड्रा बस देखती रह गई जब एवी उसे पीछे छोड़कर चला गया। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों कैसे मिले? एक गहरी सांस लेते हुए कसांड्रा ने एवी के साथ अपनी पहली मुलाकात और बाद में कैसे उसने उसकी जान बचाई जब वह मौत के मुंह से बाल बची थी, के बारे में बताना शुरू किया। शुक्र है, जैसे जैसे वह और बताती गई और उनकी बातचीत लंबी होती गई, सेरेना का उसके प्रति स्नेह बढ़ता गया। पहले तो एवी की मां को लगा कि कहीं उसके बेटे के साथ मौजूद युवती ने उसे बहकाने की कोई योजना तो नहीं बनाई है। कुछ ही समय से सक्रिय होने के बावजूद एवी ने एक उभरते हुए भारत के सैनिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनानी शुरू कर दी थी, जो भारी मात्रा में ट्रेनिंग कमा रहा था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सेरेना के कुछ कम सौहार्दपूर्ण सहकर्मी उसकी कमाई के बारे में उसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों की मुलाकात किसी उपन्यास की कहानी जैसी थी। एक साहसी नायक ने तुम्हें एक भयानक संकट से बचाया। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेरे एवी पर क्यों फिदा हो गई। कसांड्रा इस बात से खुश थी कि एवी की मां को अब उस पर शक नहीं था, लेकिन फिर भी वह इस बात से थोड़ी शर्मिंदा थी कि वह एवी द्वारा बचाए जाने के बारे में इतनी भावुक होकर बातें कर रही थी। बेशक यही एक घटना थी जिसने उसके मन में एवी के लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर दिया था। भला कौन सी महिला जो पहले से किसी रिश्ते में न हो, ऐसे व्यक्ति को पाने की कोशिश नहीं करेगी जो बिना किसी लाभ के सिर्फ उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता हो। अब मुझे नहीं लगता कि एवी ऐसा करने वाला आदमी है, लेकिन वो तुम पर किसी ऐसी चीज के लिए दबाव तो नहीं डाल रहा जो तुम नहीं करना चाहती, है ना? मैंने कुछ भारतीय सैनिकों के बारे में अफवाहें सुनी हैं जो किसी न किसी कारण से अपने जहाजों पर आने वाली महिलाओं से एक निश्चित भुगतान वसूलते हैं। सेरेना ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कहीं उसका बेटा कसांड्रा का फायदा तो नहीं उठा रहा है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसका बेटा उस पर अधिकार रखता है। बिल्कुल नहीं, वह एक सच्चा सज्जन रहा है। सच कहूं तो मैंने ही पहल की थी। कसांड्रा के शर्माते हुए कबूलनामे पर एवी की मां हल्की सी हंस पड़ी। वह कुछ हद तक जानबूझकर कसांड्रा को परेशान करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उस महिला को बेहतर ढंग से समझ सके जो उसके बेटे की साथी बन गई थी। सौभाग्य से वह प्यार में पड़ी महिला के संकेतों को आसानी से पहचान सकती थी। अगर कसांड्रा चालाक किस्म की होती तो उसे इस तरह का दिखावा करने के लिए एक साधारण अभिनेत्री होना पड़ता। सेरेना द्वारा कसांड्रा के इरादे की जांच पूरी करने के कुछ ही समय बाद एवी वापस आ गया। ठीक है मां, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। क्या मुझे इसे किराए की कंपनी को वापस करना होगा या कोई इसे लेने आएगा? एवी ने पूछा। वह अपनी मां द्वारा अगले किसी भी काम को सौंपने से पहले ही तैयारी करना चाहता था। खैर, सामान ले जाने के लिए किसी को बुलाने का अतिरिक्त शुल्क लगता, इसलिए मैं अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगने की योजना बना रही थी, लेकिन अगर आप मदद कर रहे हैं तो ठीक है। एक गहरी सांस लेते हुए एवी ने अपनी मां से कहा कि वह सामान के परिवहन का खर्च खुशी-खुशी उठा लेगा। अब उसके खाते में खर्च करने के लिए काफी पैसा था। वैसे भी यह शायद कुछ 100 नहीं होंगे। इसके बाद एवी बैठ गया और उसने कसांड्रा के साथ एक भाड़े के सैनिक के रूप में अपने कारनामों के बारे में अपनी मां को बताया। मां ने उनकी मुलाकात के बारे में तो सुना था, लेकिन उसके बाद अब तक कुछ नहीं। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि एवी को ये बताना ही था कि वे मौत के कितने करीब पहुंच गए थे। यहाँ तक कि जब उसने स्थिति की गंभीरता को कम करके बताने की कोशिश की, उसकी मां उसे भली-भांति जानती थी। अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत वापस आ गई और मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। लगता है तुम्हारी मौजूदगी ने उसे जिंदा रखने में मदद की। सेरेना ने कसांड्रा के सामने सिर झुकाते हुए कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा काम उसका सहारा बनना है। उसने मेरी जान बचाई और मुझे अपने जहाज पर नौकरी दी। अपना जहाज खोने के बाद भी मैं उसकी वजह से भाड़े के सैनिक के रूप में काम कर पा रही हूँ। सच कहूं तो उसने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं अभी तक उसका एहसान पूरी तरह से नहीं चुका पाई हूँ। कसांड्रा ने घबराते हुए कहा। सेरेना की इस सच्ची कृतज्ञता को वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे संभाले। माहौल हल्का होने के बाद तीनों के बीच की झिझक धीरे-धीरे दूर होने लगी। जाहिर है, जब कोई बच्चा पहली बार अपने प्रेमी को अपने माता-पिता से मिलवाता है तो थोड़ा तनाव तो होता ही है। किस्मत से कसांड्रा ने अपनी बेबाकी और ईमानदारी से एवी की मां का दिल आसानी से जीत लिया था। आखिरकार तीनों खाने के लिए रसोई की मेज पर चले गए, लेकिन इसी समय एवी के पिता के अस्पताल से एक फोन आया। जाहिर तौर पर वे अभी जागे थे और उनकी हालत स्थिर थी, इसलिए वे घर आने के लिए तैयार थे। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 59 एक सुखद परिणाम और मुसीबत का बुलावा। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। अस्पताल में एवी अपनी मां के साथ अपने पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने कसांड्रा को माता-पिता के अपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था ताकि उन्हें और कोई परेशानी न हो। घर लौटने पर एवी ने अपने पिता को उसे मिलवाने की योजना बनाई थी। आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। मैं कैसा दिख रहा हूं? रॉबर्ट ने कहा, जो उस अस्पताल के बिस्तर पर बैठे थे जिस पर वे आराम कर रहे थे। सर्जरी के बाद उनका वजन थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ये तो होना ही था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात उनके पैरों में लगी यांत्रिक पट्टियां थीं जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक जाती थीं। यह एक उपकरण था जो उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक चलने में मदद करेगा। अपने पिता को फिर से चलते-फिरते और उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखकर एवी और उसकी मां दोनों की आंखों में फिर से आंसू आ गए। जिस अंतरिक्ष यान मरम्मत की दुकान में वे काम करते थे, वहां वे हादसे को अब 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय हो गया था। कंपनी ने सारी जिम्मेदारी एवी के पिता पर डाल दी थी और इतने सालों तक उनके लिए काम करने के बावजूद उन्हें टूटी हुई रीढ़ की हड्डी और क्षतिग्रस्त फेफड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन अब वे ठीक होने की राह पर थे। लगभग 1 महीने में ही उनके पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद थी। अरे, लगता है मैं अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रहा हूं। जैसे ही एवी के पिता उठने के लिए झुके, उनका संतुलन लगभग बिगड़ गया और उन्हें खुद को संभालने के लिए बिस्तर का किनारा पकड़ना पड़ा। बिना किसी झिझक के एवी अपने पिता के पास गया और उन्हें सहारा दिया, जिन्होंने उन्हें सहारा दिया था। धन्यवाद बेटा, कुछ समय के लिए तो मुझे सच में लगा था कि मैं बस मर जाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया है। सच में धन्यवाद। रॉबर्ट ने एवी के कानों में धीरे से कहा ताकि सेरेना उन्हें न सुन सके। उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे और एवी ये देखकर दंग रह गया क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपने पिता को रोते देखा था। दुर्घटना के बाद भी वे नहीं रोए थे। उनकी आंखों में केवल निराशा ही थी। इस पूरे समय में उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा केवल उनके परिवार के समर्थन और हार मानकर उन्हें निराश न करने की इच्छा से मिली थी। अपने पिता को थोड़ी देर चलने में मदद करने और सहायक रोबोटों में से एक से उनके पैरों में लगे ब्रेसेस के आउटपुट को समायोजित करवाने के बाद तीनों अस्पताल से निकल गए। फिलहाल रॉबर्ट तेजी से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन 1 साल तक लकवाग्रस्त रहने के बाद हर पल किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। हालांकि इस भावुक मिलन में अचानक एवी को मिले एक संदेश ने खलल डाल दिया। यह कोई जाना पहचाना संपर्क नहीं था, लेकिन भेजने वाला कोई टेलीमार्केटर या धोखेबाज नहीं था। उनके पास ऐसे संदेशों को ब्लॉक करने की क्षमता थी और अगर किसी तरह संदेश पहुंच भी जाता तो वे आसानी से उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। लेकिन इस संदेश भेजने वाले के साथ वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यह एक खास कंपनी की ओर से था, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में वे जानते थे कि वह आखिरकार उनसे संपर्क करेगी। जरूर उन्हें मेरी संपर्क जानकारी भाड़े के सैनिकों के संगठन से मिली होगी। सोचो, मुझसे मिलने के लिए वे इतनी दूर तक जाएंगे। संदेश पढ़ने के बाद एवी ने सोचा। स्टॉलिंग कॉप ने तो उसे 50,000 क्रेडिट नगद भुगतान के रूप में देने की पेशकश भी की थी। सिर्फ एक मुलाकात तय करने के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। बस उसे उपस्थित होना था और कोई शर्त नहीं थी। फिर भी इससे कम से कम कुछ ईमानदारी तो दिखी। यह उससे कहीं बेहतर था कि वे उस पर गुंडों का दस्ता लगा दें या अपने प्रतिनिधियों को लगातार उसका पीछा करने और उसे अपना जहाज सौंपने के लिए परेशान करने के लिए भेजें। बेशक अगर उसने इनकार कर दिया तो वे शायद यही तरीके अपनाएंगे। उसे शक था कि स्टॉलिंग कॉप को नजरअंदाज करने से वे चले जाएंगे। एवी ने सोचा कि गठबंधन के सबसे अमीर उद्यमों में से एक के पीछे पड़ने से बेहतर यही होगा कि मामले को शांतिपूर्ण बैठक में सुलझा लिया जाए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अनुरोध स्वीकार कर लिया, जिसमें उसे अगले सप्ताह के भीतर बैठक का स्थान और समय चुनने की भी अनुमति दी गई थी। स्टोलन कॉप की ओर से यह स्पष्ट रूप से कई रियायतें थीं, लेकिन जाहिर तौर पर वे उसे एक कमरे में बुलाकर बातचीत करने के लिए बेताब थे। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो एवी ने आखिरकार अपना टर्मिनल बंद किया और अपना ध्यान अपने माता-पिता की ओर मोड़ा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखा था और उसे स्पष्टीकरण की उम्मीद में देख रहे थे। मैं समझ गई, लगता है मुसीबत है। हालांकि हमें पता था कि ऐसा होने वाला है, एवी की मां ने चिंतित चेहरे के साथ कहा।
उसके पिता ने हर संभव मदद देने की पेशकश की, लेकिन एवी ने उनसे कहा कि वे अपनी ताकत वापस पाने पर ध्यान दें। वह भी हुआ था, लेकिन वह एक वयस्क था, वह इसे खुद संभाल लेगा और तभी मदद मांगेगा जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह नहीं संभाल सकता। एक अंतरिक्ष भाड़ के सैनिक को ग्रहों के नेताओं या ड्रम एलायंस असेंबली के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते समय भी सख्त होना पड़ता है। मैं स्टोरन कॉप के कुछ बड़े अधिकारियों को बिना किसी समस्या के संभाल सकता हूं। एवी ने खुद को हिम्मत देने के लिए सोचा। जहां तक उसे पता था, कानून उसके पक्ष में था। उससे निरता को छीनने का एकमात्र तरीका बल प्रयोग ही था और जरूरत पड़ने पर वह उस द्वारा सिखाई गई कला का इस्तेमाल करके पलटवार करने के लिए तैयार था। अपने माता-पिता के अपार्टमेंट में लौटकर एवी ने अपने हैरान पिता कासन से परिचय कराया। शुक्र है कि इस बार कोई तनाव या संदेह नहीं था। रॉबर्ट ने कासन को तुरंत स्वीकार कर लिया। वह ये देखकर बेहद खुश थे कि उनके बेटे को आखिरकार एक गंभीर प्रेमिका मिल गई है, जो प्रतिभाशाली और खूबसूरत दोनों है। अब तक उन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान हुए अपने क्षणिक रिश्तों के बारे में उन्हें कभी बताया तक नहीं था। काफी समय बीत जाने और देर होने लगने पर एवी और कसांड्रा वहां से चले गए। हालांकि एवी की मां ने उनसे जल्द ही दोबारा आने का वादा जरूर लिया। तो कसांड्रा, क्या तुम स्टोरन कॉप के साथ मीटिंग की तैयारी में मेरी मदद करोगी और मेरे साथ चलोगी? एवी ने लिफ्ट से लॉबी में वापस आते हुए पूछा। जाहिर है, उसने कसांड्रा को सारी स्थिति के बारे में बता दिया था। जरूर, मुझ पर छोड़ दो। भाड़ के सैनिकों के क्षेत्र में तुमसे वरिष्ठ होने के नाते यह मेरा हुनर दिखाने का समय है। मुझे ये स्वीकार करने में बुरा लग रहा है, लेकिन जहाज चलाने में तुम शायद मुझसे बेहतर लड़ाकू हो। मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह का कठिन प्रशिक्षण लिया है, लेकिन वह बहुत ही कठिन रहा होगा। एवी इस पर हल्की सी हंस पड़ा। उसके मार्गदर्शन में बिताया गया उसका समय फलदायी तो रहा था, लेकिन साथ ही बेहद चुनौतीपूर्ण भी। कभी-कभी उसे अभी भी इसके बुरे सपने आते हैं। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे नहीं लगता कि स्टोरन कॉप को हिंसा करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो तुम्हारा मेरे साथ लड़ना मुझे तसल्ली देगा। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। जो भी तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा, मैं उसका गला घोंट दूंगी। कसांड्रा ने अपने चेहरे पर एकदम गंभीर भाव लिए कहा। ये देखकर एवी को लगभग उन लोगों पर तरस आ गया जो उसके पीछे आने की हिम्मत करते। नोवेल हॉल इतिहास अध्याय 7 स्टोरन कॉप के साथ बैठक। नाम महानतम अंतरिक्ष भाड़ के सैनिक बनने का मार्ग लेखक मैगासी। जोड़ बंद करें, रीसेट करें। अगले दिन एवी और कसांड्रा ने डार्कलेस को छोड़कर कॉलोनी की ओर प्रस्थान किया। आज वे अपने खोए हुए जहाज के बारे में स्टोरन कॉप के दो अधिकारियों से मिलने वाले थे। उनका शुरुआती संदेश अनुकूल प्रतीत हुआ था। उन्होंने एवी को बैठक की अधिकांश शर्तें तय करने की अनुमति दी और प्रोत्साहन के रूप में एक आकर्षक इनाम की पेशकश भी की। यदि वे दबाव या बल के माध्यम से मामला सुलझाना चाहते तो वे पहले संपर्क ही नहीं करते। सोचो, मर्चेंट्री एसोसिएशन में निजी कमरे किराए पर लिए जा सकते हैं। ये तो उसने मुझे कभी नहीं सिखाया। यूसन 2 पर एसोसिएशन की शाखा के रूप में काम करने वाली शानदार इमारत के सामने खड़े होकर एवी ने सोचा। हालांकि यह कुछ हद तक दुर्लभ था, लेकिन कभी-कभी विशिष्ट भाड़ के सैनिकों को बुलाया जाता था और वे एसोसिएशन की इमारत में आमने-सामने मिलकर मामलों पर चर्चा कर सकते थे। आमतौर पर भाड़ के सैनिक सौंपे गए मिशनों को स्वीकार कर लेते थे, या यदि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता था तो दूर से संवाद करना कहीं अधिक आसान होता था। फिर भी कभी-कभी आमने-सामने मिलना ही बेहतर होता था और यह उन्हीं में से एक अवसर था। कासंड्रा ने हाल ही में एवी को बताया था कि वह आमतौर पर किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन में बदलाव देखकर बता सकती है कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। यह उसकी अति संवेदनशील श्रवण शक्ति और गहन प्रशिक्षण के कारण संभव हो पाया था। बेशक ये तरकीब केवल कुछ खास प्रजातियों पर ही काम करती थी, क्योंकि कुछ प्रजातियों की परिसंचरण प्रणाली सचमुच असामान्य होती थी। ये सुनकर एवी को याद आया कि उनकी पहली मुलाकात में उसने सिर्फ एक बार बात की थी, और वह भी तब जब उसने अपने भाई से कहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। आने वाली मुलाकात में ये क्षमता निश्चित रूप से काम आएगी। इमारत में प्रवेश करते ही वे दोनों रिसेप्शन काउंटर तक गए और उनकी पहचान सत्यापित होने के बाद उन्हें किराए पर लिए गए कमरे में जाने की अनुमति दी गई। अंदर कुछ औसत से बेहतर गुणवत्ता वाली कुर्सियां और सोफे थे और बीच में एक बड़ी मेज थी। कमरे के एक कोने में एक ऑटो शेफ रेस्टोरेंट और कई खाने-पीने के कैप्सूल रखे थे ताकि लंबी बैठकों में जलपान की आवश्यकता होने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कैमरा या जासूसी उपकरण नहीं लगा है। हमें पूरी गोपनीयता मिलेगी। कैसेंड्रा ने कमरे में जासूसी करने वाली किसी भी चीज का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण से पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद कहा। इसके कुछ ही समय बाद स्टोरन कॉप के प्रतिनिधि आ गए। कुल मिलाकर 8 लोग थे, 2 अधिकारी जो मुख्य वार्ताकार होंगे, उनमें से प्रत्येक के लिए 2 सहायक और अंत में प्रत्येक के लिए एक अंगरक्षक। मुझे लगा था कि वे और अधिक सुरक्षाकर्मियों के साथ आएंगे। क्या उन्हें विश्वास है कि उनके 2 लड़ाके हमें हरा सकते हैं, या इसका मतलब यह है कि वे लड़ना नहीं चाहते? एवी ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए सोचा। जाहिर है, स्टोरन कॉप के 2 उच्च स्तरीय अधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों की एक छोटी सी सेना रख सकते थे। अगर वे एवी और कसांड्रा को डराना चाहते तो और ज्यादा अंगरक्षक लाना समझदारी भरा कदम होता। आपसे मिलकर खुशी हुई महोदय, एवी ने स्टोरन कॉप के दोनों अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। मैं एवी एस्टेरिया हूं, 2 सितारा भाड़ का सैनिक जिसे आप मिलना चाहते थे, और यह मेरी टीम की सदस्य कसांड्रा वेस्ट है, एक 3 सितारा भाड़ की सैनिक। अपने सामान्य सहज व्यवहार के विपरीत एवी इस मुलाकात में यथासंभव विनम्रता से पेश आ रहा था। इस स्थिति में अभद्र और असभ्य व्यवहार करना केवल नुकसानदायक ही होता। हालांकि अगर वे उसे उकसाते तो वह किसी भी अन्य भाड़ के सैनिक की तरह आक्रामक होने के लिए तैयार था। सौभाग्य से उसकी विनम्रता ने स्टोरन कॉप के लोगों को सुखद रूप से चौंका दिया। एक पल के लिए अधिकारियों के मुखौटे भी उतर गए, क्योंकि वे एवी के इतने सम्मानजनक व्यवहार को देखकर दंग रह गए। मैं डोरिस लेरिया, स्टोरन कॉप की मुख्य वित्तीय अधिकारी हूं, प्रथम कार्यकारी ने अपना परिचय देते हुए कहा। और मैं अदेसेन बाल्मी, स्टोरन कॉप का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हूं। स्टोरन कॉप में उनके पदों के बारे में सुनकर एवी के चेहरे पर लगभग हैरानी के भाव आ गए। ये दोनों न केवल उच्च प्रबंधन में थे, बल्कि ग्रामीण गठबंधन के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान निर्माताओं में से एक ही शीर्ष पदों पर बैठे थे। संगठन की अपनी शाखाओं में ये दोनों प्रभारी थे। मुझे लगता है कि वे ऐसे लोगों को भेजना चाहते थे जो हर छोटी बात पर अपने वरिष्ठों से मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना बातचीत कर सकें। वे डार्कलेस नहीं, SCX-011 को वापस पाने के लिए इतने बेताब हैं। औपचारिक बातचीत समाप्त होने के बाद मार्कस और कसांड्रा डोरिस और अडेसेन के सामने बैठ गए, जबकि उनके सहायक और अंगरक्षक उनके पीछे खड़े थे। कसांड्रा ने पहल करते हुए पूछा कि क्या वे कार्य शुरू होने से पहले कुछ खाना पीना चाहेंगे, और दोनों अधिकारियों ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। पृष्ठभूमि में चल रहे ऑटो शेफ की आवाज के अलावा जब वे पूरी तरह से खामोशी से इंतजार कर रहे थे, एवी उन 2 लोगों का आकलन करने की कोशिश कर रहा था जिनसे उसे बातचीत करनी थी। डोरिस लंबी और आकर्षक आधे रूम की महिला थी जिसके लंबे नारंगी बाल थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और एवी यह नहीं बता पा रहा था कि वह नकली है या असली। ये लगभग बेचैन करने वाला था कि वह क्या सोच रही है या क्या महसूस कर रही है, ये समझना कितना असंभव था। दोनों अधिकारियों में से उसे पूरा यकीन था कि वह ज्यादा चतुर थी। दूसरी ओर आदेशन की लंबाई एवी की आधी थी। हालांकि वह इंसान नहीं बल्कि बैकगन था, एक ऐसी प्रजाति जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। अपनी जाति के सभी सदस्यों की तरह अडेसेन के पास 2 जोड़ी भुजाएं थीं जिनके अंत में 3 उंगलियां थीं जिनमें मनुष्यों की तुलना में 2 गुने जोड़ थे। बड़ी आंखें थीं जिनमें कई पुतलियां थीं और उसके शरीर का अधिकांश भाग चमकीले बालों से ढका हुआ था। उसके बाल एवी की आंखों को पीले दिखाई दिए। प्रौद्योगिकी प्रमुख होने के नाते मेरे जहाज के निर्माण में उनकी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। डोरिस जिस तरह से इस परियोजना की लागत का हिसाब लगा रही है, उसके विपरीत वह अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित प्रतीत होता है। एवी ने स्टोरन कॉप में उनकी भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर उनके विचारों को समझने की कोशिश की। अंततः जब सभी को पेय और हल्का नाश्ता परोसा गया, जो किसी भी समय लिया जा सकता था, तब बातचीत शुरू हुई।